मान्य सदस्य शून्यकाल लेने दीजिए। मान्य सदस्य, हमको अल्पसूचित प्रश्नकाल लेने दीजिए। हत्यारी सरकार को संरक्षण देना बंद कीजिए अध्यक्ष महोदय। मान्य सदस्य, ये चूंकि अल्पसूचित माननीय प्रश्नों का समय है, माननीय अल्पसूचित प्रश्नों का समय है। मान्यवर 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 अपराध की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, मैं यह स्पष्ट मानता हूं, लेकिन क्या कारण हो रहा है मान्यवर कि पीस सेंटर आज पूरे राज्य में हजारीबाग बना हुआ है? क्या कारण इस बात का हो रहा है कि राज्य की विधि व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए उत्तेजक कार्रवाइयां की जा रही है? ये राज सबका है, ये राज अकेले इनका नहीं है मान्यवर। ये राज्य के भरोसे में नहीं छोड़ सकते मान्यवर। ये राज्य की विधि व्यवस्था बंद कर रहे हैं। ये राज्य के नागरिकों को लड़वा कर आपस में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह अनुचित है मान्यवर, ये नहीं चलेगा। राज्य इनके हवाले नहीं किया जा सकता मान्यवर। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 12:55 तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई 12:55। विभाग अध्यक्ष महोदय, मैं पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। 5 मिनट समय है। आज अंतिम दिन है महोदय, यदि आसन की अनुमति हो माननीय मंत्री जी शासन को सशक्त। एक मिनट बोलिए। खूब कम अध्यक्ष महोदय, आप कल जिस प्रकार से कांके थाना
से मात्र महज 100-125 किलोमीटर की दूरी पर मीटर की दूरी पर हत्या हो जाती है। और हत्या हो जाती है और इसके बाद जिस प्रकार से उनकी हत्या हो गई अनिल टाइगर की, लेकिन पुलिस ने हत्या के बाद भी उनका चरित्र हनन कर रही है। हम सब लोगों ने सवेरे अखबार में पढ़ा किस प्रकार से कहा गया कि भाई कहाँ लातेहार कूड़ों में हत्या हुई थी, उसका ऐसा तार जोड़ करके हमने तो लातेहार लाहौर दग्गा जिला से भी हमने पता किया। हमें जानकारी मिली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अनावश्यक रूप से रांची के जो पुलिस कप्तान है उस सुनियोजित तरीके से मामला को ताकि कमजोर किया जाए। इसलिए मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री भी यहां बैठे हुए हैं, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर इसलिए इतना बिगड़ा हुआ है। आपका एक डीजी नहीं, सीआईडी के भी डीजी है और साथ साथ एबीसी क्या कहते हैं, एबीसी के एसीबी के भी डीजी है और अघोषित रूप से स्पेशल ब्रांच के भी डीजी है। और रांची के पुलिस एसपी डीआईजी हो गए हैं, लेकिन वो एसपी के प्रभार में भी वो है। किस प्रकार से पुलिस विभाग काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा। जगह जगह हम सब लोग घूमते हैं, लोगों को ये पता, लोग क्या बताते हैं, क्या चर्चा है सर्वत्र कि थाना को टारगेट दे दिया गया है, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि वसूली का टारगेट दिया गया है। अगर राज्य में इस प्रकार से शासन व्यवस्था चलेगी अध्यक्ष महोदय, तो कभी भी ये कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, दुरुस्त नहीं होगी। मंत्री जी, और इसीलिए मैं कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, जिनकी जो पकड़े भी गए, जनता ने पकड़ा और उसको भी पुलिस तमगा लेने के लिए कि भाई पुलिस ने दौड़ कर कुछ बोलेंगे माननीय और मंत्री जी? इसीलिए हम कहें इस पर चर्चा होनी चाहिए झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर पर। ठीक है माननीय नेता प्रतिपक्ष। बहुत है। कल जो घटना घटी, हत्याकांड का अंजाम दिया गया है, न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष या संपूर्ण राज्य की जनता ऐसी घटनाओं को लेकर मर्माहत है। हमारे अंदर भी वो तकलीफ है महोदय, और इस तरह के हत्याकांड को हमारी सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार, दलीय आधार पर नहीं देखती। हम इंसानियत के रूप में देखते हैं कि एक मानवता का खून हुआ है महोदय। जहां तक मैंने कहा कि हम सभी मर्माहत हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी, एक कदम हमारा पीछे नहीं जाएगा महोदय। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये कांड अत्यंत ही मर्माहत करने वाला कांड है। लेकिन एक कांड पर यदि विपक्ष का यह कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, मैं नहीं मानता हूं। इस राज्य में इससे बेहतर कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई थी महोदय। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।
गैर सरकारी संकल्प माननीय सदस्य श्री दशरथ गगराय जी। अध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार के अविस्ताव करती है कि वह सरायकेला खरसावां जिला के आमदा में विगत 12 वर्षों से निर्माणाधीन 500 बेड वाले अस्पताल का निर्माण कार्य का शीघ्र पूर्ण करावें। अध्यक्ष महोदय, हमें सरकार की तरफ से जवाब मिली हुई है, क्योंकि ये 500 वैश्या हॉस्पिटल बने आज 12 बरस बीत गई। तो मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि और कितने समय में इस अस्पताल को पूर्ण कर जनता को समर्पित की जाएगी। माननीय मंत्री जी। सर, दशरथ गगरे जी का जो सरकारी गैर सरकारी संकल्प है महोदय, मैं बता देना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल खोलने को लेकर निर्माण पूर्ण कराने का एक प्रस्ताव है। तो मैं कहना चाहता हूँ 2011 में महोदय, जब इस हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा था, भवन निर्माण निगम के द्वारा मेसर्स NBCC लिमिटेड को दिया गया था महोदय। और उसके बाद जब वहाँ पे काम करने के लिए गया महोदय, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ दिक्कतें हुई महोदय, और ज़मीन का क्लियरेंस भी नहीं मिला, और पहाड़ी एरिया होने के कारण वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सका महोदय। उसके बाद से पेंडिंग चला आ रहा है महोदय, और किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस समय जो सरकार थी वहाँ पर अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी महोदय, और तब से पेंडिंग है। उसके बाद से ये मामला चला आ रहा है, पुराना मामला है। रिवाइजिंग महोदय, हम जब हमारे पास ये मामला आया तो मैंने देखा कि नहीं, ये हॉस्पिटल तो बनना बहुत ज़रूरी है, पुरानी मांग है। तो हमने विभाग से बैठकर इसकी समीक्षा की महोदय। तो समीक्षा के उपरांत महोदय जो बातें सामने आई, जो पूर्व में जो 500 बेड हॉस्पिटल का जो लागत था महोदय 153 करोड़ का था। अब जब दोबारा हम रिवाइज किए तो 553 करोड़ का हो गया महोदय। तो इतना 200 करोड़ का जो फ्लक्चुएशन था महोदय, तो हमने कहा कि नहीं, इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो विभाग को बुलाकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक बार हम समीक्षा कर लेते हैं, और मतलब समीक्षा के उपरांत हम इस हॉस्पिटल को दोबारा महोदय बनवा देंगे महोदय, यह स्पष्ट करते हैं माननीय दशरथ गगरा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं 2014 से खरसावां विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित माननीय सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूं, और मैं पिछले 2014 से 19 से 24 दो कार्यकाल में हमने इस 500 वैश्य अस्पताल को निर्माण पूर्व कर जनता को समर्पित करने के लिए रघुवर सरकार के कार्यकाल में भी मैंने बात को रखा था, और हेमंत बाबू के पिछले कार्यकाल में भी मैंने बात को रखा है, और ये तीसरी बार इस कार्यकाल में भी मैं इस बात को रख रहा हूँ। जिस प्रकार से पूर्व में ये 2011 में 153.96 करोड़ रुपये की प्रकलन तैयार कर गई थी, और उसमें जिस प्रकार से रांची के सदर अस्पताल बनी है, उसी के तर्ज पर वो भी अस्पताल बनना था समतल भूमि पर वहाँ समतल भूमि नहीं मिल पाया। एक डुमरी नुमा भूमि था जिसका उसमें प्रकलन नहीं जुड़ा हुआ था, इसलिए बनाने में विलम्ब तो हुई है, पर बन के तैयार हो गया है, उसका स्ट्रक्चर सारा तैयार हो गया है। उस समय 153.96 करोड़ रुपया की एस्टिमेट थी। अब उसको फिर से रिवाइज करते हुए उसका DPR 353.04 करोड़ रुपया का DPR तैयार की गई है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा 153.96 करोड़ रुपया जो पूर्व की DPR थी, उस DPR को बात करके बाकी जो भी DPR में जो पैसा अभी तैयार हुआ है, उस DPR को कैबिनेट से स्वीकृति करा करके मैं चाहूँगा इस 2025-26 के कार्यकाल में बाकी कार्य और जो बची है उस कार्य को पूर्ण करे सरकार, ये मेरी मांग रहेगी। माननीय मंत्री जी। सर, हमारी सरकार गंभीर है सर, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखते हैं सर कि बहुत जल्दी महीनों के अंदर व्यापक बदलाव आया है। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी महोदय, इनकी मंशा है कि हर जिलों में अच्छा हॉस्पिटल खुले महोदय, और उसके तहत हम काम भी कर रहे हैं।
और सरखावा जो जहाँ से हमारे साथी जीत के आ रहे हैं महोदय, सरखावा से हम वादा करते हैं महोदय सदन के अंदर कि 2 महीना के अंदर महोदय हम समीक्षा करके हम हॉस्पिटल बनाएंगे महोदय। ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है महोदय, निश्चित तौर पर हॉस्पिटल सेवाएं मिलनी चाहिए महोदय, तो हम लोग नहीं दे पाए। मैं पूर्व में जाना नहीं चाहता, लेकिन अब जो बातें आ रही है सारी मेरे माथे पे आ रही महोदय। आप देख रहे होंगे महोदय कि हम बहुत ही गंभीर हैं महोदय इस क्षेत्र, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र पर। तो हम आश्वस्त करते हैं महोदय 2 महीना के अंदर हम जो राशि है महोदय, जो एक्सीड कर गया राशि, इसकी समीक्षा करेंगे महोदय, और समीक्षा कराकर हम वहाँ पे जितना जो भी राशि महोदय नियम संगत जो हो, बाद में ऐसा ना हो कि राशि ज़्यादा क्यों दे दिया, यहाँ पर 1 से 1 लोग हैं महोदय, फिर क्वेरी कर देंगे हम पर कि हॉस्पिटल बनने का राशि 153 करोड़ था तो आपने 353 करोड़ कैसे कर दिया। तो सारी बातों को लेकर समीक्षा करके हम हॉस्पिटल को जल्द से जल्द हम बनवा देंगे। हम माननीय अपने साथी विधायक से मांग करेंगे कि जो अभिस्ताव प्रस्ताव जो वापस ले लें महोदय। अपना वो अभिस्ताव प्रस्ताव वापस ले लीजिए दशरथ जी, बात आ गई आपका पूरा। इससे पूर्व भी पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता साहब ने भी हमें जवाब दिया था कि मैं इस 2024 से 29 का अंतिम जो कार्यकाल होगी उस कार्यकाल में मैं पूर्ण करवाऊंगा, पर नहीं पूर्ण हो पाया। अभी हमारे साथी विधायक माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि 2 महीना में इसका सारा जो भी है उसको जांच करा करके आगे इसको हम पूर्ण करने का काम करेंगे। पर ये हॉस्पिटल का ही ये एस्टिमेट या इसका डीपीआर नहीं बढ़ाया अध्यक्ष महोदय। वैसे बहुत सी सारी सरकार की योजनाएं हैं, अपनी जरूरत के समय पर उसको घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्य 42 अभिस्ताव का प्रस्ताव आया हुआ है आसन के सामने। मैं आपके माध्यम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा समय को बचा के ही अपना अभिस्ताव आपके माध्यम से फिर से मैं माननीय मंत्री से यही आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि माननीय मंत्री बड़े दिल वाले हैं। हाल के दिनों में खूंटी सदर अस्पताल पर उन्होंने जाकर के भ्रमण किया, निरीक्षण किया। तो मैं चाहूंगा खरसवा में जो 500 बेडेड हॉस्पिटल बन करके अभी अधूरा पड़ी है, उसका भी स्वयं से निरीक्षण कर उसको जल्दी पूरा करवाने का काम करेंगे। मैं अपनी अभिस्ताव को वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य श्री जीगा सुसारन हरो। अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब हमको मिला और जिस सवाल से हम संतुष्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय, चूंकि 1994 का आधार से वहां रसीद कटाया जा रहा है और हम चाहते हैं कि 1932 का खतियान के आधार पर जमीन का ऑनलाइन कराया की मांग करते हैं। चूंकि अध्यक्ष महोदय ये 1994 में उसका किसी का जमीन 10 एकड़ है तो उसको 8 एकड़ कर दिया, जिसका 5 एकड़ है उसको 6 एकड़ कर दिया। इस तरह से उस जमीन में इतनी गड़बड़ी है। हमारा भरनो गुमला जिला सिसई विधानसभा के भरनो प्रखंड में रैयतों को कभी परेशानी हो रहा, चूंकि इसमें जवाब मिला है मंत्री महोदय की तरफ से, वो बोला है कि सीओ जांच कर रहा है। सीओ जांच उसी चीज को कर रहा है, अगर जिसका मिल रहा है 5 एकड़ है तो 5 एकड़ है उसका रसीद काट रहा है, जिसका 10 एकड़ है उसका 10 एकड़ उसका काट रहा है। अगर जिसका गड़बड़ हुआ है 5 एकड़ में 3 एकड़ हुआ, 3 एकड़ में 5 एकड़ हुआ, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस जगह में जमीन गड़बड़ हो रहा है, उसके चलते वहां का रैयत आदिवासियों को काफी परेशान हो रहा है। बीच के दिन में अध्यक्ष महोदय हम बता दे रहे हैं, आंधी तूफान आया, ओला पानी है, इतना घर नष्ट कर दिया, खपड़ा टूट गया, अल्बेस्टर टूट गया। मेरा भरनो प्रखंड में कई प्रखंड के लोग, कितने पंचायत के लोग, 15, 20, 25 पंचायत के लोग खेती, जितना गेहूं सब सब्जी खेती करता सबसे ज्यादा भरनो में, इतनी माने जमीन में गड़बड़ हो रहा है। अब सीओ बोलता है कि आपका रसीद लाओ, ऑनलाइन में नहीं है, हम नहीं चढ़ाएंगे। तो अध्यक्ष महोदय इस तरह का जवाब भी देगा सरकार, अगर वहां का रैयत को हम मुआवजा भी नहीं दे पाएंगे, रैयत वहां आंदोलन की कगार में खड़ा है। हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि ये चीज कैसे ठीक होगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन बातों को माननीय सदस्य ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से लाया, ये बात सही है। जब से हम लोग इन चीज़ों को ऑनलाइन के माध्यम से करने का प्रयास किया है, इसमें कुछ जगह से इस तरह की शिकायतें आई है। इस संदर्भ में गुमला जिला के उपायुक्त से भी हम लोग ने रिपोर्ट लिया था, उसमें जो बात को स्वीकार किया है
यह बहुत थोड़ा गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, इसको विभाग को बहुत गंभीरता से लेना है और हम लोग चाहते हैं कि जो 1994 का सेटलमेंट के आलोक में उन चीज़ों को पंजी 2 जब सुधार नहीं होगा तो जो राजस्व विभाग का एक हम लोग का प्रयास है कि ऑनलाइन लगान रसीद कटे, ऑनलाइन लोग पेमेंट कर सके, इसको और सुविधा देना चाहते हैं। उन चीज़ों में बहुत सारे दिक्कतें आ सकती है, इसीलिए माननीय सदस्य का जो सवाल है वो बहुत गंभीर है। हम लोग इसको विभागीय स्तर से एक बार खास करके गुमला जिला का जहाँ जहाँ 94 का सर्वे चल रहा है उसको अपने स्तर से समीक्षा कर लेंगे और इन चीज़ों को एक अभियान चला करके सुधार करने का, ऐसे झारभूमियों में पोर्टल सुधार करने का ऑप्शन दिया गया है और इस संदर्भ में विभाग के द्वारा एक ऑर्डर भी पारित किया है अध्यक्ष महोदय। ये 12/4/2022 को राजस्व विभाग की तरफ से सभी उपायुक्तों को इसके संदर्भ में चिट्ठी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कतें आ रही। माननीय सदस्य इस बात को उजागर कर रहे हैं तो इसको विभागीय स्तर से हम लोग एक बार समीक्षा कर लेते हैं और गुमला जिला पर जो 94 सर्वे का काम चल रहा है जिस कारण से ये दिक्कतें आ रही है उसको सुधार का प्रयास करेगी विभाग। अध्यक्ष महोदय, हम इतना पेचीदा मामला है कि हम अभी खुद मंत्री महोदय के सामने हम बात को रखे कि 1932 का खतियान से अगर रसीद कटेगा ऑनलाइन होगा तो सभी रैयतों को वहां मैंने अपना अपना जमीन का हिसाब मिल रहा है। हम तो यही सवाल तो डाले हैं कि 1994 को रद्द करते हुए 32 का खतियान के आधार पर जमीन का सर्वे मैंने ऑनलाइन और करे। आप अध्यक्ष महोदय, हम बताना चाहेंगे मंत्री महोदय को, आज 20 में पत्थर पानी ओला पानी आया, घर धस गया, जमीन का सारा खेती बाड़ी बर्बाद हो गया, साग सब्जी बर्बाद हो गया और सीओ वही जगह बोलता है कि आप अपना रसीद लाओ। चूंकि हम एक बहुत विशेष सवाल यहां डाले कि 1994 का अगर रसीद ऑनलाइन कर रहा है तो 10 एकड़ जमीन 5 एकड़ हो जा रहा है, 5 एकड़ जमीन 2 एकड़ हो जा रहा है, 3 एकड़ जमीन 10 एकड़ हो जा रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, ये चीज तो मेरे लिए, वहां के रैयतों के लिए मेरे तो घातक का चीज हो रहा है। अगर आज मेरा सरकार है, जानना चाहता है सदन को, हम बताना, सदन लोगों को बताए सामने मंत्री महोदय किस तरह से ही ठीक होगा। ये छोटा मोटा मामला बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि वहां सर्वे नहीं हो रहा है। उपायुक्त को हमने बात किया, धरना में रोड में आएंगे बोलता है, मेरा सरकार में है वहां का रैयत रोड में आएगा। मेरे जगह डेली सवेरे गाड़ी 15-20 गांव का मैंने लगा देता है। हम क्या जवाब दें? आज हम सदन से संतुष्ट होना ही चाहते हैं, क्योंकि हमारा 1994 में कभी भी वहां का जमीन आप एक नहीं कर सकते। अब जब तक 32 में नहीं जाओगे तब तक जमीन आप हक नहीं दे पाओगे। इसलिए मंत्री महोदय, हमारी सरकार, हमारी मंत्री है, क्योंकि बीते दिनों में इस चीज को बहुत चर्चा करते थे हम लोग। आज हम सदन के माध्यम से जानना चाहते, पूरे सदन का बीच में हमको बताए कि 1994 से होगा या 32 का खतियान से होगा। अगर 1994 पे अगर होता है तो मेरा यहाँ का रैयत सीधे का तौर से वहां जमीन खत्म हो जा रहा है, क्योंकि हम बता दिए हैं उसमें कि आप मंत्री से हम जानना चाहेंगे कि 1932 अभी यही सीओ से हमने बात किया, बोला कि हमारा पास कोई पावर नहीं, और बोला कि सीओ से सर्वे हो रहा है। हम कैसे माने अध्यक्ष महोदय, जो कि निजी कोई ठेका का, कोई रोड का, कोई पुल का मामला नहीं है, कोई बिल्डिंग का मामला नहीं है, ये रैयत का पूरे बसिया मैंने भरनो पर्यंत पूरा रैयतों का जमीन का मामला है। मान्य सदस्य, इनका एक ही है, 32 के खतियान से भी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये स्पष्ट कर दूं कि लैंड का रिकॉर्ड जो है ना, लैंड का टाइटल जो है ना, पुराना रिकॉर्ड के आधार पर ही चलता है। मेन आधार तो 1932 का खतियान ही है, लेकिन आर सेटलमेंट मतलब रिविजन सेटलमेंट इसलिए हो रहा है कि 32 के बाद से जो उनकी वंशावली आया तो उनका जमीन का बंटवारा हुआ, उसका दखल कब्जा किसका है नहीं है, इसलिए फिर से रिविजन सेटलमेंट 1994 में उस क्षेत्र में नहीं हुआ था, इसलिए शुरू हो रही है। और चिंता भी जायज है माननीय सदस्य का, इसको विभाग बहुत गंभीरता से लेती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूँ कि उपायुक्त स्तर से और विभागीय स्तर से समीक्षा करके गुमला जिला का जो विसंगति आ रही उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए स्पेशल ये बनाएंगे हम लोग, ताकि लोगों को ये परेशानी से निजात मिल सके। अध्यक्ष महोदय, और इसमें बहुत गंभीर जिला का और भी मामला है जो विधायक जी ने संक्षिप्त में बताया। जैसे जिला उपायुक्त का रिपोर्ट है, खतियान में हाल सर्वे में रकबा भिन्न है,
पहले मान लिए 5 एकड़ था तो अभी उसका रकबा में भिन्न है। और दूसरा क्या है कि रैयतों के नाम एवं भूमि किस्म में त्रुटि है। 1932 सर्वे में भूमि का किस्म कायमी तथा हाल सर्वे में भूमि का किस्म काबिल लगान दर्ज है। 1932 के सर्वे में रैयती खाते की भूमि को हाल सर्वे में अनाबाद सरकार दर्ज की गई है। RS खतियान में माजियस, जिरात, बखास्त खाता को रैयती एवं सरकारी भी बना दिया गया। इस तरह से इतने तरह की उसमें विसंगतियां पाई जा रही है देश में। वो आम जनता के लिए और ग्रामीण परिवेश के रैयती किसानों के लिए बहुत दिक्कतें आएगी। इसीलिए माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि विभाग इसको गंभीरता से लेती है और उस जिला का जहां 94 का सर्वे चल रहा है उसको हम लोग एक विशेष अभियान के तहत इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए माननीय सदस्य, अब अभिस्ताव वापस लीजिए। थोड़ा सा एक चीज खाली जानना चाहते हैं। अभी बीच में ये ओला पानी आया, घर टूट गया और सारा साग सब्जी बहुत ज्यादा, आप वो लोग जानते हैं कि गुमला जिला में सबसे ज्यादा मेरा भरनो प्रखंड में वहां खेती होता है। अभी सबको वहां आदेश कर दिया, डीसी आदेश कर दिया सीओ को। अब सीओ बोल रहा है कि सिस्टम से जा रहा है। और वही हम आपको बताए, सबसे बड़ा पेचीदा हम सबको नहीं पढ़े, सिर्फ हम 1932 और 1994 में ही हम आके खड़ा हुए, क्योंकि पहले हम ध्यान आकर्षण में डाले थे, हमको जवाब दिया था। लेकिन गड़बड़ को हम तुरस्ती को पकड़े तो अभी वहां वो लोग सर्वे में जो ओला दृष्टि मैंने ओला मारा है, पथल पानी मारा, उसमें तो खतियान को नहीं मिल रहा है। फिर अगर सर्वे हो रहा है, कुछ का सर्वे हो रहा है, कुछ कागज मिल रहा है, कुछ कागज नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन नहीं होने के कारण 1932 को हटा के 1994 के कारण से अगर वहां का हर चीज में रैयतों को सर ऑनलाइन बहुत कम लोग का, हम तो आपको बता दिए कि ऑनलाइन उसी का हो रहा है जो 1994 में जिसका 5 एकड़ मिल गया तो उसको बोला सीओ साहब हम कट रहे हैं। जहां ऑनलाइन में अगर 1994 में आ गया 10 एकड़ में 8 एकड़ तो उसको रोक दे रहा है, उसका तो ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है। तो कहां से उस जमीन का सर्वे करेगा और अपना मुआवजा लेगा? हम ये भी हमको मंत्री माओ बता दे कि बीच में उतना आपातकालीन वहां पर महामारी आया है और इसी चलते उपायुक्त भी परेशान है, सीओ भी परेशान है, क्योंकि 1994 में जिसका मिल रहा है जमीन 3 एकड़ 10 एकड़ 5 एकड़ अगर सही में आ जा रहा तो क्या रसीद कटा रहा है ऑनलाइन में? अगर जहां जमीन घट रहा है बढ़ रहा है ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो उस जमीन तो है कि नहीं उसका तो अगर इसका निष्पादन के लिए कम से कम मंत्री महोदय 2 चीज हमको संतुष्ट कर दे कि जो ओला पानी में जो आंधी तूफान में घर धस गया, खेती बर्बाद हो गया, साग सब्जी बर्बाद हो गया, उसका हमको संतुष्ट करे। हम ये जानना चाहते हैं सदन के माध्यम से और ये जानना हम चाहते हैं कि कब तक अपना हक का जो अधिकार जो मांग रहा है वहां का जनता, वहां का खतियान, वहां का खुटकटी, ये चीज उसका पूर्ण रूप से उसका अधिकार मिलेगा। 2 चीज हमको खाली बता दो अध्यक्ष महोदय। उसमें क्षतिपूर्ति जो ओला या तूफान के कारण से किसानों को हुआ है तो सही में उसका रिकॉर्ड नहीं रहने से, उसका लगान रसीद नहीं होने से क्लेम नहीं कर पा रहे, उनका माननीय सदस्य का यही कारण। तो हम लोग इस पे हमें आश्वस्त करना चाहूंगा कि पुराना रिकॉर्ड जो 1932 के खतियान के हिसाब से भी जिनका जमाबंदी में नाम है और जिनके पास लगान रसीद पुराना है उस आधार पर भी क्लेम करेंगे तो उसको जो है ना क्षतिपूर्ति हम लोग देंगे। लेकिन ये जो रिवीजन सेटलमेंट 94 का जो गुमला जिला में अभियान चलाया जा रहा है, जो सेटलमेंट का काम चल रहा है, तो उसमें जो विसंगति है उसको विभागीय स्तर पर हम 1 महीना के अंदर में समीक्षा करने के बाद इसमें कैसे सुधार हो सकता है, इसके लिए हम लोग स्पेशल विभाग अभियान चलाएंगे। हम मंत्री महोदय को बधाई देते हैं, लेकिन खाली इतना थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। चलिए उसको सेटलमेंट तो हो जाएगा। अभी तत्काल के लिए हम ये चाहना चाहते हैं कि आप उपायुक्त से चाहे किसी से सीओ सब सिलेंडर कर दिया कि गाइडलाइन है सरकार का, अगर आपका खतियान में नहीं है तो आपको हम यह नहीं दे सकते हैं। क्या बोलते हैं, ओला पानी में जो नष्ट किया चाहे क्षति किया है, तो थोड़ा मंत्री महोदय थोड़ा इसका भी थोड़ा कैसे किया जाए थोड़ा सा हम बहुत आप अच्छा से उसको तो लिए, लेकिन इसके बारे थोड़ा सा आप बता दे, उसके तो आप स्वीकार किए, हम धन्यवाद देते हैं कि काम के लिए अब रेडी हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें विभागीय स्तर से उपायुक्तों को हम लोग निर्देश देंगे कि जो क्षतिपूर्ति किसानों का हुआ है पुराना रिकॉर्ड के आलोक में यदि वो क्लेम करते हैं तो उसको क्षतिपूर्ति दिया जाए। ठीक। अध्यक्ष महोदय, मंत्री को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद। माननीय सदस्य नमन बिस्कल कोंगारी जी ले लिया। चलिए नमन बिस्कल कोंगारी जी।
मेरा गैर सरकारी संकल्प आदिवासी समुदायों के पीड़ा और समाधान को लेकर है। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि झारखंड राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजाति एवं मूल निवासियों के भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास की गंभीरता को जरूरी समझते हुए इनके बहुलता वाले इलाकों के प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल और उच्च विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं से पढ़ाई को अनिवार्य करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति अविलंब सुनिश्चित की जाए। ठीक, मंत्री, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों, जो प्रश्न आया है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा, यह बिल्कुल ही झारखंड अलग राज्य के साथ आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। खबर करवा दीजिए। जब दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने 1972 में धनबाद के सरायझला में महाअधिवेशन संपन्न किया हुआ, उस महाअधिवेशन में प्रथम ही उस महाअधिवेशन का विषय रहा इस राज्य के भाषा, संस्कृति और यहाँ के परंपरा व्यवस्था को, यहाँ के जल जंगल जमीन को हम कैसे बचाए रखें, जिसके लिए महोदय बृहद झारखंड अलग राज्य की उन्होंने घोषणाएं की और उस पर महोदय विनोद बिहारी महतो, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो आर्य के राय भी पूर्ण रूप से दिसम गुरु शिबू सोरेन को समर्थन दे करके ये अलग राज्य के आंदोलन, बृहद अलग राज्य के आंदोलन को शुरुआत किया गया था। इसलिए निश्चित तौर पर जो आज इस राज्य बने 25 वर्षों बीत रही है, आज किसी न किसी रूप से हम इसको इमली जमा नहीं बना पाए। आज हमारी सरकार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व पर ये बातों को सरकार ने गंभीरतापूर्वक लेते हुए हम कैसे इस राज्य में मातृभाषा से हम पढ़ाई शुरू करें, जिसके लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का निर्देश पर महोदय पड़ोसी राज्य बंगाल सरकार जो वहाँ जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाई चल रही, लागू है, वहाँ जनजातीय भाषा में केजी से पीजी तक पढ़ाई हो रही है और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल में पढ़ाई चल रही है और वहाँ का क्षेत्रीय भाषा से भी पढ़ाई चल रही है। उसको अवलोकन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए 5 संसदीय कमेटी का गठन किया गया महोदय, और जिन्होंने 1 सप्ताह तक बंगाल में रह करके अध्ययन करके वह लौट चुकी है और रिपोर्ट विभागीय पर समर्पित किया है और उस रिपोर्ट हम विधिवत रूप से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को विभाग द्वारा मैं खुद उसको उस रिपोर्ट को सबमिट करूंगा। उस रिपोर्ट पे समीक्षा का दरमियान जो जिस तरह का निर्णय आएगा, सरकार का तो यह निर्णय है कि हम मातृभाषा में हम विद्यालय पंचायत स्तर से, पंचायत में हो, विद्यालय ब्लॉक से हो, सभी विद्यालय में हम सर्वे करके उसके अनुपात हम जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से हम शिक्षक बहाली करेंगे। इस पर महोदय निश्चित रूप से बहुत जल्द इस पर नीतिगत बैठक करके निर्णय लेकर के हम इस क्षेत्रीय भाषा को जितना जल्द से जल्द हो मातृभाषा को पढ़ाने के लिए हर विद्यालय से हम प्रारंभ करेंगे।
अपना अविस्तार प्रस्ताव ले लीजिए, वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी ने जवाब दिए। निश्चित रूप से यह सराहनीय पहल रही है और मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने झारखंडियों का, जो आदिवासियों का मांग रहा था झारखंड अलग राज्य के लिए, और उसका मूल आधार था कि भाषा संस्कृति परंपरा का सुरक्षा था। लेकिन खेद के साथ मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि गलत लोगों के हाथ में झारखंड चला गया था शुरुआती दौर में, जिसके कारण आदिवासी समुदायों का भाषा संस्कृति परंपरा को संरक्षण नहीं दिया जा सका अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया है और सर्वे करा लिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस संबंध में स्पष्ट तौर से जो मेरी भावना है, आदिवासी समुदायों की भावना है कि आदिवासी समुदायों के भाषा संस्कृति परंपरा जो कालांतर में की वजह से भूल गए हैं या भूल रहे हैं, जिसके वजह से आज भाषा संस्कृति परंपराएं लुप्त हो रही है आदिवासी समुदायों की। तो अध्यक्ष महोदय, जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, यह एक सच्चाई है। जब पढ़ेंगे, संस्कृतियों को जब पढ़ाया जाएगा स्कूलों में, तो लोग जानेंगे, बच्चे जानेंगे और आने वाला पीढ़ी जानेगा। इसीलिए मेरा स्पष्ट भावना है इस सवाल के माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों और कॉलेजों में जनजाति भाषाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो जानेंगे और संस्कृति बचेगा। जो संविधान का अनुच्छेद 29 में संरक्षण का बात कहा है, संविधान का अनुच्छेद 350 का में शिक्षा में सुविधा, भाषा अल्पसंख्यक भाषा शिक्षा में सुविधा का बात कहा गया अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए पिछला सर्वे हुआ था अध्यक्ष महोदय, पिछला साल वह सर्वे बहुत गलत था अध्यक्ष महोदय। मैं याद दिला देना चाहूंगा सरकार को कैसे गलत सर्वे हो गया था। सिमडेगा जिला का मैं उदाहरण बता रहा हूं। सिमडेगा जिला में सर्वे जब हुआ था पिछला साल, तो जिसमें सीट सृजन खड़िया समुदायों का 2 हुआ था, मुंडारी का 41 हुआ था और नागपुरी का 156 हुआ था, जबकि वहां कुड़ुक उरांव जनजाति के लोग भी हैं, वो नील था अध्यक्ष महोदय। तो सर्वे पर ध्यान दिया जाए कि संवैधानिक अधिकार जो मिला है जनजाति क्षेत्रों को, अल्पसंख्यक भाषा समुदाय के लोगों को, तो जितना भी स्कूल में जितने भी जनजाति भाषा के बच्चे हैं, चाहे संख्या कुछ कम क्यों ना हो, लेकिन उन्हें जानकारी के लिए, भाषा संस्कृति का संरक्षण देने के लिए उस स्कूल में शिक्षक का नियुक्ति होना अनिवार्य किया जाए अध्यक्ष महोदय। यही मेरा मूल समस्या और है इस गैर सरकारी संकल्प के द्वारा। माननीय सदस्यों का कहना उचित है, क्योंकि जब मैंने विभागीय समीक्षा बैठक किया, उस समीक्षा बैठक में इस त्रुटि को मैंने भी पाया कि उस समीक्षा में जो रिपोर्ट मैंने जो पाया है, उसमें पहले जो सर्वे किया गया था उस पर कई विद्यालय में, जैसे उनका अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कहे कि अच्छी तरह से माननीय सदस्य को मालूम है कि किन विद्यालय में कितने कौन भाषा भाषी के छात्र पढ़ रहे हैं। और मैंने जब समीक्षा के दौरान इस पाया गया है, निश्चित तौर पर इसमें त्रुटि पाया गया है और इस त्रुटि को सुधारने के लिए महोदय मैं बहुत जल्द ये जिला स्तर और ये स्तर से एक रीसर्वे करा करके उसका सही आकलन लेकर के फिर भाषाई अनुपात शिक्षक बहाली करने का प्रक्रिया में शुरू कर दूंगा। चलिए, आप अपना अभिस्ताव वापस लें। जवाब से संतुष्ट हो, लेकिन एक और इसमें रहा था इसी से, चूंकि ये भाषा संस्कृति परंपरा का सिर्फ सुरक्षा। माननीय सदस्य, आपने अपने सवाल के
कई पहलुओं पर माननीय मंत्री जी को कह दिए, जवाब भी दे दिया। अब वापस ले लीजिए 42। इसमें चूंकि गंभीरता सिर्फ भाषा संस्कृति परंपरा का संरक्षण का खाली नहीं है, एक सुरक्षित नौकरी का भी है अध्यक्ष महोदय, जिसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए इसे गंभीरता से लेते हुए जो सरकार ने निर्णय ली है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं और अपने अभिस्ताव को वापस लेता हूं। ठीक, अभिस्ताव वापस हो गया। आप वापस ले लिए तो फिर समाप्त हो गया। अब तो बोल दिए सारा चीज। चल माननीय अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, यह सभा ऊर्जा का जवाब राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि गढ़वा जिला के भवनाथपुर प्रखंड अंतर्गत 8,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 1320 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट का शिलान्यास 19 फरवरी 2014 को होने के उपरांत भी निर्माण कार्य आज तक प्रारंभ नहीं हुआ, जिस कारण गढ़वा तथा पलामू के लोगों को सोननगर बिहार और रहन उत्तर प्रदेश से बिजली आपूर्ति के लिए निर्भर रहना पड़ता है। अतः जिले के निर्विवाद विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से भवनाथपुर पावर प्लांट का कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य, अभी थोड़े विलंब आपको उत्तर प्राप्त होगा। माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, फिर आपको हम बुला लेंगे। बैठे, आगे बढ़ते हैं। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। माननीय सदस्य प्रदीप कुमार यादव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि यह व्यापक लोकहित में खिलाड़ियों के लिए एक अलग बटालियन का गठन हो एवं झारखंड खेल नीति में आवश्यक संशोधन करते हुए जिला एवं राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी में आरक्षण एवं अन्य आर्थिक सुविधाएं दे। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का अभिस्ताव के 2 खंड हैं। पहला खंड खिलाड़ियों के लिए एक अलग बटालियन के गठन से संबंधित है। माननीय, यह सरकार का नीतिगत मामला है और पहली बार इस तरीके का कोई सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ है। इसके तमाम विषयों का आकलन करते हुए सरकार सकारात्मक इसमें पहल करना चाहेगी। दूसरे खंड में माननीय सदस्य जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को भी नौकरी में आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं देने की बात करते हैं। मान्यवर, सरकार ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है कि हमारी जो खेल नीति है, उस खेल नीति के लिए पदक जीतने वाले राज्य के विजेताओं को विभिन्न विभागों में सीधी नियुक्ति देने के लिए विभागीय अधिसूचना 56 दिनांक 12/7/14 एवं अधिसूचना संख्या 178 दिनांक 18/6/2015 के माध्यम से झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली अधिसूचित है। उक्त नियमावली के आलोक में कतिपय खिलाड़ियों को राज्य के विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी भी गई है और झारखंड खेल नीति 2022 में राज्य के खिलाड़ियों को आर्थिक सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं, हमें लगता है कि झारखंड खेल नीति एक बार 2007 में बने, फिर 2022 में वर्तमान सरकार ने बनाई। पिछले 2007 को विलोपित करते हुए बेहतर खेल नीति है, कहीं दो राय नहीं है।
लेकिन जिन बातों का माननीय मंत्री ने जिक्र किया है कि भाई हम अलग अलग सुविधाएं, अलग अलग छात्रवृत्ति, उत्तर में भी लिखित है, मेरे पास भी वो खेल नीति के पाठ है और उसमें अध्यक्ष महोदय यह स्पष्ट है, 7.4 का आपने जिक्र किया है कि खेल एक बेहतर वैकल्पिक कैरियर कैसे बने, जिसमें सारी बातें आपने जिक्र की है। लेकिन मैं जिस और आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं वो है जिला स्तर और प्रखंड स्तर, राज्य स्तर। आपकी व्यवस्था अभी राष्ट्रीय स्तर तक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए है और उसमें तो गिने चुने लोग जाते हैं। मेरी अभिरुचि ये है, राज्य के नौजवानों के पक्ष में सरकार से इतना ही आग्रह है। एक तो मैंने खेल बटालियन की बात इसलिए कही, खेल में जाने वाले लोगों की रुचि, अधिकांश लोग जो खेल छोड़ते हैं वो शरीर से हृष्ट-पुष्ट रहते हैं, मजबूत रहते हैं, पुलिस की भर्ती लायक, सेना की भर्ती लायक नौजवान रहते हैं। अगर एक बटालियन सरकार बना दी तो उनको उत्सुकता होगी कि खेल छोड़ेंगे तो हमारे लिए अलग बटालियन है, हमारी उसमें भर्ती होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि सकारात्मक हम पहल करेंगे। मेरा दूसरा था कि भाई जो जिला स्तर के खेल खेले, उस राज्य स्तर के खेल खेले, उसके लिए कोई प्रावधान इस नीति में नहीं है। अगर हम राज्य स्तर के खेलों में भी अगर चयनित होके आए तो हमारे लिए कुछ सरकार सोचे, या तो एकमुश्त कुछ आप दें या फिर उन्हें मासिक बाद में दें, जैसा सरकार को सुविधा हो, क्योंकि सरकार के भी आवंटन की उनकी भी सीमाएं हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि आप बिठा के उन्हें सबको 25,000 महीना देने लगे, लेकिन कुछ ऐसा चीज होना चाहिए। जैसे आपने इस उत्तर में एक जिक्र किया है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं, जो आपके उत्तर में अंकित है, अगर उसमें कुछ बातें छिपी हो तो मुझे पता नहीं। सीधी नियुक्ति नियमावली में आ रही परेशानियों को देखते हुए विभाग द्वारा झारखंड उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली का गठन किया जा रहा है। ये जो आपने जिक्र किया, अगर इसमें ये बातें छिपी हो आने वाले दिनों में, तब तो लगता है कि जो बात हम कह रहे हो सकता है उसमें समावेश हो जाए कि भाई जिला स्तर की नियुक्तियां हो, जिला स्तर के खिलाड़ियों के लिए, राज्य स्तर खिलाड़ियों के लिए। तो बस माननीय मंत्री इतना बताए कि भाई जो जिला स्तर पर खेल खेले, जो राज्य स्तर पर खेले, जो प्रखंड, उसके लिए कुछ सोच रखती है क्या सरकार? बस इतना ही। माननीय सदस्य ने खिलाड़ियों के लिए सीधी नियुक्ति या उनके आर्थिक संवर्धन के लिए अभी तक बनी राज्य की नीति, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को समायोजन का प्रस्ताव था, उसके दायरे को वृहद करने का प्रस्ताव दिया है। साथ में वो यह भी कहते हैं कि राज्य सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं और एक सीमा तक ही इन चीजों को स्वीकार किया जा सकता है या नई चीजों में जोड़ा जा सकता है। उनके आर्थिक संवर्धन के पहलू जो हैं, जो माननीय सदस्य की चिंता से परिलक्षित होते हैं, आर्थिक संवर्धन के पहलू पर सरकार अनुबंध के मसलों में अगर संभव हो पाया तो कोई व्यवस्था करने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई सीधी नियुक्ति या सरकारी नौकरी देने का प्रावधान सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। और जो परिस्थितियां हैं उसके आलोक में लगता है कि राज्य के आर्थिक हितों के लिए उचित भी नहीं होगा। मंत्री महोदय, फिर मैं एक बार खाली स्पष्ट करता हूं, फिर तो सरकार जो कहेगी अंतिम निर्णय वही होगा। मैं स्पष्ट ये कर रहा हूं कि राज्य स्तर पर जो खिलाड़ी खेले, आप कुछ उन्हें तो सहयोग करें ताकि उनको उत्साह हो कि भाई अगर राज्य स्तर पर भी हम खेले तो हमारे कुछ न कुछ वेटेज मिलेगा। आप सीधी नौकरी में जैसे 2% दिए हैं, राष्ट्रीय स्तर में जो मेडल लेके आएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेके आएगा। हम राज्य स्तर फिर खेल रहे हैं तो हमें राज्य स्तर के बाद तो कुछ नहीं है, फिर लोटा थाली लेके हमें वापस ही जाना है। आप या तो उन्हें कुछ आर्थिक सहयोग ही करें एक मुश्त, कि नहीं भाई अगर राज्य स्तर पर भी कोई खेल करके आएगा तो 50,000, 1 लाख रुपया हम देंगे, एक मुश्त देंगे। इतना तो सरकार कर ही सकती है, क्योंकि तब खिलाड़ियों की संख्या अधिक होगी और लोगों में प्रतिस्पर्धा करने वाले की संख्या अधिक होगी, और जो लोग अभिरुचि जो अभी आज देख रहे हैं, इससे वो अभिरुचि कई गुना ज्यादा होगा। ये मेरा आग्रह है
इस पर सरकार को सकारात्मक विचार करना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं वो बात हमने पहले ही कह दिया है कि सरकार की सीमाएं हैं, मैं उन सीमाओं को समझता हूं, ये बात मैंने पहले कहा, लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं जो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, और ये राज्य हित में होगा, खिलाड़ियों के हित में होगा, क्योंकि अभी राज्य स्तर के खिलाड़ी के पास कुछ नहीं है। बस इतना ही आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। माननीय मंत्री जी, विभाग द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के की सूचीबद्ध करने के जो तरीके हैं, राज्य में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की संख्या और राज्य सरकार के पास उपलब्ध साधनों का अध्ययन करते हुए इस बारे में हम कोई सम्यक कार्रवाई करना चाहेंगे। ठीक, वापस ले। ठीक है, मैं बस सरकार को विचार के लिए अपने विषय को छोड़ता हूं। राज्य हित में, खिलाड़ियों के हित में मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूं। धन्यवाद। श्रीमती रागिनी सिंह। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था, धनबाद जिला झरिया नगर निगम में रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों के कोयला खनन के लिए सरकार द्वारा स्थानीय प्रशासन की मदद से बेलगड़िया में विस्थापित किया गया विस्थापन के स्थान पर ना तो स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। विस्थापितों की आर्थिक और स्थिति काफ़ी दयनीय है तथा रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं है। मैं सरकार से सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि झरिया क्षेत्र जहां कोयले का खनन समाप्त हो गई है, वैसे स्थान पर सरकार द्वारा की जाने वाली सुविधा स्थान विस्थापित की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर मिला है कि प्राथमिकी विद्यालय, मध्य विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, संस्कृति बाल विकास केंद्र, सार्वजनिक जन वितरण मूल्य दुकानों, शॉपिंग मॉल, बैंक, चिल्ड्रन पार्क, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, सामुदायिक भवन, जल पूर्ति व्यवस्था, इतने सारे बहुत सारे लिस्ट में जो मुझे उत्तर मिला है, मैं जानती हूँ कि ये सारे वो लिस्ट और कागजों में ही है। वहाँ हमें जाकर जांच करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, जो बेलगड़िया में गए हैं, ये पेपर के माध्यम से देखिए अध्यक्ष महोदय, वहाँ लगातार जो विस्थापित से वहाँ झरिया से जो लोग जाते हैं, अभी हाल में विस्थापित की जो ऐसी स्थिति है कि जो बेलगड़िया में जो लोग रहते हैं उनका हाल ऐसा हो गया है, चूँकि वोटर झरिया के हैं और वो थोड़ा सिंदरी विधानसभा में आ जाते हैं, तो उनका ऐसा हाल हो गया है कि ना घर के ना घाट के उन्हें कोई तरह से सुविधा नहीं मिल पाता अध्यक्ष महोदय। और उनका रहने का जो जगह है वो चिड़ियाघर से कम नहीं है। अगर वहाँ जाकर आप देखिएगा तो अगर दर्शाया जा रहा है कि हम वहाँ स्वास्थ्य का जो साधन दिए हैं, जो कैंप लगता है, वो सिर्फ कागजों के पन्नों पे ही दर्शाया जा रहा है। वहाँ ना ही कैंप लगता है, स्वास्थ्य के नाम पे बिल्कुल जीरो है। यहाँ मोटर का दर्शाया जा रहा है, जिसको पानी सुविधा का, वहाँ 100 में 90 मोटर जला हुआ है, जो कि पानी से घोर किल्लत है। जिस तरह से दर्शाया जाता है कि 500 दिनों तक न्यूनतम उनको पैसा जो मजदूरी के तौर पे दी जाती थी, उसमें पानी बिजली के काट कर मात्र 200 रुपया दिया जाता था। वो सब मात्र 2 भागों में बांट कर दिया जाता था अध्यक्ष महोदय। और आप माननीय सदस्य, आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं यही चाहूंगी कि एक कमेटी बने और कमेटी के माध्यम से जांच किया जाए कोयलड़ी क्षेत्रों में कि कितना वहां साधन विस्थापनों को दिया जाता है, कोयलड़ी क्षेत्रों में क्या क्या साधन है। लोग कोयला तो निकालते हैं, लेकिन चाहे ग्रामीण को कहा जाए या स्थानीय को कहा जाए, साधन से बिल्कुल वंचित किया जाता है। आज बेलगड़िया का जो हाल है, जो बेलगड़िया में लोग जाना नहीं चाहते हैं, वो सीधे तौर पे एक ही शब्द बोलना चाह रहे हैं कि मरना ही है,
तो चाहे भूखे मरे या बैलगाड़िया चिड़ियाघर में जाके मरे, माननीय सदस्य, कोई फायदा नहीं। आपका सवाल आ गया। माननीय मंत्री जी अभी है नहीं, आपको जवाब हम दिलवाते हैं, आने दीजिए। सवाल तो आ गया, जवाब हम दिलवाते हैं। अब बैठ। अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा इस पे विशेष हाँ, ध्यान हम देने जवाब की दिलवाते जरूरत हैं। है। मंत्री जी आने के पश्चात आपको उत्तर दिलवाते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य सत्येंद्र नाथ तिवारी जी। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद गढ़वा के माली मोहल्ला टंडवा से पुरानी बाजार गढ़वा के बीच दांडो नदी पर पुल निर्माण जनहित में अति आवश्यक है। उक्त दोनों स्थानों के बीच पुल निर्माण से हजारों हजार लोग लाभान्वित होंगे। अतः सरकार उपरोक्त वर्णित स्थानों के बीच दांडो नदी पर अविलंब पुल का निर्माण करावे। अध्यक्ष महोदय, ये सवाल आने के बाद हम लोगों ने विभाग से वहाँ पर स्थल निरीक्षण कराया और जो विभाग से कार्यपालक अभियंता के द्वारा जो रिपोर्ट यहाँ भेजा गया है उसके अनुसार अन्य बातें ज़रूरी हैं, लेकिन एक पैरामीटर जो एक क्राइटेरिया यह पुल पूरा नहीं करता है वो यह है कि 150 मीटर की दूरी पर एक और पुल है वहाँ पर, जो हालांकि वहाँ वो पुल ज़रूरी है, लेकिन इस बात को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं वो आगे हम लोग विभाग में विचार करके प्रयास करेंगे करने का। माननीय सदस्य, ये सच बात है अध्यक्ष महोदय कि ऑफ स्ट्रीम में 150 मीटर दूरी पर एक पुल है, वो सैकड़ों वर्ष पहले बना हुआ है, काफी कंजस्टेड है वो पुल, 4-4 घंटा पुल जाम हो जाता है। और इस पुल के महत्व जिसकी मैंने अभिस्ताव यहाँ पर लाया है उसको ऐसे समझिए, प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपया चंदा करके ग्रामीण लोग 200 रुपया चंदा करके प्रत्येक वर्ष वहाँ पर पीपा पुल बनाते हैं, ह्यूम पाइप देते हैं, मिट्टी का बॉन्ड बनाते हैं। वह पुल भी फेयर वेदर पुल होता है। जब मौसम खुला होता है, बरसात खत्म हो जाता है तो 10 लाख रुपया 50,000 लोग उस पुल से सीधा प्रभावित हैं। वो लोग चंदा करके पुल बनाते हैं अध्यक्ष महोदय। वो 150 ऑफ स्ट्रीम देखने से नहीं होगा। एक्चुअली बहुत बड़ी सघन घनी आबादी है। उधर सब्जी बेचने वाले माथा पर टोकरी लेके बाजार जाते हैं, दूध बेचने वाले साइकिल में दूध लेकर के जाते हैं, ठेला खोंचा वाले जाते हैं, मजदूर उस पार जाते हैं जहाँ मजदूर का बाजार लगता है, जहाँ से जिनको जितना मजदूर जरूरत है लेके जाता है। और सबसे बड़ी बात महोदय, इस पुल का शिलान्यास भी 2014 में तत्कालीन दिनों मंत्री थे सुरेश पासवान जी, यूपीए में ही थे। 14 में इन्होंने बड़ी धूमधाम से जाके उसका शिलान्यास किया था अध्यक्ष महोदय। इस पुल के महत्व को आप ऐसे समझिए। और मंत्री महोदया से मेरा यही निवेदन है, आप इसका फिजिबिलिटी मंगाइए। एज ऑन डेट भी हम कह रहे हैं, टंडवा साइड के 50,000 आदमी उनके चंदा से निर्मित पुल को क्रॉस होकर के जाते हैं, किंतु जैसे ही बरसात आएगा, बाढ़ आएगा नदी में, वो पुल बह जाता है। तो हमको लगता है कि पदाधिकारी शायद इस बात की जानकारी आप तक नहीं दिए हैं कि भाई इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाइए। आज भी वह पुल चालू है, लेकिन कंस्ट्रक्टेड बाई पब्लिक। 200 चंदा करके 5,000 परिवार चंदा दिया, 10 लाख देता है प्रत्येक वर्ष। इसलिए इसकी महत्ता को समझिए। अभी भी आप देखिएगा एनएच में रोड बना हुआ है, ट्रैफिक डेंसिटी आपका बढ़ गया, आज वाइडनिंग हो रहा है कि नहीं। ये कह देना कि 150 मीटर अप स्ट्रीम में पुल है, हमें लगता है ये खास करके दलित, पिछड़े, हरिजन, आदिवासी, जिसका ये सरकार अपने को हिमायती कहता है, 100% वही समाज के 50,000 लोग रहते हैं। और आदरणीय सुरेश भाई को तो बधाई देते हैं, शिलान्यास किए थे 14 में, अभी 11 साल बीतल है। आओ 1 साल के अंदर ये सरकार बनवाने का कमिटमेंट करे, फिर मैं अविश्वास लेता हूँ अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हमने यही कहा कि पुल की वहाँ जो है, जो विभाग के द्वारा सवाल आने के बाद हम लोगों ने विभाग के इंजीनियर से वहाँ की रिपोर्ट मंगाई है। उनके अनुसार जो एक अपस्ट्रीम ब्रिज है
उसकी वजह से ऑडिट में सवाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता है वहाँ। और 50,000 नहीं अध्यक्ष महोदय, वो जो आकलन वहाँ से आया है विभाग का, 5,000 लोग जरूर इससे लाभान्वित होंगे। तो एक बार विभाग में इस पर चर्चा करके कि आवश्यकता को देखते हुए बगैर ऑडिट या किसी तरह के सवाल, विपक्ष के लोग हैं सर, बाद में यही लोग सवाल उठा देंगे, तो इसको देखते हुए हम लोग सकारात्मक पहल करेंगे। मैं आश्वस्त करती हूँ माननीय सदस्य को। सिर्फ विषय इतना ही है, मंत्री महोदया को इनका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये बताया कि नहीं कि आज गांव के लोग चंदा करके पुल बना करके पार होते हैं, ये जानकारी आया कि नहीं पता नहीं। हम क्या बोले अध्यक्ष महोदय, जैसे ही बरसात खत्म होता है 10 लाख रुपया का मिट्टी का बॉन्ड बना के हिम पाइप दे करके, और गांव के लोग आना जाना 20 साल से कर रहे हैं। हम तो कहे कि भाई सुरेश पासवान जी मंत्री हुआ करते थे, शिलान्यास भी किए थे, तो मंत्री महोदय आप इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगा लीजिए, इसके रिक्वायरमेंट को दिखवा लीजिए, अगर आवश्यक हो तो कोई ऑडिट क्या, हम तो जन हित में काम कर रहे हैं, कल्याणकारी सरकार है, इसका तो घोषणा करना चाहिए कि मैं बनाऊंगा। सदस्य जो है हर समय असत्य बोलते हैं। जब सरकार का रिपोर्ट है, इन्होंने बताया कि 50,000, 10,000, वहां तो 3,000 भी आदमी पार नहीं होता है महोदय। इसीलिए ना जो है बनने में विलम्ब हो रहा है। माननीय मंत्री, ठीक ठीक ठीक, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, विभाग से रिपोर्ट मंगाया गया है। मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूंगी कि विभाग ने सभी क्राइटेरिया में उसको ओके किया है। एकमात्र जो बात ऑडिट का विषय बन सकता है वो यह है कि अपस्ट्रीम में 150 मीटर पर ही दूसरा ब्रिज है। और माननीय सदस्य राजनीतिक बात कर रहे हैं, न सिर्फ विभाग से बल्कि महागठबंधन के साथियों से भी हम लोगों ने वहाँ पता किया है, वहाँ पुल की आवश्यकता जरूर है, लेकिन जो टेक्निकल विषय आ रहा है उस पर हम लोग विभाग में चर्चा करके इस पर सकारात्मक पहल करेंगे। आपसे मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि अपने अभिस्ताव को वापस लें। इन विश्वास और इन उम्मीद के साथ मंत्री महोदया का जो आश्वासन है, करुण आश्वासन है? करुण पैथेटिक आश्वासन है, आश्वासन नहीं है? नहीं, करुण आश्वासन है, यानी पैथेटिक आश्वासन है। विनम्रता के साथ कह रही है कि आपका बात को मान लिया और बनाए। धन्यवाद। ठीक, वहाँ पर 1 साल के अंदर पुल बन जाए, यही कामना करता हूँ, क्योंकि जनहित में आवश्यक है। मैं अपना विश्वास वापस लेता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। राज सिन्हा जी का चिंता हो रहा था कि सत्येंद्र जी कितना देर छोड़े कि हम उठे। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि धनबाद जिला मुख्यालय अंतर्गत पूजा टाकी से बैंक मोड़ के मध्य गया पुल अवस्थित है। पुल पूर्व से प्रस्तावित गया पुल अंडरपास के निर्माण हेतु कुल 6 बार निविदा प्रकाशित होने के बावजूद अदिनांक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाई है। यह अंडरपास घनी आबादी के मध्य तथा धनबाद गया मध्य रेलवे के रेलखंड पर अवस्थित है, जो शहर को 2 भागों में विभक्त करता है। पूर्व से बने संकरी अंडरपास होकर सड़कों पर प्रत्येक दिन हजारों गाड़ियों का परिचालन होता है तथा अंडरपास के अप्रोच सड़क मार्ग जिला और राज्य के प्रमुख पथों में से एक है। प्रत्येक दिन आम जन के साथ साथ गंभीर मरीजों के आवागमन में पथ पर जाम से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि इस अंडरपास का निर्माण होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बरसात के दिनों में यहाँ की स्थिति और भी भयावह हो जाती है। विभागीय शिथिलता के कारण वर्णित अंडरपास सहित अप्रोच पथ का अधिनांक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाई है। अतः यह सभा व्यापक लोकहित पर विस्तार करती है कि धनबाद जिला मुख्यालय अंतर्गत उक्त वर्णित अंडरपास सहित अप्रोच पथ का विलंब निर्माण कराकर स्थानीय आमजन व दूर दराज से आवागमन करने वाले गाड़ियों के सुगम यातायात का लाभ दिया है। माननीय मंत्री। आप ही का सवाल अब ज्यादा है। हाँ मान्यवर, तो राज भाई ने जैसे पूरा संकल्प पढ़ दिया, क्या उत्तर भी पूरा पढ़ना होगा?
राजभाई के माननीय सदस्य के प्रश्न में ही वो तमाम विपरीत परिस्थितियां वर्णित हैं जिनके चलते इस पुल का निर्माण इतने विलंब से हो रहा है। एकल निविदा या टेक्निकली जो सस्टेनेबल रिस्पांस होना था इस निविदा में वो नहीं हो पाया मान्यवर, क्योंकि ये तकनीक जो है शायद झारखंड के लिए पहली होगी। ये धनबाद का व्यस्ततम रेल मार्ग है मान्यवर, और इस व्यस्ततम रेल मार्ग पर ब्लॉक ले पाना बहुत कठिन है। पूरे देश का आवागमन रेल पथ का कलकत्ता से बॉम्बे जो रूट है उसका ये मुख्य मार्ग है। विभाग ने तकनीकी विशेषज्ञों से बात करके इसमें बॉक्स पुशिंग मेथोडोलॉजी के माध्यम से करने का निर्णय लिया, लेकिन मान्यवर जो इस योजना की राशि तय की गई थी विभाग के द्वारा, जब लास्ट टेंडर में एकल निविदा आई जो इसमें टेक्निकली सही थी, उसकी राशि जो थी 10% की अधिसीमा से ज्यादा थी, और सरकार उस महत्वपूर्ण लोकहित के पुल के निर्माण के लिए बिल्कुल गंभीर है। मैं सदन के माध्यम से आपको यह आश्वस्त करता हूं कि उस जो सीमा 10% से ज्यादा बढ़ी है उसके लिए स्वीकृति लेने के लिए सरकार कैबिनेट जा रही है, और कैबिनेट से स्वीकृति के उपरांत बहुत जल्दी हम लोग उस काम को शुरू करेंगे, और जो आपकी चिंता है सरकार भी उससे निश्चित रूप से चिंतित है। बिना विलंब किए हुए राज बाबू। धन्यवाद महोदय। अविस्तार प्रस्ताव वापस लीजिए। धन्यवाद। मेरे से समान चिंतित आप भी होते होइएगा अध्यक्ष महोदय, उसी रास्ते क्योंकि आप भी उसी रास्ते से जाते हैं। माननीय मंत्री जी भी कई बार उस रास्ते से जाते होंगे, और काफी बस केवल यही है कि कैबिनेट से माननीय मंत्री जी कब तक आप उसको करा लेंगे, थोड़ा अगर आश्वासन दे देते एक डेट का हमको, तो हम भी थोड़ा क्षेत्र में लोग रोज अध्यक्ष महोदय रोज हमको फोन करता है, पूछता, हम कहते भी मैसेज करते हैं कि 27 तक वेट कीजिए, यह इतना महत्वपूर्ण है। एक थोड़ा बता देते कि कितना दिन में हो जाएगा कैबिनेट से माननीय मंत्री जी, तो सुविधा होती। मान्यवर दिन या तारीख बोलना तो उचित नहीं होगा, लेकिन हम आपकी भावना से बिल्कुल सहमत होते हुए आपको आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्दी आपको ये वहां पर कार्य धरातल पर दिखेगा। चलिए वापस लीजिए। ठीक है, धन्यवाद महोदय। मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन के साथ के विश्वास करते हुए अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं। माननीय सदस्य निरल पूर्ति जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि पश्चिम सिंहभूम जिला मझगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंझारी प्रखंड के तोरलो जलाशय, जिससे प्रखंड के लगभग 60 गांव को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन वर्तमान में जल स्तर गाद के कारण कम होने से सिंचाई की असुविधा हो रही है। पश्चिम सिंहभूम के मंझारी प्रखंड अंतर्गत तोरलो जलाशय डैम की सफाई एवं जीर्णोद्धार की जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, तोरले जलाशय योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में जो लक्ष्य था वहाँ 2750 हेक्टेयर का था, उसके विरुद्ध में हम लोग 2700 हेक्टेयर खरीफ फसल का पटवन किया है। और जो गाद सफाई के बारे में माननीय सदस्य ने मांग किए हैं, उसका हम लोग देख करके निर्णय लेंगे कि कितना उसमें क्या कॉस्ट पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तकनीकी समीक्षा के उपरांत ही गाद सफाई के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। माननीय सदस्य महोदय, तोरलो जलाशय पश्चिम सिंहभूम जिला का बहुत ही महत्वपूर्ण डैम है, और उसमें उस डैम में पानी जमा नहीं होता है, और उसका जो फाटक है उसका फाटक भी लीकेज है, पूरा जल जो है ना निकल जाता है। और विगत कार्यकाल में
तांतनगर प्रखंड में, मंझारी प्रखंड में 20 से 25 किलोमीटर नहर का भी निर्माण हुआ है और नहर में भी पानी नहीं जाता है। तो हम समझते हैं कि गाद को तो सफाई किया जाए। मतलब मेरा सरकार से हम मांग करते हैं कि एक समिति गठित कर स्थल की जांच कराया जाए और पटवन जो हो रहा है वो अपने से लीकेज होकर पानी चले जाता है खेत खलिहान में और इस तरह से पानी वहाँ रुक नहीं रहा है। तो वहाँ पर जो फाटक है और गाद को सफाई किया जाए तो समिति कम से कम सरकार एक बनाए, उसको अध्ययन करे और उसका कम से कम स्थल जाए समिति। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो मांग है उसको मैं टेक्निकल टीम वहाँ भेज करके निरीक्षण करा करके जो भी आवश्यक निर्माण वहाँ होना है मैं कराने का कोशिश करूँगा। चलिए वापस लीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं वापस लेता हूँ। आज पहली बार आपका और सुखराम जी का प्रश्न साथ साथ आया है। माननीय सदस्य सुखराम राव जी। अध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार के अविस्ताव करती है कि व्यापक लोकहित एवं जनहित में पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के नकटी जलाशय एवं जनाशय जलाशय दोनों जलाशय के मुख्य फाटक आउटलेट गेट जल का रिसाव हो रही है, जिससे हो रही जल की रिसाव को एकत्रित कर सिंचाई एवं रूप में उपयोग में लगाया सके और जलस्तर का बना रहे। दोनों उक्त जलाशय का पुराने गेट को नया लगाई जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसका पहले भी टेंडर निकल चुका था इसका रिपेयरिंग का, लेकिन जिस कंपनी को हम लोग दिए थे उस कंपनी ने इस काम को नहीं कर सका, तो उसको हम लोग डिबार कर दिए हैं, पैसा उसका सुरक्षित रख लिए हैं। तो वो न्याय में गया है। कल हम लोग इसमें ये वहाँ एक कुआं है जो संकीर्ण है जिसमें घुस के काम करना मुश्किल है, तो हम लोग टीम वहाँ भेज करके और उसको नया इंटेक वेल बनाएंगे। और जो पाइपलाइन है, अभी तो हम लोग फिलहाल जिस पाइपलाइन से पानी जाता है, जिस पाइप से उस पाइप को वेल्डिंग करके, वाटर वेल्डिंग, पानी के अंदर वेल्डिंग करके देखेंगे। अगर कामयाब हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है, फिर पानी सुखाना पड़ेगा, इंटेक वेल वहाँ बनाना पड़ेगा नया, तब उसमें काम हो सकेगा। इसमें अध्यक्ष महोदय, दो डैम की बात आई है, जनाशय डैम और नकटी डैम। नकटी डैम अध्यक्ष महोदय 2005-06 में बनी है और जनाशय डैम बनी है 1971-72 में। और 2005 के से लेकर आज तक हर बार हम जनाशय डैम के बारे में उठाते हैं सर। जनाशय डैम से सबसे बड़ा डैम है मेरे क्षेत्र के लिए और सबसे ज़्यादा खेती में पानी जनाशय डैम से ही मिलता है। यहाँ तक कि मेरे आवास भी जनाशय डैम से आता है। जनाशय डैम से दो फायदा है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि एक योजना शहरी जल आपूर्ति 56 करोड़ का ये योजना 2014 के दशक में योजना चला रही थी और वो भी बांसकटा डैम से, और विभाग के बिना अनुमति के ये प्रोजेक्ट बनाया गया, काम भी लगभग कंप्लीट हो गई। अंत में बांसकटा डैम से विभाग ने वहां से पानी देने के लिए रोक लगा दी और वो आज भी पेंडिंग है। अगर जनाशय डैम कई बार इसको बनाया गया, कई बार इसको मरम्मत किया गया, लेकिन आज तक हुआ नहीं। हम लोग 20 साल से देख रहे अध्यक्ष महोदय, और हर बार हमने जनाशय डैम का बारे बात उठाया है। तो मेरा मंत्री से, आपके माध्यम से मंत्री से मेरी मांग है कि वो जो गेट है, दो गेट है, गेट 1 गेट 2, दोनों गेट बिहार के समय से था। अंदर घुसिएगा तो अंदर का जो जगह है बहुत कम है, वहाँ घुटन महसूस होता है और कोई घुस नहीं सकता। तो नया गेट की मांग हम कर रहे हैं और नया गेट अगर लगेगा
क्योंकि बनेगा तो जनाशय डैम से शहरी जलापूर्ति को भी हम पानी दे पाएंगे और किसान को भी हम पानी दे पाएंगे। मंत्री जी, वहाँ की जनता, वहाँ किसान हमको दुआ मांगेगा, दुआ करेगा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय का तो कहना सही है, उसमें हम लोग विचार भी किए हैं, बैठक भी किए हैं। अब उसमें उच्च तकनीकी प्रावधान को सम्मिलित करते हुए असैनिक एवं यांत्रिक संरचनाओं को मरम्मत का प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को दिशा निर्देश दे दिया गया है और मैं बहुत जल्दी आपके ही देखरेख में वहाँ अपना टेक्निकल टीम भेजूंगा और आप भी साथ में रहिएगा और जैसे जिस तरह से भी वहाँ इस काम को पूरा करना है ये मैं आपको बहुत जल्द करा के दूंगा। चलिए वापस लीजिए। इन्हीं विश्वास के साथ में अपना प्रस्ताव को वापस करते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय जल्दी का कोई सीमा नहीं होता, कल कभी आता नहीं है, तो विशेष ख्याल रखते हुए जल का बात है, मैं अपने प्रस्ताव को वापस करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य उमाकांत रजक जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिशाप करती है कि बोकारो जिला के चंदनकेरी प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना अविलंब स्वीकृत करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चंदन क्यारी प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना का अभिस्ताव है। राज्य सरकार की वर्तमान नीति ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज की प्रस्तावना का संकल्प लिया है और वह कॉलेज चंदन क्यारी में विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत है और विभाग के द्वारा जो पूरक सामग्री उपलब्ध कराई गई है वो ये कहती है कि चंदन क्यारी विधानसभा अंतर्गत चास कॉलेज, चास जो है ये 24.2 किलोमीटर की दूरी है और महिंदी बाउरी डिग्री कॉलेज चंदन क्यारी यह स्थायी संबंधन प्राप्त कॉलेज है, ये 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बहुत आवश्यकता तो प्रतीत नहीं होती है, लेकिन माननीय सदस्य इसके बाद भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं प्रयास करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि चंदन क्यारी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है और सभी खेतिहर लोग हैं, दलित, पिछड़ी, आदिवासी की बहुलता है। वो चंदन क्यारी प्रोपर चौक से चास कॉलेज की दूरी 25 किलोमीटर है, लेकिन चंदन क्यारी का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र बंगाल सीमा से अगर हम जोड़ेंगे चास कॉलेज चास को तो हमको लगता है 35 किलोमीटर से कम नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। और जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने कहा कि वहाँ एक महेंद्री बावरी कॉलेज है जो एफिलेटेड है और ये एफिलेटेड कॉलेज में उसका अपना कमिटी है और उस कमिटी में उसके फादर हैं, उसकी पत्नी है, उसका भाई है और हम सब लोग समझते हैं जितने सदन में सदस्य हैं, जो एफिलेटेड कॉलेज होता है वो निजी की तरह हो रहा है। वहाँ पर गरीब जो अपना फीस जमा करने के लायक नहीं है वो उस कॉलेज में नाम लिखाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरी भावना को मंत्री जी समझ रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि सरकारी कॉलेज चंदन क्यारी में, एक डिग्री कॉलेज चंदन क्यारी में सरकार की तरफ से वहां पर स्थापित हो कि वहां के आम गरीब कम से कम उस कॉलेज से अपने बच्चों को शिक्षा दिला सके। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की भावना से बिल्कुल सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा है वो व्यावहारिक दृष्टिकोण से बिल्कुल उचित है। बंगाल सीमा से सटा हुआ चंदन क्यारी का इलाका निश्चित रूप से 4 से 35 किलोमीटर की दूरी पर चला जाएगा, लेकिन मान्यवर नीतियों की बाध्यता भी है। सरकार की नीतियां यदि प्रखंड मुख्यालयों में या प्रखंडों के स्तर तक डिग्री कॉलेज ले जाने का संकल्प नहीं रखती हैं तो वैसी स्थिति में नीतियों से विचलन कठिन है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सरकार की ओर से यह आश्वस्त करने का प्रयास करता हूं कि इस संबंध में सरकार एक सकारात्मक विचार करेगी। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारे राज्य में कम है
निश्चित रूप से जीआर को बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। हम लोग एक सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करेंगे और साथ में चंदन क्यारी प्रखंड के शिक्षा की वास्तविक स्थिति के अवलोकन के साथ यदि राज्य स्तर पर नीतियों में परिवर्तन संभव न भी हुआ तो राज्य के अत्यंत वैसे पिछड़े प्रखंड जहां शिक्षा की बहुत आवश्यकता है और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मिनिमम है या कम है, उसके आधार पर सरकार कोई सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निर्णय लेना चाहेगी। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरी भावना को उन्होंने समझा है और उनके विचारों के विश्वास पर मैं अभिशाप प्रस्ताव को वापस लेता हूं। माननीय सदस्य आलोक कुमार चौरसिया जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिवस्था करती है कि पलामू जिला के सबसे बड़े आबादी क्षेत्र चैनपुर प्रखंड तथा शहरी क्षेत्र जोड़ने वाला डाल्टेगंज और शाहपुर के बीच में 1978-89 के बीच में कोयल नदी पर पुल बना था महोदय, जो 45 वर्ष अनुपात शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के अत्यधिक वृद्धि के साथ ही वाहनों की बढ़ती संख्या, जिसके कारण उक्त पुल का दिन आए जाम की स्थिति बनी रहती है तथा वाहनों की अधिक भार, जिससे दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कोयल नदी पर एक और पुल का निर्माण हो, जो सरकार डीपीआर तैयार करा चुका है महोदय, मिट्टी का भी जांच हो चुका है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस पर एक नए पुल का निर्माण हो, ये हम सरकार से मांग करते हैं महोदय। माननीय मंत्री। मान्यवर, माननीय सदस्य की भावना और लोकहित के इस प्रश्न से सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत है। सरकार ने सैद्धांतिक रूप से सहमत होने के उपरांत ही सॉइल टेस्टिंग से लेकर डीपीआर सूत्रण का कार्य आरंभ किया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि लोकहित में उस पुल का निर्माण निश्चित सरकार कराना चाहेगी। अध्यक्ष महोदय, एक समय सीमा बता दिया जाए मंत्री जी, क्योंकि उस एक ऐसा पुल है महोदय कि वो गढ़वा, पलामू, डाल्टनगंज, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ को एकदम मेन लाइफ लाइन पुल है महोदय, और वो पुल अगर नहीं बनता है तो इतना जाम का स्थिति बना रहता, पूरे दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे जाम रहता, जनता परेशान, पब्लिक परेशान, आने जाने में कभी कभी हम लोग भी उस जाम में बह जाते हैं, जो स्थिति बनी रहती है। मुझे पूरा उम्मीद है महोदय, क्योंकि डीपीआर तैयार हो चुका है, मिट्टी का भी टेस्ट हो चुका है, मुझे आग्रह है कि जितना जल्दी हो वहाँ पे एक पुल का निर्माण हो, ताकि वहाँ के लोगों को आने जाने में, राहगीरों को सहयोग मिले। आप अपना अभिस्ताप वापस लेना, तो जवाब तो दे कि कब तक अपना कब लाएंगे कैबिनेट में। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिन बातों का जिक्र किया और 45 साल पुराने पुल का जिक्र किया, आउटबाउंड ट्रैफिक की स्थिति विभाग ने बड़ा स्पष्ट लिखा है मान्यवर। NH39 ओल्ड NH75 पर डाल्टनगंज से औरंगाबाद की ओर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर चैड़ाबार में कोयल नदी पर पूर्व से निर्मित पुल को NH75 से जोड़ने के लिए आरओबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके निर्माण के उपरांत गढ़वा जिला की ओर से आने वाला ट्रैफिक, औरंगाबाद की तरफ जाने वाला ट्रैफिक को डाल्टनगंज मुख्य शहर आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि इस आरओबी के निर्माण के बाद लगभग आपकी आधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और बच रही आधी समस्याओं को डीपीआर सूत्रण के उपरांत सरकार प्राथमिकता के आधार पर करना चाहेगी। महोदय, जिस आरओबी की बात कर रहे हैं मंत्री जी, वो डाल्टनगंज शहर से अलग पुल है और बगल में रेलवे है महोदय। पुल बने, हमें लगता है कि 2014 में वो पुल बना था, जो चेड़ाबार की बात करें, आज तक उसका ऑपरेचरवे या उसके बगल से साइड से सड़क नहीं बन पाया महोदय। रेलवे के या तो उसमें दिक्कत के वजह से, रेलवे का जमीन के वजह से वहाँ पे पुल उसका मतलब पूरी तरीके से पुल नहीं बन पाया महोदय। पुल बन के सिर्फ छोड़ा है और ग्रामीण क्षेत्र में पड़ जाता है महोदय। ये जिससे औरंगाबाद जोड़ने के लिए, डाल्टनगंज शहर आने के लिए छोटा छोटा गाड़ी, एक भी बड़ा गाड़ी, ट्रक या हाईवा उस क्षेत्र से नहीं आ सकता महोदय। और सबसे मेन क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ यही पुल है जो पूरे डाल्टनगंज दूसरे राज्य को जोड़ता है, इसके अलावा कोई वहाँ आने जाने का व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े स्कूल है महोदय चैनपुर में, उधर से इधर आने
जाने में बच्चे को कभी कभी तो पूरे दिन जाम का स्थिति बना रहता है। सरकार जब डीपीआर तैयार कर चुका है, उसमें मिट्टी टेस्ट कर लिया है, तो सरकार एक ऐसा समय बताए कि उसके अनुसार हम लोग चल के शिलान्यास करें ताकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के आम जनों को उसका सहायता मिले। मंत्री जी खाली इतना कह दे कि भाई हम अभी कैबिनेट में लाकर इसको हम पास कराने का काम करें। जब आप मिट्टी टेस्ट करा दिए तो उसको कैबिनेट में लाकर पास करा दीजिए, यही मांग है मेरा महोदय। सरकार का बहुत स्पष्ट उत्तर है कि डीपीआर सूत्रण की कार्रवाई चल रही है मान्यवर। डीपीआर सूत्रण के उपरांत ही ये तकनीकी स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति में जाएगा। माननीय सदस्य को उतने दिन धैर्य रखना होगा, लेकिन सरकार ने सैद्धांतिक रूप से आपकी बात से को माना है, इसलिए डीपीआर सूत्रण का काम चल रहा है। चलिए ठीक, स्थिति बहुत दयनीय है महोदय। समझ गए, आपका बात को तो मान लिया गया है। ठीक है महोदय, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम प्रस्ताव वापस लेते हैं। माननीय सदस्य संजय कुमार सिंह यादव। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल के सोन नदी से लिफ्टिंग कर करलवार रिजर्वायर जलाशय द्वारा नहर में पानी गिराकर 90 गांवों को 4000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिल गया है, सरकार सहमत भी हो गई है। मैं माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं महोदय कि ये कब कार्य प्रारंभ करा देंगे, क्योंकि 90 गांवों का मामला है महोदय, तो ये कब तक ये पानी दे देंगे, कार्य कब प्रारंभ करा देंगे, मैं इतना ही जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना हेतु वर्ष 2024 में 456 करोड़ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। कार्य का इकरारनामा भी हो चुका है और कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। इसके कार्य पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप चैनपुर, मेदिनी नगर और सदबरवा, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, हैदर नगर, मोहम्मदगंज प्रखंड लाभान्वित होंगे। और मुझे लगता है कि कार्य तो शुरू हो गया है, अभी हाल में ही इसका एग्रीमेंट हुआ है, एक 2 महीना पहले कार्य भी चालू हो गया है, तो काम चालू है। अब जितना जल्दी काम हो कंप्लीट हो, पानी चालू हो जाएगा। नहीं अध्यक्ष महोदय, इसको देवरी सोन नहर से, इसको सोन नदी से इसको पानी का सप्लाई करना है महोदय, वहाँ कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। क्या बोले नहीं? सोन नदी से इसको देवरी जहाँ सीमेंट फैक्ट्री है उसके बगल से इसको पाइपलाइन से पानी ले जाना है महोदय, अभी कार्य प्रारंभ वहाँ नहीं हुआ है। आप जिस योजना की बात कर रहे हैं वो दूसरा योजना है। ठीक है, तो इसमें जो पानी लिफ्टिंग का बात आप बोल रहे हैं वो भी इसी योजना के तहत होगा। इसी है, लेकिन ये कार्य प्रारंभ अभी नहीं हुआ है। ये नहीं हुआ है, लेकिन इसी योजना में, इसी प्राकलन में, एस्टीमेट में वो भी है और वो भी होगा। कार्य प्रारंभ करवा दीजिए, 25-26 में कार्य प्रारंभ करा दें इसको। ठीक है, ठीक करा देंगे। वापस लिए? हाँ वापस लेते हैं महोदय। माननीय सदस्य विकास कुमार मुंडा जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव लाया है अध्यक्ष महोदय, रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर कोल विद्रोह के महानायक वीर शहीद बुधू भगत के नाम पर रखने के लिए लाया है। और जो उत्तर प्राप्त हुआ है अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर को देखेंगे तो इसमें जो कहा गया है कि वर्तमान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के नाम परिवर्तन का कोई विचार नहीं है। इसीलिए तो अध्यक्ष महोदय यह अविस्ताव को हमने लाया है। अतः हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि क्या सरकार नाम बदलने का विचार रखती है, और अगर रखती है तो कब तक ये बताने का काम करे। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, विभाग ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है
रांची कॉलेज का अपग्रेडेशन केंद्र प्रायोजित योजना रूसा 1.0 के कंपोनेंट क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी बाय अपग्रेडेशन ऑफ एक्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेज अंतर्गत किया गया है। इस कंपोनेंट में रांची कॉलेज का स्तरोन्नयन मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है। तदनुसार झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2000 में अपेक्षित संशोधन किया गया है। विभाग यह कहता है कि वर्तमान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के नाम परिवर्तन का कोई विचार नहीं है। वही तो मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि क्या सरकार आने वाले समय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बदल करके हमारे कोल विद्रोह के महानायक वीर शहीद बुद्ध भगत के नाम पर करना चाहती है? बस हम तो इतना ही सवाल का जवाब मांग रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आप तो अच्छा लग रहा था। माननीय मंत्री जी अमित कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अमित झारखंड के शहीदों के नाम पर निश्चित तौर पर यहाँ पर होना चाहिए, बदले जाना चाहिए महोदय, क्योंकि हमारे यहाँ के शहीदों को हमारे ही घर में अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो बाहर कहाँ मिलेगा महोदय? इस अभिस्ताप को वापस मान्य सदस्यों को लेना है। अपना अपना प्रश्न मान्यवर, तकनीकी दृष्टिकोण से माननीय सदस्य विकास मुंडा जी का प्रस्ताव विचाराधीन तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मान्यवर उनका प्रश्न झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों, हमारे शहीदों, जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी, अगर उनका सम्मान झारखंड नहीं करेगा तो फिर सरकार को निश्चित रूप से सोचने की जरूरत है। मैं यह मानता हूं कि 1957 से 25 साल पहले हमारे इतिहास भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को 1857 लिखता है। 1832 में वीर बुधु भगत अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। जिस तरीके से इतिहासकारों ने झारखंड आंदोलनकारियों और झारखंड के शहीदों के साथ अन्याय किया है, मुझको लगता है कि आज की पीढ़ी को उसको सुधारने की जरूरत है। मैं सैद्धांतिक रूप से माननीय सदस्य विकास सिंह मुंडा जी की भावना से सहमत होते हुए यह उनको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी। झारखंड राज्य में अगर झारखंड के शहीदों का सम्मान नहीं होगा तो क्या दूसरे राज्यों में होगा? मैं यह मानता हूं कि वीर बुधु भगत के नाम से मध्य प्रदेश में या बिहार में या उड़ीसा में या दिल्ली में कोई महाविद्यालय नहीं बनने जा रहा है। वीर बुधु भगत के नाम से अगर कोई महाविद्यालय बने तो वो झारखंड की धरती पर बने और हमारे बच्चों को हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने और पढ़ने का अधिकार मिले। तो मान्यवर, मैं सैद्धांतिक रूप से उनकी बात पर सहमति व्यक्त करते हुए आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इसमें एक सकारात्मक सोच के साथ निर्णय लेगी और निश्चित रूप से झारखंड के शहीदों को झारखंड में सम्मान मिलेगा। अपना धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपना अविस्ताव इसी आश्वासन के साथ वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य नागेंद्र नाथ महतो। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि कुनार नहर सिंचाई परियोजना किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना है जो आज तक पूर्ण नहीं हो पाई है। परिणामतः इस परियोजना से संबंधित किसान उन्नत कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं और जो लोगों को रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर करता है। ज्ञात हो कि इस महत्वपूर्ण योजना के निर्माण में अटका के सामने वन विभाग से अनापत्ति नहीं मिलने के कारण एवं चिचाकी के सामने रेलवे लाइन में अंडरपास नहर के निर्माण के अभाव में डुमरी तक इस नहर के विस्तार में आज भी बाधा बनी हुई है। राज्य सरकार उपयुक्त महत्वपूर्ण योजना को अतिशीघ्र पूरा कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बाधक तत्वों को चिन्हित कर अतिशीघ्र बाधाओं को दूर करने की कार्रवाई करे जो जनहित में अति आवश्यक है।
महोदय उत्तर मिला है, लेकिन उत्तर स्पष्ट नहीं है, इसलिए कि 1978 में कोनार सिंचाई योजना का शुरुआत हुआ। आज 47 वर्ष हो गया हुजूर, लेकिन 47 वर्ष में पानी एक बूंद नहीं आया। एक बार मुख्य नहर में पानी दौड़ाया गया आपको 2019 में। इसके बाद ब्रांचेज नहर नहीं बनी और जीटी रोड अटका के सामने, जीटी रोड के उस पार 500 फीट मात्र जंगल पड़ता है। इसके बाद फिर नहर बन गई है। 500 फीट मैंने जंगल विभाग से अनुमति नहीं मिलने के चलते 500 फीट नहर नहीं बनने के चलते पूरा नहर बाधित है। चिचाकी रेलवे स्टेशन है सर, उस रेलवे के लाइन के अंदर पास होना चाहिए, वो भी नहीं बन पाया क्योंकि 3 विधानसभा और 3 लोकसभा प्रभावित है। मांडू विधानसभा, हजारीबाग लोकसभा और बगोदर में कोडरमा लोकसभा और डुमरी में गिरिडीह लोकसभा, 3 लोकसभा और 3 विधानसभा को प्रभावित करता है। ये 62,000 हेक्टेयर भूमि का पटवन होगा इसके बनने से। लेकिन आज सर 47 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहर में पानी नहीं आया, ब्रांचेज नहीं, नहर नहीं बन पाया है। सिर्फ अभी यहाँ एक उत्तर आया है कि योजना को आगामी 30 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसके उपरांत 56,767 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अध्यक्ष महोदय 47 सर गुजर गया है, अब मंत्री महोदय बतावें कब तक इसको फाइनल करेंगे। 47 वर्ष एकीकृत बिहार में 78 से शुरू हुआ और आज तक फाइनल नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, कोनार डैम सिंचाई परियोजना में सरकार गंभीर है और इस परियोजना का अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए 2,340 करोड़ रुपया का टेंडर हो चुका है। अक्टूबर 2024 में स्वीकृति मिल गई है, प्रशासनिक स्वीकृति और इकरारनामा भी हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपके कार्यकाल, आधा कार्यकाल में ही पानी आपके क्षेत्र में दौड़ा दिया जाएगा। बहुत बढ़िया माननीय मंत्री महोदय का प्रश्न आपका उत्तर मिला है कि आप मनेसी काल में 5 साल के अंतराल में ही पानी आधा कार्यकाल में जी माने और अगले साल तक मिल जाएगा। वापस 30 माह यहाँ लिखे हैं। हाँ ठीक है, और आधा कार्य कितना बहुत बढ़िया, वापस लीजिए। बहुत बढ़िया काम होगा, काहे कि 50 साल 47 साल हो गया है। मंत्री महोदय इस पर ध्यान दिया जाए, ये हमारा आग्रह होगा। ठीक, वापस लीजिए। जी मैं अभिस्ताव वापस लेता हूँ। धन्यवाद माननीय सदस्य। एकदम काम अब तो कामे होगा। मनोज कुमार यादव जी। महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि दिनांक 21/12/2024 को अतिक्रमणवाद संख्या 15/2022-23 के तहत गढ़वा स्थित खाता संख्या 246, प्लॉट संख्या 1391 और सहिजना स्थित खाता संख्या 192, प्लॉट संख्या 170 में जिसका रकबा क्रमशः 00352 एकड़ एवं 0.01760 एकड़ है के संबंध में नोटिस दिया गया। खाता संख्या 246, प्लॉट संख्या 1391 रजिस्टर 2 के पेज में नंबर 196 रकबा 010 डिसमिल वर्ष 1991-92 से 2008 तक रसीद काटा गया है। खाताधारी इस खाता प्लॉट में वर्ष 1991 से अपना आवासीय मकान बनाकर रह रहे हैं। उक्त आवासीय घर का नगर परिषद को होल्डिंग टैक्स भी जमा किया जा रहा है, घर का बिजली बिल भी जमा किया जा रहा है। इसके बावजूद खाता संख्या 246, प्लॉट संख्या 1384 एवं 1385 में मकान को भी अंचल कार्यालय के द्वारा कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। प्रशासन के द्वारा अवैध तरीके से पुलिस बल का सहारा लेकर घर को तोड़ दिया गया है। अब जमीन मालिक गृहविहीन हो गए हैं।
और तिरपाल लगाकर किसी तरह से अपने बाल बच्चों के साथ रह रहा है। प्रशासन के इस अन्यायपूर्ण कार्य के लिए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए जमीन के हकदार को न्याय दिलाने की मांग सभा से करता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य द्वारा जो काड़वा स्थित खाता संख्या 246 प्लॉट नंबर 1391 सहजियाना स्थित खाता संख्या 192 प्लॉट संख्या 170 जिसका रकबा के संदर्भ में इन्होंने बताया है और ये भी कहा है कि यहाँ प्रशासन के द्वारा न्यायपूर्ण तरीके से बलपूर्वक वहाँ बसे लोगों को हटाया गया। तो इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि ये जो जमीन है गैर मुजरुआ नदी नाला के नाम से उदर्ज है। क्योंकि नदी और नाला किसी को आवंटित नहीं होता है किसी ये के लिए आवासीय पर्पस के लिए, इसलिए इसको अतिक्रमण मानते हुए इसमें तो स्पष्ट लिख दिया है अतिक्रमण बात संख्या 15/2022-23 में मौजा साजियाना के खाता संख्या 246 प्लॉट नंबर 1391 एवं खाता संख्या 192 प्लॉट संख्या 170 में अवस्थित अतिक्रमणकर्ता को झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 के निहित प्रावधानों के अनुसार फॉर्म 1 में दिनांक 27/8/2022 को नोटिस निर्गत कर विधिवत तामीला किया गया। तत्पश्चात उस बाद में मामले की सुनवाई हेतु तिथियां निर्धारित की गई। अतिक्रमण कर्ता द्वारा बाद भूमि संबंधित कोई वैध राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद से ही अंतरिम आदेश पारित करते हुए अतिक्रमण करने हेतु दिनांक 23/5/2023 को नोटिस निर्गत कर विधिवत नोटिस तामीला कराया गया। तो अध्यक्ष महोदय इसको अतिक्रमण बात मानते हुए इसको अतिक्रमण को खाली कराया गया और ऐसे भी नदी नाला जो खास होता है गैर मुजरुआ का उस पर किसी को आवंटित करने का सरकार का प्रावधान नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इस पे विचार नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्य महोदय, मेरा आरोप है महोदय कि जो जिला प्रशासन के द्वारा जब कहा जा रहा है कि अतिक्रमणवाद चलाया गया, तो मेरा कहना है महोदय कि जो अतिक्रमणवाद चलाया गया महोदय वह कागज पे चलाया गया महोदय, नोटिस दूसरे पक्ष को नहीं दिया गया महोदय, नोटिस दूसरे पक्ष को दिया गया, मौका भी नहीं दिया गया महोदय। जो कहा जाता है कि कागज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिया गया महोदय, कभी नोटिस नहीं मिला और अंतिम दिन में जब तोड़ना था उसके एक दिन पहले नोटिस थमा दिया महोदय। तो मेरा कहना महोदय जो फर्जी मैंने अब केस चला रहा है, वाद चला रहे महोदय, हमको नोटिस मिलना चाहिए, हमारा पक्ष सुनना चाहिए महोदय। और जो एप्लीकेंट है महोदय जिसका तोड़ा गया महोदय, वहाँ जिला परिषद के उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव जी का महोदय और 1991 से वहाँ रह रहे महोदय, उसके पास भी रसीद कटता है, खाता से उसका भी रसीद कटता है महोदय। मेरा रसीद अगर गलत करता है तो उसको चैलेंज करता है, उसको पहले कैंसिल कर देना चाहिए महोदय। और हम क्या कहते हैं नगर परिषद का होल्डिंग टैक्स भी देते हैं महोदय, तो पहले हमको मेरे पक्ष को सुनना चाहिए महोदय। इन्होंने हमको नोटिस भी नहीं दिया, सत्यनारायण यादव जी को नोटिस नहीं दिया और जाके बुलडोजर लगा तोड़ दिया महोदय। यह सारा मामला सुनियोजित ढंग से महोदय, सुनियोजित ढंग से दुर्भावना से प्रेरित होकर बिना अंतिम दिन में नोटिस देकर तोड़ दिया महोदय। इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए महोदय। प्रशासन जो अधिकारी ने इसको तोड़ा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई की मांग करते हैं महोदय। नहीं देखिए इसमें इंटरफेयर करने का नहीं है, इसमें नहीं है सत्येंद्र बाबू, इसमें इंटरफेयर करने का नहीं है। मनोज बाबू पूछ बोलिए, मंत्री जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन बातों को सामने रखा है कि उनको मौका ही नहीं दिया गया, एक षड्यंत्र तरीके से उनको एक दिन पहले नोटिस थमा करके मतलब आवश्यक कागजात भी दिखाने का मौका ही नहीं देके उसको तोड़ा गया। यदि इस तरह की बातें माननीय सदस्य लिखित रूप में देते हैं और इनका कहना कि कोई सत्यनारायण यादव जी हैं उनका भी घर मकान वहीं पर, उसको तोड़ा नहीं, यही है ना। तो इसीलिए तोड़ा गया वही सत्यनारायण यादव जिला परिषद उपाध्यक्ष का मकान तोड़ा गया महोदय, तोड़ा उसी का गया। तो यदि इस तरह की बात है तो अध्यक्ष महोदय मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह का जमीन का किस्म वहां के अंचल अधिकारी ने बताया है उस जमीन को हम लोग किसी को बंदोबस्ती नहीं देते हैं। उसके बावजूद भी माननीय सदस्य को शंका है तो मैं इसको दिखवा लेता हूं और यदि ऐसा हुआ है तो फिर इसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है मनोज बाबू। महोदय हमको तो मौका मिलना चाहिए था महोदय सत्यनारायण यादव जी को। आप
मौका मिलना चाहिए था महोदय। सहमत हो गए, उसको दिखवा लेते हैं फिर से। अगर हमारा रसीद गलत करता है, हमारा गलत है महोदय, तो उसका मौका मिलना चाहिए हमको बोलने का महोदय, देने का महोदय। बिना मौका दिए हमको जस्टिस तो नेचुरल जस्टिस मिलना चाहिए महोदय। और दूसरा प्रश्न मेरा महोदय आपके माध्यम से है, वह सत्यनारायण यादव जिला परिषद के उपाध्यक्ष है वहां पर महोदय, अभी वर्तमान में उनको सरकारी रूप से प्रावधान है, प्रत्येक जिला में उपाध्यक्ष को भी सरकारी रूप से फ्लैट मिलता है महोदय, और रहने आवासीय फ्लैट मिलता है महोदय। हम महोदय से आग्रह करेंगे कि अभी उसको रहने का तिरपाल लगा कर रह रहे महोदय, तो कम से कम उनको आवासीय उपलब्ध करवा दिया जाए महोदय, सरकारी रूप से दिलवा दिया जाए महोदय, जो प्रत्येक जिला में मिलता है महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मामला तो जमीन से संबंधित था, इंक्रोचमेंट हम लोग बोल रहे थे, उनका कहना था कि पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया, तो इस बात को हम लोग दिखवा लेते हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ कि इसको मैं जांच करवा लेता हूँ कि क्यों मैंने इस तरीके से बिना नोटिस था मिला कि इस तरह से किया गया, तब उनको हम न्याय दिलाने के दिशा में कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं सहमत हूं, भावना को कदर करते हुए ये डिसीजन ले रहे हैं अध्यक्ष महोदय। की कार्रवाई करेंगे, मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा कहना महोदय कि आप सरकार है महोदय, उसको जिला परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष है महोदय, प्रत्येक जिला में उपाध्यक्ष को आवास मिलता है महोदय उपाध्यक्ष को, तो आप सरकार है महोदय, कम से कम आवास अभी रह रहे, तिरपाल बिछा के रह रहे, तिरपाल लगा के रह रहे, कम से कम आवास तो दिलवा दिया, डीसी को कह दिया जाए कि उपाध्यक्ष को आवास दीजिए, जो मिलता है, जो प्रावधान है सरकारी प्रावधान, उसको तो दिलवा दिया जाए, सब जगह मिलता है, वहां भी दिलवा दिया जाए, तो क्या दिक्कत है महोदय? हाँ ठीक है अध्यक्ष महोदय, उपायुक्त से हम लोग सब बात करके वापस लीजिए मनोज जी। धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताप करती है कि बहरागुड़ा अपेक्षाकृत एक पिछड़े हुए विधानसभा क्षेत्र है, जहां से जिला मुख्यालय का औसत दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार युवा, विशेषकर महिला को रोजगार के स्रोत में जोड़ने के लिए राजकीय संस्थान द्वारा प्रशिक्षण का कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। उनमें विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज का स्थापना होने का, स्थानीय महिला को नर्सिंग प्रशिक्षण सुविधा करने के लिए मांग करता हूँ। इसमें है महोदय, देखिए मंत्री जी, हमारे बहरागुड़ा क्षेत्र बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र है और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भी है। बहुत सारे उग्रवाद का द्वारा घटना भी घट गया है। वहीं से वीडियो को आपका किडनैप करके लेके गया था, वहां पर थाना में फायरिंग हुआ था, और उसके साथ साथ महोदय वो जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर का दूरी में है, और ऐसे परिस्थिति में वहां पर कौशल विकास का अभाव में माने बेरोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और किसी के अलावा कोई यहाँ पर रोजगार का स्रोत वहां पर महोदय नहीं है, और युवा रोजगार के तलाश में राज्य में भी पलायन कर रहा है। और ऐसे परिस्थिति में युवा को हुनरमंद बनाना सरकार का जिम्मेदारी है, विशेष करके महिला के क्षेत्र में, क्योंकि आज मान लीजिए महिला सम्मान में अंगूठा छाप को 2,500 मिल रहा, तो जो पढ़ी लिखी है वो सोचता है कि भाई हम अपना हुनर में थोड़ा ज्यादा रोजगार करके दिखाएंगे। और हमेशा हम देखे महोदय कि सरकार का फोकस शहरी क्षेत्र में रहता है, जबकि शहरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्राइवेट संस्थान है जहां से प्रशिक्षण लिया जा सकता है, और शहरी क्षेत्र में महोदय रोजगार भी ज्यादा है, लोग संपन्न लोग ज्यादा रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में महोदय सुबह कुदाली लेके जाता है, शाम को 200 रुपया लेके घर वापस आता है। और ऐसे परिस्थिति में महोदय कोई प्राइवेट जगह पर जाके आपका पढ़ना, सरकारी फीस देके प्राइवेट जगह पर पैसा देके, यह असंभव जैसा है। इसीलिए हमारा मांग था कि एक नर्सिंग ट्रेनिंग का आपका सरकारी ये किया जाए, जिससे माननीय मंत्री जी। सर, माननीय सदस्य समीर मोहंती जी का जो गैर सरकारी संकल्प है महोदय, ये सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं अपने क्षेत्र में सर, अच्छी बात है सर। और आपने देखा होगा सर, बजट में हमने लिया है, प्रावधान लिया है। मेरा जो फोकस है, मेरा जो टारगेट है, और गवर्नमेंट जो मैं एम है सर
कि हम राज्य में मेडिकल कॉलेज और एएनएम जीएनएम नर्सिंग कॉलेज हम खोले महोदय। जब मैं इसके अंदर जब मैं डीपली गया महोदय, तो ये बात सही है कि वी आर ऑपरेटिंग महोदय, जो गवर्नमेंट के जो सीट्स हैं महोदय, जो कॉलेजेस हैं, एएनएम स्कूल जो झारखंड में है 10 है महोदय, जीएनएम स्कूल 3 है, बीएससी नर्सिंग 1 है, और महोदय जिसकी हम लोग जो संचालित कर रहे हैं प्रज्ञा के द्वारा 8 है, और प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज 5 है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको हम लोग ठीक ठाक से नहीं चला पाए। अब हम लोग ऐड भी निकालते हैं तो जो बच्चे वहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं और सीटें खाली हो जाती है। तो ऐसे में सर जो गवर्नमेंट कॉलेज की हालत ख़राब है, और अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज खोलेंगे भी महोदय तो फिर जो नर्सिंग काउंसिल जो है महोदय वो उनको मान्यता देती भी नहीं है। हम चाहेंगे कि हम लोग का लक्ष्य है महोदय बच्चों को पढ़ाना, ये बात सही है। बरागुड़ा जो है वो बैकवर्ड एरिया है, पिछड़ा एरिया है, और सरकार का भी ध्यान है, और हमारे समीर भाई जो काफ़ी सर सेंसिटिव भी हैं, लगातार ये प्रश्न भी करते हैं। तो महोदय इनका जो पूरक प्रश्न था कि बरागुड़ा की जो दूरी है 100 किलोमीटर से मुख्यालय तय है, तो महोदय ऐसी बात नहीं है। वहाँ हमको लगता है कि जहाँ ये चाह रहे हैं गुल्लू डी, जिसकी दूरी 63 किलोमीटर है, वहाँ पर हम लोग एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज ऑपरेट कर रहे हैं, तो ज़्यादा दूरी नहीं है। हम चाहेंगे महोदय कि अगर सरकारी व्यवस्था वहाँ लागू करने, सरकारी एएनएम अगर हम कॉलेज खोलेंगे तो बच्चे वहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे महोदय, इतना खर्च भी हो जाएगा। तो हम चाहेंगे महोदय कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज खोले महोदय, हम लोग पीपीपी मोड में देंगे इनको, और हम आश्वस्त करते हैं महोदय हमको ज़मीन दे दें 1 महीने के अंदर महोदय, हम प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज वहाँ हम बरागुड़ा में हम देंगे महोदय। हम चाहते हैं ट्रैवल महोदय, तो हमारी बच्चियाँ पढ़े महोदय। आप देखिएगा केरला में कितना अच्छा है महोदय नर्सिंग कॉलेज का जो सेटअप है, झारखंड में नहीं बनाया इन लोगों ने महोदय। कैसे इसको ठीक करें, हम इस पर दिन रात हम काम कर रहे हैं, थोड़ा हमको समय भी चाहिए। और आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल हम महोदय कूटी गए थे, वहाँ गए महोदय, बोला कि हमको कुछ शिकायत मिला कि वहाँ पे ठीक ठाक हॉस्पिटल नहीं है। पेपर में भी मैंने देखा कि वहाँ ट्रैवल क्षेत्र में हॉस्पिटल ठीक नहीं है महोदय। जब मैं गया महोदय वहाँ पर, मैं रात की महोदय मैंने कह दिया है झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए दिन हो या रात महोदय, मैं दिन रात काम करूँगा महोदय। और रोजा रखने के बाद भी रात में मैं 1 बजे रात को महोदय जब मैं खूटी गया, मैं किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। हम देखना चाहते थे कि व्यवस्था क्या है। मेरा आदिवासी क्षेत्र है महोदय, आदिवासी के लिए राज्य लिया गया है, हम लोग क्या कर रहे हैं महोदय। लेकिन महोदय जब मैं वहाँ गया महोदय, मुझे गर्व होता है कि हमारे डॉक्टर्स पर, हमारे विभाग पर कि इतना अच्छा सेटअप हम चला रहे हैं, हमें सपोर्ट चाहिए। तो निश्चित तौर पर महोदय मैं समीर दा को मैं आश्वस्त करता हूँ महोदय कि उनके क्षेत्र में भी नर्सिंग कॉलेज खुलेगा। अगर इनको लगे कि नहीं सरकारी कॉलेज ही खोलना है तो हम प्रस्ताव बढ़ाएंगे महोदय, और हर हाल में महोदय हमारी बच्चियां पढ़े, ये सरकार का संकल्प है महोदय। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि अपना वापस तो लेंगे महोदय। यात्रा के क्रम में हमारे मंत्री महोदय कई बार देखे हैं, एकदम बिल्कुल कोना में, एकदम कोचा में हम लोग रहते हैं, और बंगाल उड़ीसा का सीमावर्ती क्षेत्र में, तो बंगाल उड़ीसा के भी ये में होगा। और दूसरा बात यह है कि अब रोजा के समय में थोड़ा कम से कम आज रोजा रखे हैं, धर्म कर दीजिए। एक तो अगर गालूडी में सरकारी ये में पढ़ सकता है बच्चा लोग, तो बरागुड़ा में क्यों नहीं पढ़ सकता। अब रोजा रखे हैं, मंत्री महोदय का कलीजा भी बहुत ये है, 56 इंच का, मैंने हमको लगता सीधा है, थोड़ा सा घोषणा कर दीजिए कि सरकारी तो हम वहाँ पर करेंगे। चलिए मंत्री जी। सर देखिए पवित्र माह रमजान है सर, और इस पर झूठ नहीं बोलना चाहिए सर। मैंने कहा ना कि सर कि सरकारी कॉलेज खोलना बड़ी बात नहीं है, मैं तो खोल दूंगा सर, पैसा देंगे कॉलेज खुल जाएगा। बड़ी बात कॉलेज खोलना नहीं, बड़ी बात है कि कॉलेज संचालित करना, कॉलेज ठीक ठाक चले, बच्चे वहाँ पढ़े। अगर हमारे समीरदा कहेंगे कि नहीं हम कॉलेज खोले, बच्चे वहाँ पढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर महोदय मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि मैं नर्सिंग कॉलेज आपको दूंगा। ठीक, कॉलेज आप खोलिए, निश्चित रूप से वहाँ त्रिवेणी संगम है, बच्चा का अभाव नहीं होगा। हम बोले रोजा रखे हैं तो एक तो धर्म कर दीजिए, और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है
कि चतरा जिला अंतर्गत संपूर्ण चतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में वन क्षेत्र से हजारों की संख्या में नीलगाय आकर स्थानीय कृषकों की फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, जिससे कृषकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार से आग्रह है कि नीलगायों की ग्रामीण क्षेत्रों में आने से रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाई जाए। मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का अभिस्ताव गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जहाँ तक मुझको याद आता है कि एक प्रश्न भी इसी आशय का माननीय सदस्य ने पूछा था। नीलगायों को किसी एनक्लोजर में रखने का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई क्षेत्र ऐसा निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है कि नीलगाय उसी में रहें, वहां से बाहर न निकले। और जहां जंगल और शहरी आबादी सटी हुई है, जहां पर इंटरफेस है, वहां पर जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में प्रवेश एक सामान्य सी बात है। अब मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कोई कारगर या कोई बहुत सटीक उपाय नहीं है। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब हमारी बस्तियां जंगलों तक पहुंच गईं तो जंगल में रहने वाले लोग हमारे आंगन तक आने लगे। तो ऐसी कोई व्यवस्था बहुत नहीं है। मुआवजे की स्थिति में, फसल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है। और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था में यदि आपको ये प्रतीत होता है कि कहीं पर किन्हीं के कोई दावे स्पेसिफिक आपके पास हैं जिनका मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, तो सभापति महोदय, माननीय सदस्य अगर स्पेसिफिक कुछ बताना चाहेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उस पर जांच भी करेंगे, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे और जो किसान हैं जिनकी फसल क्षतिग्रस्त हुई है उनको उपयुक्त मुआवजा भी दिलाने का प्रयास करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जो कृषक के फसल लगाने, फसल उगाने, फसल काटने में जो मेहनत में लगता है महोदय, उतना जो राशि एकदम आप देख रहे थे हम रिपोर्ट महोदय, मतलब 2021 में 2.45 एकड़ इसको मिला है मात्र 19,829 रुपया। मतलब एक वर्ष में पूरा मात्र 2 एकड़ 45 डिसमिल में जमीन में फसल बर्बाद हुआ। माननीय मंत्री महोदय जी से मैं जानना चाहता हूं कि हमारा जो इलाका है चतरा विधानसभा, वो पूरे प्रभावित। आप कन्हाचट्टी प्रखंड में चले जाइए, आप चतरा ब्लॉक में चले जाइए, हम माननीय मंत्री महोदय, आप भंटरग में चले जाइए, आप प्रतापपुर और कुंदा, ये पूरा क्षेत्र जो है नीलगाय से एकदम हजारों की संख्या में अभी देखिए दिन में जाकर के पूरा फसल बर्बाद कर रही है, चल रही है। और जो आपके द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो मात्र दिया गया है, हमको लगता है कि अभी तक थोड़ा 1.5 लाख है। माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही समाप्त होने तक समय बढ़ाई जाए। मात्र 21 में मिला है 19,829 रुपया, 22 में मिला है 74,494 रुपया, फिर 2023 में मिला है 22,600, मैंने कमते भी गया है राशि 22,662 रुपया, और 24-25 में 39,457 रुपया। महोदय, मतलब हमको लिए गांव के गांव चर जा रहा है, किसान कैसे रहेगा? वो एकदम मैंने आप समझिए आत्महत्या के सिवाय उसके पास क्या उपाय है? न वहाँ पर रोजगार है, न नौकरी है, केवल खेती पर डिपेंड करता है। आलू, टमाटर, मिर्ची सब तहस के ना घर को भी तोड़ दे रहा है। कितने जानवर चले गए, कितने लोग के मोटरसाइकिल से जा रहा है, तड़प के गया, मार दिया, उसको डेथ कर गया। हमको लगता है कम से कम 9-10 युवाओं के भी जान चला गया, उसका आने जाने में जा रहा है, मोटरसाइकिल से कूद गया उसी पर। तो महोदय, इसके लिए तो ठोस कुछ माननीय मंत्री जी से आग्रह मैं करूंगा कि ठोस को जब तक उपाय नहीं कीजिएगा तब तो या तो यह चतरा विधानसभा खाली करना पड़ेगा।
छोड़ देना पड़ेगा लोग के। हम नहीं कहते हैं कि जंगली जानवर के कैसे आप, हम कहाँ कहते हैं कि उसको आप, लेकिन उसके लिए वैकल्पिक कोई रास्ता तो सुझाना होगा, निकालना होगा, नहीं तो कैसे वहां पर रहेंगे। महोदय माननीय मंत्री जी से मैं चाहता है कोई स्पेसिफिक जवाब मिल जाए जिसमें लोग वहां पर रह सके, वहां फसल उपजाऊ कर सके, कृषक वहां बच सके, बचाया जा सकता है। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा जो है वो बिल्कुल जायज है, हम सहमत हैं। लेकिन अगर घटनाओं की रिपोर्टिंग कम है और उस रिपोर्टिंग में हमारे पदाधिकारियों की कहीं कोई लापरवाही या कोताही है, तो हम आपके माध्यम से उनसे यह आग्रह करना चाहेंगे कि वैसी घटनाओं की रिपोर्टिंग वो अनुशंसा के साथ डीएफओ साहब को भेज दें। मैं मानता हूं कि नीचे स्तर के कर्मचारी पदाधिकारी क्षति का वह आकलन नहीं करते हैं जिसकी आवश्यकता होती। अगर 1 एकड़ फसल में क्षति हुई है और कर्मचारियों ने, हमारे पदाधिकारियों ने उसको आधा एकड़ लिख दिया, तो उस बेचारे गरीब किसान को आधे एकड़ का ही मुआवजा मिलता है। तो मैं पहली बात तो आपसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे मामले जो आपको रिपोर्टेड होते हैं उनको आप अपनी अनुशंसा के साथ भेजें, और उस अनुशंसा के आलोक में भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप मुख्यालय को एक बार जरूर अवगत कराएं। और दूसरी बात, जैसे यदि किसी की मृत्यु हुई है नीलगाय के माने कूद जाने से या नीलगाय से टकराने से, यदि किसी की मृत्यु हुई है तो 4 लाख रुपए का प्रावधान है। यदि कोई ऐसी घटना है स्पेसिफिक जिसको आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये मृत्यु जो हुई है नीलगाय के टकराने से हुई है, कोई सनहा दर्ज हुआ है, कोई एफआईआर हुई है और उसको वन विभाग ने संज्ञान में नहीं लिया है, तो ये गंभीर विषय है। निश्चित रूप से इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। और आपकी भावना को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र के लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए, पुख्ता इंतजाम के तौर पर मैं आपको इस सदन के माध्यम से यही आश्वस्त कर सकता हूं कि चतरा वन प्रमंडल में हमारे पास एक क्विक रिस्पांस टीम है, क्यूआरटी। अब इस क्यूआरटी का सर्वाधिक जो नीलगाय से प्रभावित इलाके हैं उनमें डिप्लॉयमेंट की बात मैं विभाग से करता हूं, और मैं यह प्रयास करता हूं कि सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में क्यूआरटी का डिप्लॉयमेंट हो जाए, और जिस फसल के दरमियान ये घटनाएं ज़्यादा रिपीटेडली घटती हैं, जिनकी बारंबारता या आवृत्ति ज़्यादा है, तो वैसे समय में उस क्यूआरटी को वहीं स्टेशन करने का निर्देश विभाग को देता हूं। वापस ले लीजिए। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के जो उत्तर आया बहुत संतोषजनक। मैं उत्तर वापस तो लेना ही है, लेकिन माननीय मंत्री जी से एक आग्रह और है कि जो रेट है 1 एकड़ 2 एकड़ या डिसमिल पर जो तय हुआ है, हमको लगता है रेट की भी थोड़ा सा बढ़ोतरी करना चाहिए था, और रेट बढ़ा करके किसानों के, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत घटनाएं हुई, हमको लगता है कि 9-10 आदमी डेथ किया है एक्सीडेंटल। अब हम उसको भी पूरा हमको जानकारी अब ले करके कि उसको मुआवजा मिला है कि नहीं मिला है, और आपने मुझे संतुष्ट कर दिया। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं केवल आग्रह है कि उस पर रेट थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि फसल सब बर्बाद हो जा रहा है, बहुत कम रेट है इसका, रेट थोड़ा बढ़ाने की कोशिश किया जाए माननीय मंत्री महोदय जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो आग्रह आया है उसमें मैं उनको बताना चाहूंगा कि यह दरें जो हैं ये संकल्प के जारी होने की तिथि 15/6/2023 है। 15/6/2023 में यदि किसी मुआवजे की राशि का निर्धारण हुआ है तो 1.5 साल के अंदर में फिर उसको बढ़ाना अपने 2 साल में कतई उचित नहीं होगा। और मैं ये देख रहा हूं कि इसमें 4 लाख रुपया मृत्यु पर है। फसल के मामले में खेत मालिक को 10,833 रुपया प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 21,666 रुपये का मुआवजे का भुगतान है। मुझको ये प्रतीत हो रहा है कि शायद क्षति का आकलन करने में कुछ कमी हो रही है। तो मैं जरूर आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि 2 तरीके होते हैं क्षति के आकलन के। एक तो वन विभाग के वनरक्षी करते हैं, और दूसरा हमारा अंचल कार्यालय का कर्मचारी भी करता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो क्षति का आकलन वन विभाग के द्वारा किया गया है, क्या अंचल के कर्मियों के द्वारा
वही आकलन है या उसमें कोई कम बेसी है। अगर आप उसकी ओर स्पेसिफिक किसी मामले को लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उसको सुधारेंगे। और रह गया, मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे मसलों पर थोड़ा सा अगर आपका ध्यान हो जाएगा तो हमको लगता है कि ग्रामीण जनता को उनकी फसल का, उनकी क्षति का उचित मुआवजा मिल जाएगा। अब वापस ले लेता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती मंजू कुमारी। सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि गिरिडीह जिला स्थित देवरी प्रखंड का 27 पंचायत, कुल आबादी 1,40,436, क्षेत्रफल 42,351, जंगल क्षेत्रफल 9,354 हेक्टर एवं जमुआ प्रखंड का 42 पंचायत, कुल आबादी 2,10,107, क्षेत्रफल 47,850, जंगल क्षेत्र 6,875 हेक्टर तथा वर्णित दोनों प्रखंड का वर्षों से 2011 से जनगणना के आधार पर कुल आबादी 3,50,543, कुल पंचायत की संख्या 69 है। फलस्वरूप जमुआ एवं देवरी प्रखंड को मिलाकर जमुआ प्रखंड अनुमंडल का दर्जा प्राप्त करने की पूरी अर्हता रखता है। जो वक्तव्य आया है सभापति महोदय, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। अन्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, माननीय सदस्य जमुआ प्रखंड को अनुमंडल बनाने की मांग कर रहे हैं और हम लोग ने स्पष्ट वक्तव्य दिया है प्रशासनिक इकाइयों के सृजन पुनर्गठन के लिए एक प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया। जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रस्ताव कमिश्नर के होते हुए विभाग सरकार को आएगी, जहां उच्च स्तरीय समिति इस पर विचार के उपरांत कितने वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता खर्चा होगी, कितने लोग वहां कार्यरत रहेंगे, मनोबल कितना लगेगा और भौगोलिक दृष्टिकोण से किस तरीके से कितनी दूरी है, कैसे होगा, इन सारी चीजों पर समीक्षा उपरांत ही सरकार इस पर कोई निर्णय लेती है। हम लोग ने जिला से इसके बारे में प्रतिवेदन की मांग किया। कोई भी प्रस्ताव उपायुक्त कमिश्नर लेवल से लंबित नहीं है, ना ही प्रस्ताव राज्य को आई है उच्च स्तरीय कमेटी को। जब ये चीजों को माननीय सदस्य वहां से करवाएगी प्रस्ताव के माध्यम से, तभी इस पर विचार हो सकता है। माननीय सदस्य। सभापति महोदय, जमुआ को अनुमंडल बनाने की मांग वर्षों पुरानी है। राज्य गठन के पश्चात से ही यह आम जनों की मांग है महोदय। उपायुक्त के अनुशासित प्रस्ताव पर मंडलीय आयुक्त की अनुशंसा कब तक सरकार के पास आएगा महोदय? मैं सरकार से मांग करती हूँ कि उसको वहां से मतलब प्रस्ताव मंगाया जाए। सभापति महोदय, हम लोग ने मांग किया प्रस्ताव का, जब माननीय सदस्य ने बात को उठाया हम लोग ने, उन्होंने स्पष्ट मना किया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया। माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव उपायुक्त के माध्यम से भेजवाएं ताकि यहां तक आए तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। अभी कोई पब्लिकली प्रस्ताव आया ही नहीं है, इसीलिए हम लोग ने इसको स्पष्ट लिख दिया। गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा देने के संबंध से संबंधित उपायुक्त का प्रस्ताव संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के अनुशंसा के साथ प्राप्त नहीं है। जब होगा तो हम लोग देखेंगे। आप वहां से भेजवाइए, वापस लीजिए। महोदय, ये बहुत दिन से मांग चल रही महोदय, और मतलब कि आया हुआ है महोदय, सूचना भी आया हुआ है। ये जमुआ को अनुमंडल बनाने की मांग बहुत वर्षों से चल रही है। बगोदर खोरी महुआ डुमरी से पूर्व का भी मांग चल रही महोदय, लेकिन ये जमुआ के साथ शौचालय व्यवहार क्यों हो रहा है महोदय, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग इसके लिए आंदोलन भी किए हैं जमुआ में, और आपका गिरिडीह में भी आंदोलन किए हैं कि जमुआ को अनुमंडल बनाया जाए, लेकिन अभी तक जमुआ के साथ हमेशा से शौचालय व्यवहार किया जा रहा है महोदय। ये हम वक्तव्य जानना चाहते हैं। इसमें सौतेला व्यवहार का कोई मामला नहीं है सभापति महोदय। प्रस्ताव आने पर सरकार उस पर विचार करेगी, इसकी प्रक्रियाएं हैं। संगठन प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल तथा थाना आदि के गठन से संबंधित
अनुशंसा हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है राज्य के स्तर पर। तो उपायुक्त से, कमिश्नर से ये प्रस्ताव आएंगे तभी माननीय सदस्य को हम कहना चाहते हैं इस पर विचार सरकार करेगी। ऐसा प्रस्ताव आया नहीं, इसीलिए इस पर अभी विचार नहीं किया जा सकता। अब प्रस्ताव भेजवाइए, इसके बाद कर सकते हैं। सभापति महोदय, मांग तो हम किए हैं तो सरकार का मतलब वो उनको मंगाना चाहिए क्षेत्रफल संख्या के आधार पर। यही बात सभापति महोदय मैं कह रहा हूँ बहुत स्पष्ट कि जो प्रक्रिया है प्रशासनिक इकाइयों के गठन की, चाहे उसको आप अंचल बनाना चाहते हो, प्रखंड बनाना चाहते हो, अनुमंडल बनाना चाहते हो, जिला बनाना चाहते हो, तो उसके लिए उपायुक्त के माध्यम से प्रस्ताव कमिश्नर को जाएगा, उनका अनुमोदन प्राप्त होगा। तब राज्य में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी है जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं और विकास आयुक्त होते हैं, राजस्व विभाग के सचिव होते हैं, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव होते हैं, कार्मिक के सचिव होते हैं। उच्च स्तरीय कमेटी में जब ये तय होगा कि कितने लोग वहाँ कार्यरत होंगे, कितने पद सृजित किए जाएंगे, कितना पैसा लगेंगे, क्या भौगोलिक दृष्टिकोण होगा, तब जाके अनुमंडल को दर्जा मिलने संबंधी ये पर सरकार कोई निर्णय लेगी। ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है। उसके लिए आपको निचले स्तर से प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, तभी सरकार इस पर विचार करेगी। इसको वापस लिया जाए। तो सभापति महोदय, ये तो हम मतलब मांग कर रहे हैं, तो लेकिन वहाँ सारा डिटेल जो है ये सरकार वहाँ से मंगवाए और एक समय सीमा तय किया जाए कब तक हमारे जमुआ विधानसभा को और जमुआ प्रखंड और देवरी प्रखंड को अनुमंडल मतलब जमुआ अनुमंडल बनाया जाएगा। कोई प्रस्ताव ही आया नहीं है अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई अनुशंसा ही नहीं है, तो इस पर सरकार क्यों विचार करेगी? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये वापस ले प्रस्ताव, जब आएगा तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। आएगा तो वापस लीजिए। ठीक है, अपना वक्तव्य का प्रस्ताव मैं वापस लेती हूँ सभापति महोदय। माननीय सदस्य श्री आनंद प्रताप देव जी। क्या अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने प्रश्न किया था अध्यक्ष महोदय कि क्या सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि गढ़वा जिला के भवनाथपुर प्रखंड अंतर्गत 8,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 1320 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट का शिलान्यास 19 फरवरी 2014 को होने के उपरांत भी निर्माण कार्य आज तक प्रारंभ नहीं हुआ है, जिस कारण गढ़वा तथा पलामू के लोगों को सोननगर बिहार और रहन उत्तर प्रदेश से बिजली आपूर्ति के लिए निर्भर रहना पड़ता है। अतः जिले के निर्विवाद विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से भवनाथपुर पावर प्लांट का कार्य यथाशीघ्र आरंभ करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं, चूंकि पूरे झारखंड में एक जगह 4,000 एकड़ जमीन भवनाथपुर में है और कहीं नहीं है। संभावना है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, और जहां संभावना रहता है वही कार्य होता है। विगत 10 वर्ष पूर्व जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 19 फरवरी 2014 को इस भवनाथपुर पावर प्लांट का शिलान्यास किया था। सभापति महोदय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पूर्ववर्ती सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधि के शिथिलता के कारण पूर्ववर्ती डबल इंजन की सरकार में मिसेस PFC कंस्ट्रक्टिंग लिमिटेड द्वारा दिनांक 9/1/2017 को मिनरल बेरिंग एरिया होने की वजह से अनुपयुक्त घोषित किया गया, जबकि सभापति महोदय इस सेल की जमीन का हस्तांतरण भी उत्तर भी आया है। अध्यक्ष सभापति महोदय, ये बोकारो स्टील प्लांट ने 514 एकड़ जमीन जो इनको आवंटित किया था सभापति महोदय, इसके झारखंड सरकार को पावर प्लांट के निर्माण हेतु हस्तांतरण करने का प्रस्ताव भी संवैधानिक और सहमति के आधार पर किया गया था तथा पावर प्लांट के निर्माण हेतु शेष भूमि लगभग 700 एकड़ जमीन जो GM लैंड का अधिग्रहण कर्णपुरा एजेंसी लिमिटेड द्वारा किया जाना था। अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ एक मांग है कि
जो स्थिति है गढ़वा और पलामू की, हजारों नौजवान बेरोजगार अपने कलेजे पे पत्थर रखकर सूरत, गुजरात, दिल्ली, मद्रास और चेन्नई जाते हैं। और जहां 4000 एकड़ जमीन है, सभापति महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस पावर प्लांट से, चूंकि ये पावर प्लांट से 1320 मेगावाट के पावर प्लांट से जो है ये रोजगार भी सृजन होगा सभापति महोदय। इसलिए मेरा मांग है कि ये महत्वाकांक्षी योजना, ये लाइफलाइन गढ़वा जिला, पलामू जिला के लिए, ये चूंकि लाइफलाइन है, और मेरा आग्रह है आपसे, आपके आसन से, माननीय मंत्री जी से, कि नौजवानों की भविष्य के लिए, चूंकि बेरोजगार भटक रहे हैं, प्रतिदिन नौजवानों की लाशें जो हैं हम लोगों के क्षेत्र में, पलामू, गढ़वा या झारखंड के हर कोने के क्षेत्र में आती है सभापति महोदय। और नौजवान जब आते हैं तो पूरा घर परिवार, गांव का लोग, समाज भी इकट्ठा होता है और यही कहता है कि काश कोई उद्योग, काश कोई प्लांट अगर लग जाता ताकि हम अपने नौजवान को व्यवस्थित कर सके। क्रेशर प्लांट वहां पर लगा हुआ था सभापति महोदय। यहां दिया है कि माइनिंग जो है, माइनिंग के चलते जो है इसको अनुपयोग घोषित किया गया, जबकि 10 से 15 वर्ष वहां पर लाइमस्टोन का खदान था और लाइमस्टोन का खदान जो है बंद है सभापति महोदय। और बंद होने के कारण जो है आज केंद्र के द्वारा जो है जो क्रेशर प्लांट जो लगाया गया था उसका नीलाम कर दिया गया है। उस नीलाम के चलते जो है कटिंग के लिए जो है वहां शुरू हो गया है, काट काट के लोग ले जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ है, वहां धरना पर भी लोग बैठे थे। मेरा सिर्फ आपके आसन से, माननीय मंत्री जी से एकदम हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वहां पर पावर प्लांट का निर्माण, जो प्रस्तावित पावर प्लांट है, क्योंकि 2017 में वहां के जो जनप्रतिनिधि थे उनके कारण जो है वो कुछ नहीं किया, कुछ आगे इन्होंने नहीं बढ़ाया, जिसके चलते जो है 2017 में कोल ब्लॉक 2019 में रद्द किया गया और माइनिंग का भी जो है, क्योंकि वहां पर 15 साल से सभापति महोदय 15 साल हो गया कोई कार्य नहीं हो रहा, बंजर पड़ी जमीन है। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि वहां पर पावर प्लांट का निर्माण कराया जाए, खुशी की लहर होगी ताकि नौजवान बेरोजगार की व्यवस्था हो सके। मंत्री जी, माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव का जो प्रश्न है महोदय, गैर सरकारी संकल्प, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले हैं महोदय। लेकिन अगर इसके इतिहास में हम लोग जाएंगे महोदय तो निश्चित तौर पर 19/2/2014 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा उस कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड जो 2 गुने 660 मेगावाट पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया था। इसमें कहीं दो राय नहीं महोदय, शिलान्यास किया गया था, बात सच है। लेकिन यह शिलान्यास सेल के द्वारा 514 एकड़ जमीन जो उनके द्वारा आवंटित था उसे झारखंड सरकार के पावर प्लांट के निर्माण हेतु हस्तांतरण करने का प्रस्ताव का सैद्धांतिक सहमति के आधार पर किया गया था महोदय। पावर प्लांट का निर्माण हेतु शेष भूमि लगभग 700 एकड़ है महोदय, जो जीएम नेट का अधिग्रहण कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड द्वारा किया जाना था। इस पावर में जो महोदय, इस पावर प्लांट से जो अगर बनता और जो बिजली सप्लाई होना था वो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड क्रमशः 60%, 25% और 15% पावर मिलना प्रस्तावित था महोदय। लेकिन अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है महोदय कि जिस जमीन को पावर प्लांट के लिए चिन्हित किया गया था महोदय, और डिपार्टमेंट ऑफ माइंस जियोलॉजी झारखंड के पत्रांक 9/6/1965 दिनांक 17/9/2013 के आलोक में महोदय 14 को शिलान्यास हुआ। 13 का रिपोर्ट के आधार पर जब सरकार आगे बढ़ी उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, तो वह जो है पावर प्लांट जहां लगना था वह चयनित प्रस्तावित भूमि जो था महोदय, उसका प्राकृतिक खनिज धारित होना प्रतिवेदित किया गया महोदय, जिसके चलते वहां एक
प्लांट नहीं लगा महोदय। दूसरा कारण महोदय, जब इस समीक्षा JUNL के कार्यालय आदेश संख्या 2019/2016 के द्वारा एक समिति गठन किया गया महोदय, पावर प्लांट को खोलने के दिशा में पहल और शुरुआत करने के लिए। तो माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे महोदय, जब हमारी सरकार बढ़ी, पावर प्लांट सेक्टर लगाने के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़ी, तो महोदय बड़ा आश्चर्य होगा जान के महोदय, और दुख भी होता है महोदय, कि सेंट्रल सरकार उस पावर प्लांट के विरोध में जो कोलरी का आवंटन किया था उसको रद्द कर दिया महोदय। तो आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पावर प्लांट के एवज में जो कोलरी खोलना था, जो चिन्हित कोलरी था महोदय, उसको रद्द कर दिया गया महोदय, जिसके चलते आधार पर योजना लटक गई महोदय। यही सच्चाई है महोदय। तो माननीय सदस्य हम आग्रह करेंगे, अब वस्तु स्थिति से आप अवगत हो गए, सरकार संकल्पित थी, दृढ़ संकल्प दृढ़ निश्चय लेकर के उस पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया था महोदय, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुआ महोदय, झारखंड के साथ नाइंसाफी हुआ महोदय, जहां हमारा प्रोजेक्ट के एवज में जो कोल ब्लॉक आवंटन था उसको रद्द कर दिया गया महोदय। इसलिए हम माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे और यही सच्चाई और आग्रह करेंगे कि संकल्प को वापस ले लिया जाए महोदय। माननीय सदस्य। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री के इस जो बात इन्होंने रखी है, मैं निश्चित रूप से केंद्र सरकार के द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया गया है इस पावर प्लांट के लिए, मैं माननीय मंत्री जी से बस यही आग्रह करना चाहता हूं कि रद्द की जो प्रक्रिया की गई है और माइनिंग क्षेत्र जो घोषित किया गया है उसको कम से कम सुधारा जाए, केंद्र सरकार को लिख के दिया जाए, ताकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो शिलान्यास हुआ है उसमें हम लोग आगे बढ़ सकें और पावर प्लांट का निर्माण करा सकें। ये कम से कम आग्रह और निवेदन है कि इसको कम से कम जो स्थिति है, चूंकि हम जान रहे हैं कि 2017 में हम विधायक नहीं थे, जो जनप्रतिनिधि थे, उनके माध्यम से इसमें जो है आगे कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से इसको कोल ब्लॉक को रद्द किया गया है। मेरा यही विनम्र प्रार्थना है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो शिलान्यास है, वो चूंकि हिम्मत है तो हिम्मत है, हम लोग पावर प्लांट के लिए आगे बढ़े, प्रस्ताव हम लोग भेजें, और जो प्रस्ताव हम लोग भेजेंगे हम लोग किसी भी कीमत पर जो है हम लोग चाहते हैं सरकार के माध्यम से कि आप आगे बढ़ें, आगे आप कार्रवाई करें। इसके लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जो भी प्रस्ताव है जो उस समय 2014 में हुआ था उसको आप आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से जो है हम लोग पावर प्लांट का निर्माण आपके माध्यम से, झारखंड सरकार के माध्यम से करा सकें। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, मैंने इस बात को स्पष्ट किया महोदय कि सभी प्रक्रिया होने के बाद कोल इंडिया के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पावर प्लांट के एवज में जो कोल ब्लॉक आवंटन था उसको रद्द कर दिया महोदय। लेकिन आज भी हम लोग पीछे नहीं है महोदय, हम लोग प्रयासरत हैं। प्रयासरत इस मामले में है कि वर्तमान में यदि पावर प्लांट के निर्माण हेतु भूमि की जरूरत होती है महोदय, जल का जरूरत होता है महोदय, अन्य आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता होनी चाहिए महोदय। उस दिशा में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं महोदय। उस दिशा में आवश्यकता अनुसार पुनः उस विस्तृत रूप से नवीनीकरण पावर प्लांट को निर्माण हेतु स्थल का उपयुक्त जगह तलाश रहे हैं महोदय, और तलाशने के क्रम में थोड़ी विलंब जरूर हो रही है। अगर कहीं से उस तरह का उपयुक्त भूमि मिलेगा, संसाधनों का सुगमता मिलेगा, तो निश्चित तौर पर हम लोग पावर प्लांट को लगाने का काम करेंगे महोदय। इसलिए हम माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहते हैं कि संकल्प को वापस लिया जाए। सरकार निश्चित तौर पर अपना काम कर रही है महोदय। सभापति महोदय, 4000 एकड़ जमीन, 4000 एकड़ जमीन कहीं भी किसी भी जगह
आप निर्माण करा सकते हैं। आगे आप बढ़ें, बस यही आग्रह करना चाहते हैं। आपने कहा भी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि कहीं भी किसी भी जगह में 4000 एकड़ जमीन के अंदर जो है इस पावर प्लांट का निर्माण के लिए आप आगे बढ़ाएं, मैं यही आग्रह करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, ठीक है महोदय, संकल्प वापस लें, हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। वापस लीजिए। जी, संकल्प वापस ले दो। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह जी। मेरा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, जो धनबाद झरिया विधानसभा से बेलगरिया में जो हमारे मजदूर और स्थानीय जो लोग विस्थापन में शिफ्ट हुए हैं, और जिस तरह से मुझे उत्तर मिला है कि प्राथमिकी विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक और जन वितरण प्रणाली, उचित मूल्य दुकानों की, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बैंक, चिल्ड्रन पार्क, धार्मिक स्थल, शमशान घाट, सामुदायिक भवन, जल पूर्ति व्यवस्था, ऐसे अन्य जो कि कोई भी ऐसा धरातल पे नहीं है। मुझे लगता है कि इस पे जांच की जाए। जो प्राथमिक विद्यालय है, विद्यालय तो जरूर है अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसमें टीचर की कमी है और बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। और स्वास्थ्य की जो केंद्र है उसमें ना डॉक्टर है, ना दवा है, ना एम्बुलेंस की साधन है। आप शॉपिंग मॉल का अगर कहा जाए तो उस पर मुझे लगता है कि जांच कर लिया जाए कि कितना उसमें शॉपिंग मॉल है और क्या है। बैंक अगर कहा जाए तो बैंक के नाम पे बैंक तो जरूर है, लेकिन संसाधन नहीं है जहाँ के वहाँ के लोगों की साधन मिल सके। और चिल्ड्रन पार्क का अगर कहा जाए तो अगर वैसे चीज़ों को अगर हम पार्क कहेंगे तो जंगल किसको कहेंगे, आप उसको देख लिया जाए। धार्मिक स्थल जरूर है, लेकिन बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। अगर सामुदायिक भवन अगर उसको कहते हैं तो शायद उस पर जांच बैठाने की जरूरत है। आज के डेट में सामुदायिक भवन में लोग जाकर वहाँ दारू और जुए का अड्डा बनाए हैं, क्योंकि उसका बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। वहाँ कोई कार्य नहीं होता है। जलापूर्ति का अगर योजना अगर हम कहा जाए तो उसमें से 50 से 40 मोटर खराब है। हमारा कहने का मतलब है कि जितना उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय, उसमें जांच करने की जरूरत है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि एक तो वो लोग जो विस्थापन में जो लोग जा रहे हैं, सबसे ज्यादा किल्लत क्या चीज का है, तो वो लोग अपना बेरोजगार छोड़ के जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। और वहाँ जो लोडिंग करते हैं वहाँ से, मंत्री जी के सुन लीजिए ना, हम माननीय मंत्री जी से चाह रहे हैं कि वहाँ विस्थापितों को रोजगार दिया जाए और संसाधन के जगह पे वहाँ एक कमेटी बनाकर जांच किया जाए। सब कम से कम मूलभूत सुविधा दिया जाए, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इतना तो होना चाहिए। और हमारे मजदूरों, श्रमिकों को आने जाने के लिए बस की साधन होनी चाहिए। खास करके हमारी महिलाएं रात बिरात आती हैं। कई बार ऐसी घटनाएं घटी है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस शहर से बिल्कुल आउट एरिया में है। और वैसे में हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ कई बार दुष्कर्म की घटनाएं भी घटी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से मंत्री जी के सुन लीजिए, मंत्री जी की, माननीय मंत्री जी, और हम सबसे ज्यादा चाहेंगे, मंत्री जी के सुन लीजिए, आप तो बता दिए, मंत्री जी के सुन लीजिए। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य आखिर जानना क्या चाहती है, हम बताने के तैयार है महोदय, लेकिन उनकी इच्छा क्या है, दिली इच्छा क्या है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए वो क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, थोड़ा सुस्पष्ट किया जाए महोदय। तो हमको लगता है उत्तर देने में भी हमको स्पष्टता निर्णय लेना होगा महोदय। इसलिए माननीय सदस्य से कहना चाहेंगे विषय पूरक आपका क्या है, बस इतना। माननीय मंत्री से आग्रह है कि जो विस्थापन
करके हमारे मजदूर भाई गए हैं, वहाँ के जो लोग स्थानीय गए हैं उन्हें पहला रोजगार चाहिए, दूसरा कि वहाँ के मूलभूत सुविधा चाहिए, जो कम से कम वहाँ के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षा हो और आने जाने के लिए बस सुविधा हो, इतना कम से कम, और पानी बिजली की सुविधा हो। तो इसमें आपका मुझे सहयोग चाहिए। माननीय मंत्री जी। बिल्कुल, अब स्पष्ट हुआ है महोदय, अब उनका पूरक जो है स्पष्ट हुआ है। माननीय सदस्य को जो उनका पूरक विषय है महोदय, जो सवाल है बड़ा लंबा चौड़ा और स्पष्ट लिख के दिया है महोदय। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर का 17 खंड है महोदय, और 4 नंबर का 8 खंड है महोदय, और 5 नंबर है। ये जितनी बातें माननीय सदस्य कह रही है कि हमारे क्षेत्र में स्कूल नहीं है, उस क्षेत्र में स्कूल भी दिया है महोदय। बिजली बोल रहे हैं, बिजली नहीं है महोदय, बिजली भी है महोदय। वहां पर जो है विस्थापितों का आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई कार्यक्रम और कई योजनाएं वहां चल रहा है महोदय। देखिए महोदय, यहाँ अगर आप देखेंगे बेलगढ़िया आवासीय कॉलोनी में मौजूदा जो इनका विषय है आधारभूत संरचनाएं वहां नहीं है। तो महोदय अगर आप देखेंगे यहाँ तो प्राथमिक विद्यालय 1 है महोदय, मध्य विद्यालय 1 है, स्वास्थ्य उपकेंद्र भी 1 है, स्वीकृत बाल विकास सेवा केंद्र भी 1 है, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के उचित मूल्य दुकानें 2 है महोदय, 1 नहीं 2। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है महोदय, 4 है, बैंक भी 1 है, चिल्ड्रन पार्क भी है महोदय, खेल का मैदान भी है महोदय, धार्मिक स्थल भी है महोदय, श्मशान घाट भी है महोदय, सामुदायिक भवन भी है महोदय, जलापूर्ति व्यवस्था भी है महोदय, और विद्युत आपूर्ति भी बहाल है महोदय। और आप देखेंगे अगर उस विभाग से आगे देखेंगे महोदय, संबंधित विभाग के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार तो बेलगढ़िया आवासीय कॉलोनी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध है महोदय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक सेवा केंद्र, इस तरह से कई चीजें हैं महोदय जो एक समाज को जरूरत है, वो सारी जरूरतों को वहां सरकार पूरा की है महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये पेपर सब कुछ दर्शाता है अध्यक्ष महोदय। और दूसरी बात कि ठीक है, मान लेते हैं माननीय मंत्री जी का, लेकिन हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि एक बार बेलगढ़िया मेरे साथ जरूर निरीक्षण करने चले, क्या क्या सुविधा है हम स्पष्ट कर देंगे और अपने नजरों से वो देख लेंगे कि हमारे बेलगढ़िया वाले लोग कैसे रहते हैं, और वहीं पर स्पष्ट हो जाएगा कि क्या क्या सुविधा है और क्या क्या नहीं है। ये तो उनका और मेरा नजर देखने का चीज है माननीय अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी। निश्चित तौर पर महोदय, माननीय सदस्यता के जो इच्छा है महोदय कि आप मेरे क्षेत्र में उस बेलगढ़िया में एक दिन आए और अपनी आंखों से देखें, तो मैं उनका इच्छा को स्वीकार करता हूं महोदय। समय की उपलब्धता के आधार पर उनको सूचित करके उनके क्षेत्र में हम अब वापस ले लीजिए। और अब आपसे आग्रह होगा कि आप संकल्प को वापस ले लीजिए। धन्यवाद। लेकिन एक और चीज है, आपसे आग्रह है कि जो लोग वहाँ विस्थापन हुए हैं उनको रोजगार आप वहाँ जरूर दें, इसलिए कि जो विस्थापन में गए हैं तो आखिर उनका कहना है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम वहाँ अग्नि प्रभावित में, वहाँ भी अग्नि में हम लोग मर रहे थे, चाहे अग्नि प्रभावित में जो हम लोग एरिया में रहकर वहाँ धंस के मरते या वहाँ जाकर बेरोजगारी में मरे, फर्क क्या पड़ता है हम लोग को आने जाने में। तो कहने का मतलब कि वहाँ गए हैं तो कुछ भी तो रोजगार के नाम पे दिया जाए, वहाँ रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है अध्यक्ष महोदय। वहाँ श्रमिकों को अगर आप देख लीजिएगा तो आंख से आंसू बह जाएगा। और घर तो ऐसा है कि चिड़ियाघर है, उस पे हम लोग कई बार कंप्लेन भी किए हैं। ना कि वहाँ हम लोग देख लेंगे, आप वापस ले लीजिए, इससे बेसी तो नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। हम लेकिन फिर एक बार आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी जरूर बेलगढ़िया आए और खास करके झरिया विधानसभा में जरूर आए अध्यक्ष माननीय मंत्री जी। और दूसरा कि एक और आग्रह है कि झरिया विधानसभा में एक बार आप जरूर निरीक्षण करें कि वहाँ किस तरह से मतलब वहाँ कोयला खनन एरिया में थोड़ा सा, आज ही तो लास्ट है, सब विषय को रख देंगे तभी तो सोचेंगे झरिया के वासियों के बारे में।
वहाँ जो ब्लास्टिंग होता है, माननीय मंत्री जी से अवगत करा रहे कि वहाँ जो ब्लास्टिंग होता है उस पे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि आसपास घरों में जो लोग रहते हैं दरारें आती है और कई घटनाएं घटती है। अब आप अपना वापस लीजिए, काफी देर तक हो गया। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार माननीय मंत्री से संतुष्ट हो जाए, झरिया में आएंगे कि नहीं आएंगे? एक बार वापस लीजिए, वापस लीजिए रागिनी जी। धन्यवाद, अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भूषण बाड़ा जी, माननीय सदस्य भूषण बाड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार के प्रस्ताव कहती है कि रांची के धुरवा, खूंटी के कर्रा, कमडरा, बसिया भाया कोलेबिरा होते हुए सिमडेगा को जोड़ने वाली पथ सिंगल रोड है। इस रूट में रांची से सिमडेगा रूट की हजारों छोटी बड़ी वाहन रोजाना गुजरती है, लेकिन सिंगल रोड के कारण इस पथ पर आवागमन करने में परेशानी होती है। इस सड़क से होकर न सिर्फ सिमडेगा जिले के लोग बल्कि गुमला के कमडरा, बसिया के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सहित सड़क मार्ग से दक्षिण भारत जाने वाले लोग भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। अतः व्यापक लोकहित में प्रयुक्त मार्ग को 4 लेन सड़क किया जाए, जिससे विकास के साथ साथ बेहतर सुविधाएं मिले और परेशानी भी दूर हो। महोदय, बड़ा सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था माननीय मंत्री से, मैं जानना चाह रहा था, लेकिन इसका जो जवाब हमें मिला है सर, थोड़ा घुमा के गोल जवाब मिला है। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था कि सिमडेगा जिला को क्यों है कि उसको 4 लेन से जोड़ा जाए। मेरा जिज्ञासा ही था सर कि देखिए ये माननीय सदस्य, ये अभिस्ताव का प्रस्ताव है, माननीय मंत्री जी से मांगना है ये सवाल। चलिए पूछिए। मेरा यही मांग है मंत्री जी कि देखिए हमारा अपना सिमडेगा जिला से हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर में बसा हुआ है, और छत्तीसगढ़ से भी सिमडेगा झारखंड बॉर्डर तक 4 लेन है, और उड़ीसा से भी हमारा ब्रह्मपुत्र पड़ता है, वहाँ भी 4 लेन यानी कि जुड़ा हुआ है, और दोनों का मिलन सिमडेगा मुख्यालय से होती है सर, और दोनों सिमडेगा मुख्यालय से होकर रांची की ओर यानी कि बढ़ती है जो भी छोटी बड़ी गाड़ी, जिसके चलते हजारों गाड़ी वहाँ से यानी कि रांची के लिए मैंने कि प्रस्थान करती है, जिसके चलते सिंगल रोड होने के चलते बहुत इस तरह से दुर्घटनाएं हो रही है महोदय। इसीलिए मेरा सिंपल सा मांग था, और जिस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे 170 किलोमीटर है महोदय सिमडेगा से रांची तक का, लेकिन इसको करीबन 5 घंटा लगता है सर यहाँ। कहे कि आपको 5 घंटा तो लगता है, 170 किलोमीटर है, लेकिन आप क्या कराना चाहते हैं? हम यही कराना चाहते हैं, 4 लेन बना दिया जाए सर। कहे अच्छा, 4 लेन का हमारा माननीय मंत्री जी, इनका मांग है 4 लेन बनाने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने लोकहित में इस चिंता को व्यक्त किया है, लेकिन सरकार या सरकारें कहीं न कहीं कुछ नियम कायदे कानूनों से बंधी होती हैं। जिस 170 किलोमीटर की सड़क का ये जिक्र कर रहे हैं मान्यवर, इसमें पथ निर्माण विभाग के 4 पथ हैं और राष्ट्रीय उच्च पथ का 1 पथांश है। जैसे हटिया लोधमा कर्रा पथ की दूरी 26.40 किलोमीटर है, कोकसा बकसपुर गोविंदपुर कर्रा पथ की दूरी 30.12 किलोमीटर है, और कामडारा बेड़ो पथ की लंबाई 23.46 किलोमीटर है। खूंटी तोरपा कोलेबिरा पथ 26.05 किलोमीटर है, और राष्ट्रीय उच्च पथ अंतर्गत कोलेबिरा सिमडेगा का पथांश 7 मीटर आता है। मान्यवर, हटिया लोधमा कर्रा पथ का पुनर्निर्माण और मजबूतीकरण 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर माने 7 मीटर का कैरेज वे और 3 मीटर का पेव्ड माने 10 मीटर है। कोकसा बकसपुर गोविंदपुर कर्रा पथ 7 मीटर कैरेज वे है, इसमें IRQ प्रगति पर है। कामडाड़ा बेड़ो पथ में इंटरमीडिएट लेन 5.5 मीटर का है, और खूंटी तोरपा पथ 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर 10 मीटर का है। इसमें भी IRQP का काम चल रहा है, इंप्रूवमेंट ऑफ रोड राइडिंग क्वालिटी। तो महत्वपूर्ण यह है कि इसमें 2 सड़कों में IRQP का काम चल रहा है। एक सड़क
डिफॉल्ट लाइबिलिटी पीरियड में है। जिस एजेंसी ने सड़क बनाई उसका रखरखाव उसके पास है। अब मूल सवाल पर हम आते हैं माननीय सदस्य के कि उस पर ट्रैफिक का लोड कितना है। विभाग ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि डीएलपी के उपरांत ट्रैफिक सेंसस के आधार पर आईआरसी मापदंडों के अनुरूप लेन ऑगमेंटेशन का काम सरकार कराना चाहती है। यदि उस पर इन पथांश पर ट्रैफिक की अधिक मात्रा है कि जिसके चलते ट्रैफिक स्लो हो रहा है या जाम लग रहा है, तो निश्चित रूप से यह काम कराना चाहेंगे, लेकिन ये ट्रैफिक सेंसस के बाद ही हो पाएगा। मान्यवर मान्य सदस्य महोदय, मैं मंत्री जी का अपना जो भी जवाब हो उससे संतुष्ट हूँ। ये कहना चाहूँगा जो भी हमारा आरसीडी जो पथ है या पीडब्ल्यूडी का जो पथ है, जो अभी 5 मीटर का रोड बन रहा है, इसको थोड़ा स्थानांतरित करते हुए इसको राष्ट्रीय उच्च पथ में इसको स्थानांतरण करके इसको महोदय इसको 4 लाइन कर दिया जाए कि जिस तरह से वहाँ जो रस है। इसी आग्रह के साथ आप अपना अभिस्ताव वापस ले लीजिए। चलिए, मैं इसी उम्मीद के साथ में अपना जो भी अभिस्ताव है उसको मैं वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि व्यापक लोक हित में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू वन्य प्राणी आश्रयनी एवं महुआ डाँड़ आश्रयनी का अधिकांश भूभाग जो मेरे विधानसभा क्षेत्र मनिका के सभी प्रखंडों के अंतर्गत आता है, जो इको सेंसिटिव जोन घोषित है। नियमानुसार वन क्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में किसी तरह का प्रदूषण युक्त कार्य अथवा व्यापार बाधित है, जिसके कारण यहाँ के लोग मात्र कृषि और मजदूरी पर आश्रित हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को पलायन भी हो रहा है। अतः स्थानीय लोगों के जीविकोपार्जन हेतु इस क्षेत्र में पर्यटन, कृषि, सिंचाई, गृह उद्योग आधारित कार्य इत्यादि विशेष पैकेज के तहत मुहैया कराया जाए। साथ ही नियमानुकूल इको सेंसिटिव जोन के परिधि क्षेत्र को कम किया जाए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है। माननीय मंत्री जी से सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं, जब ये करेंगे कि पहला चीज कि जो दलमा का क्षेत्र जितना है उनका जो परिधि है उसके बराबर उस क्षेत्र को भी किया जाए, क्योंकि हमको जानकारी है कि दलमा में कम है और उस क्षेत्र को ज़्यादा कर दिया गया है, जबकि वो भी इको सेंसिटिव जोन है। दूसरा चीज कि वहाँ हम कोई नहर नहीं बना सकते हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए सोलर पंप से सिंचाई की व्यवस्था उस इलाके में किया जाए। तीसरा, कृषि का वहाँ विकास किया जाए। वहाँ के लोगों को पर्यटन के हम सरकार को, माननीय मंत्री जी को हम काफ़ी धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से कि इन्होंने हम लोग जो मांग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं उस इलाके में। इसलिए जो पर्यटन के जो क्षेत्र है, संभावनाएं, वहाँ के लोगों को योग्यता के अनुसार वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मंत्री जी सरकार हमको वहाँ के लोगों को दे और प्राथमिकता के आधार पर, और मान लीजिए कि जो योग्यता नहीं है तो फिर बाहर के लोगों को रखें। यही माननीय मंत्री जी हमको कह दे, बाकी सब ठीक। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ साथी रामचंद्र सिंह जी का गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से जो सूचना आई है, इसके 2 खंड हैं मान्यवर। पहला खंड है कि इको सेंसिटिव जोन की परिधि को कम करने का। तो माननीय सदस्य भी जानते हैं या सदन भी जानता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बाद इको सेंसिटिव जोन की परिधि या सीमा को करने का अधिकार न राज्य सरकार में निहित है न केंद्र सरकार में निहित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बगैर उसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। ये माननीय सदस्य भी जानते हैं, सदन भी जानता है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये विधि सम्मत नहीं है, ये नहीं किया जा सकता है। दूसरे विषय में जिसमें रोजी रोजगार और पर्यटन की संभावनाओं के अनुरूप वहाँ के लोगों को लाभ दिए जाने की बात है, इस पर हम लोग बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। नहर की अनुपलब्धता के चलते यदि सोलर पंप लगाने की बात है तो आपके माध्यम से हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं कि संबंधित विभागों को इस आशय का निर्देश प्रेषित किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में हम लोगों ने
कुछ बेहतर काम करने का प्रयास किया है, जिसके साक्षी माननीय सदस्य भी हैं। चूंकि मैं उनको साथ लेकर गया था, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न उन्होंने लोकहित में, जो प्रस्ताव उन्होंने लोकहित में दिया है, उस पर सरकार गंभीर है और आने वाले समय में उनके सोच के अनुरूप, उनके सुझावों के अनुरूप सरकार कर्तव्य करेगी। अध्यक्ष महोदय, अब सिर्फ हमने कहा था कि दलमा के भांति, अगर दलमा मान लीजिए जो होगा, क्योंकि वहाँ भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हुआ था और यहाँ भी हमें जो जानकारी है, रिटेन में तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जानकारी है कि जमशेदपुर में दलमा को कम किया गया और उसको ज्यादा कर दिया गया। इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना था कि दलमा के भांति वहाँ भी परिधि कम किया जाए, बस सिर्फ इतना कहना था। इसको दिखवा लीजिए मंत्री जी, दिखवा लीजिए। चूंकि ये इनके मूल अभिस्ताव का अंग नहीं था, इसलिए विभाग ने उत्तर भी नहीं दिया है। फिर भी माननीय सदस्य की भावना के आलोक में इसको दिखाकर इसमें सकारात्मक। मैं आपको, सरकार को धन्यवाद देते हुए, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना अभिस्ताव वापस लेता हूँ। चामरा जी का एक को सवाल नहीं आया क्या? अच्छा चलिए, माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो। अध्यक्ष महोदय, चामरा जी पर यह सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि धनबाद से भाया टुंडी होते हुए गिरिडीह तक रेल लाइन नहीं होने के कारण आम जनमानस को काफी परेशानियों का हो रही है, जबकि उक्त रेल लाइन की मांग स्थानीय द्वारा कई वर्षों से की जा रही है। अतः अपार जनहित एवं लोकहित में धनबाद रेल लाइन से भाया टुंडी होते हुए गिरिडीह रेल लाइन तक नई रेल लाइन को जोड़ा जाए। महोदय, माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जो महत्वपूर्ण अभिस्ताव लाया है सदन में, उस पर हम लोग जवाब दे दिए अध्यक्ष महोदय, और विभाग की तरफ से रेलवे बोर्ड को इससे संबंध में पत्राचारित किया गया है। 17/3/2025 को इस संबंध में उन्होंने आग्रह किया है रेलवे बोर्ड से कि ये रेल लाइन का विस्तार किया जाए। माननीय मथुरा बाबू। धन्यवाद महोदय। सरकार ने, माननीय मंत्री ने रेल, केंद्रीय रेल को पत्र लिखे हैं, जवाब मुझे मिल गया, जिससे मैं संतुष्ट हूँ और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्ताव का वापस ले लिए? वापस ले लिया। ठीक। सोनाराम सिंकू जी। सोनाराम सिंकू जी, थोड़ा आसन को सहयोग करिए। कहाँ अध्यक्ष महोदय? थोड़ा पूछिए, ज्यादा बोलते ही नहीं। हाँ ठीक, वो तो हम जान रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी सिंहभूम जिला इकाई के जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के टोंटो प्रखंड के ग्राम बुंडू, बनकी, आकाटा, राजाबसा, कदल सुकुआ, पुल सुता, जीरजोर, लुया, रायदौर, रुतागुटू, गुआबुरु, पुखरीबुरु, उसीपी, मसूरीबुरु, दिवरीबेड़ा में विद्युत आपूर्ति अब तक नहीं है, तथा मैं अलोकित ग्रामों में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु असंघ के माध्यम से सूचना देता हूं। माननीय मंत्री। पहले हम क्षमा भी चाहेंगे आसन से महोदय कि कुछ देर हम सदन में नहीं थे महोदय, हमारा नाम पुकारा गया था, हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन हम लोग एक महोदय जो निर्मम हत्या हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मैं और संसदीय कार्य मंत्री और हमारे संजय प्रसाद यादव जी गए थे, इसके लिए सदन में आने में मुझे लेट हुआ महोदय, मैं क्षमा भी चाहता हूं। और दूसरा, जो हमारे माननीय सदस्य की जो गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से माननीय सदस्य सोनाराम सिंकू जो विषय लाए हैं महोदय, निश्चित तौर पर उनके क्षेत्र का विषय और बड़ा चिंता व्यक्त कर रहे हैं महोदय, और चिंता व्यक्त करना भी चाहिए महोदय एक जनप्रतिनिधि के लिए। महोदय, जिन विषयों को लेकर के आए हैं, बस अगर एक शब्दों में कहें महोदय, तो हम इतना कहेंगे कि जून 2026 तक उन गांवों में विद्युतीकरण पूरा कर दिया जाएगा। आग्रह है कि आप संकल्प को वापस ले लें। चलिए, कम बोलने का यही फल होता है। नहीं, ठीक है अध्यक्ष महोदय। चलिए, इसमें जैसे सरकार का जवाब है, बोल रहे कि हमारा काम चालू है और कुछ कनेक्शन किया गया है, घर में बोर्ड लगाया गया है, लेकिन बीच का दिन में, हाल के दिन में हम गए हुए थे,
वहाँ ना कोई पोल है, ना कोई तार है, ना कोई बोर्ड है। तो इस तरह का विभाग की ओर से जो जवाब दिया है, ये बहुत दुख की बात है अध्यक्ष महोदय। ये हमको झूठा आश्वासन टाइप का लग रहा है। माननीय मंत्री जी का मौखिक आश्वासन तो सदन के अंदर में है, इससे आपको संतुष्ट होना चाहिए। माननीय सदस्य बोल दीजिए एक बार। वो तो ठीक है अध्यक्ष महोदय। बैठिए सिंकू जी। नहीं माननीय वापस ले लीजिएगा। नहीं बोलने दीजिए। हाँ ठीक ले लीजिएगा माननीय सदस्य महोदय। नहीं वो तो हम तो ले लेंगे। अच्छा ठीक, अब देखिए महोदय, इनका विधानसभा क्षेत्र का कई गांवों में बिजली उपलब्ध है महोदय। ग्राम बुंदू, बाकी हटगढ़ा, राजा बांस, कदल सेवा, कुलसुता, झिरझोरा, लोहिया, रहदोरा, बुरैया, बुरैया साय, लुकैया टोला, रुता गुड़ो, गौरवा बुरु, पुकरी बुरु, उसमें इन जगहों पर बिजली उपलब्ध है महोदय, चल रहा है। मुख्यमंत्री उजाला योजना के तहत शायद माननीय पूरक सरकार के उत्तर को शायद पूरी नहीं पढ़ पाए महोदय, उसमें लिखा हुआ है कि शेष बचे टोले को मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत गांवों में विद्युतीकरण टोलों के सभी घरों में बिजली का तार, पोल, मीटर इत्यादि सामग्री लगा करके ऊर्जान्वित करने की योजना है, जो जून 2026 तक पूरा कर लेंगे। ये तो है महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र है और उग्रवर्ती क्षेत्र भी है, और इस राज्य में हमको लगता है 17-18 साल से सभी गांव में बिजली राजीव गांधी विद्युतीकरण से किया गया है, लेकिन विभाग की ओर से क्या ऐसा लापरवाही हुआ जो आज 17-18 साल हो चुका है, उस सरांडा गांव में अब तक बिजली नहीं है। तो इस तरह का हमारे जगन्नाथपुर विधानसभा, हमारे माननीय मंत्री दीपक बिरुआ का भी उस प्रखंड में क्षेत्र पड़ता है, तो इस तरह का हमारा आदिवासी वहाँ मूलवासी लोग रहते हैं, तो इस गांव को, इस पंचायत में पूरी जितने भी गांव पड़ते हैं, कहीं कोई गांव में लाइन बिजली नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसको मंत्री से मेरा आग्रह है, जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण किया जाए और जल्दी से जल्दी उसको वहां पर बिजली जलाया जाए। आप वापस ले लीजिए इसी विश्वास के साथ। मैं अब इस प्रस्ताव को वापस लेता हूँ। धन्यवाद। माननीय श्रीमती ममता देवी। ममता देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि व्यापक लोकहित में रामगढ़ जिला के दुलमी प्रखंड के मौजा उर्बा का जमीन का रसीद नहीं कट रहा है एवं पंजी 2 का सत्यापन विगत लगभग 25 वर्षों से अंचल कार्यालय दुलमी रामगढ़ द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे उर्बा पंचायत के जनमानस सरकारी लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः उर्बा पंचायत दुलमी रामगढ़ निवासियों के हित में जमीन का रसीद काटने एवं पंजी 2 का सत्यापन सुनिश्चित करवाने का मांग मैं सरकार से करती हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य जो जिन बातों को प्रस्ताव लाया है अध्यक्ष महोदय, एक्चुअली ये मामला गंभीर है, लेकिन ये 2020 में इस संदर्भ में जो पंजी 2 वहाँ से किसी कारणवश गायब हो गया था, कोई कारण था, तो उस संदर्भ में सनावी दर्ज कराएगी। उसके बाद प्रशासनिक तरीके से इसमें कार्रवाई ली गई। 25/11/2024 से प्रत्येक सोमवार को उपायुक्त के निर्देश पर वहाँ बैठकें होती है और जो पुरानी दस्तावेज है उनके आलोक में पंजी 2 गठन करने का फिर से अंचल द्वारा प्रयास की जा रही है और ये लगातार चल रहा है अध्यक्ष महोदय। उपायुक्त रामगढ़ की अध्यक्षता में उनके कार्यालय पत्र अंक 444 दिनांक 24/3/2025 द्वारा दिनांक 27/3/2025 को ग्राम उर्वा के 10 गणमान्य ग्रामीण मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों के सामने अभी लगातार इस संदर्भ में वहाँ के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ बैठकें चल रही है और जो पुराने दस्तावेज है उनके आलोक में पंजी 2 निर्माण कराई जा रही है अध्यक्ष महोदय। और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए कि बहुत सारी ये चीजें हैं, उसको ढंग से करना होता है। हम आश्वस्त करते हैं माननीय सदस्य को कि अपने स्तर से, विभागीय स्तर से इस मामला को और भी समीक्षा करके और बेहतर ढंग से जितना जल्दी हो सके हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। चलिए ममता जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है
अध्यक्ष महोदय, इस तरह का आश्वासन निरंतर विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया है, जो कि पूर्व में भी 2024, 2021 में भी इन लोगों ने आवेदन किया, अंचल को भी, डीसी को भी, साथ ही यहाँ सरकार तक भी इन लोगों ने आवेदन देने का काम किया है। लेकिन आगे चिंता का विषय अध्यक्ष महोदय कि 20 से 25 वर्ष हो गए, रसीद नहीं कटना। कहीं ना कहीं जो भी सरकारी लाभ, या वो पीएम कृषि लाभ है, या पैक्स धान की बिक्री है, या केसीसी लोन, या पट्टा मोटेशन जैसी समस्याएं, जमीन की रसीद या खरीद बिक्री का जो भी कार्य होता है वो नहीं हो पा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। और इन लोगों के माध्यम से दो बार, एक बार लोकसभा के चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी वोट बहिष्कार किया गया। तब जाकर के यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा वहाँ पर गए, जाकर के बैठक किए ग्रामीणों के साथ, और उनको आश्वासन दिया गया कि तुरंत में हम लोग काम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जैसे ही वोट कंप्लीट हुआ, इलेक्शन कंप्लीट हो गए, उसके बाद फिर से वहाँ के अधिकारी शिथिल हो गए अध्यक्ष महोदय। तो हम आपके माध्यम से बस ये आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि जो ये आश्वासन दे रहे हैं, तो ये एकमात्र जिला के आश्वासन जैसा ना रह जाए कि हम केवल शांत करने के लिए माहौल ये आश्वासन दे रहे हैं और काम एकदम नगण्य दिखे। इसी के साथ अभिस्ताप वापस लिए, मंत्री जी का आश्वासन के साथ अभिस्ताप वापस। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये बात एकदम सही है, सदस्य बहुत गंभीर ममता जी का ममता है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी हो, और हम लोग करेंगे। समीक्षा बैठक जब करेंगे तो माननीय सदस्य को भी मैं जरूर बुलाऊंगा, ठीक, ताकि वापस मैंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस पर हम लोग कार्रवाई बहुत जल्द लेंगे। बस माननीय मंत्री जी ये कह दे कि कितना टाइम लग जाएगा उसमें? 6 महीना, साल भर, कितना टाइम? अध्यक्ष महोदय, 20 से समय के बारे में पूर्व में ही मंत्री जी कह चुके हैं। अच्छा, फिर भी बोल दीजिए। 20 से 25 वर्ष हो गया अध्यक्ष महोदय, आपका चिंता बिल्कुल सही। विभाग को इसका रिकॉर्ड के हिसाब से 2020 से इस पर कार्रवाई ली जा रही है अध्यक्ष महोदय। तो हम आश्वस्त करते हैं माननीय सदस्य को कि इस संदर्भ में समीक्षा बैठक बहुत जल्दी 1 माह के अंदर मैं करूंगा, और उसमें उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा, और जो भी कार्रवाई होगी वो देखेंगे, और इसको गंभीरता से हम लोग लेंगे विभाग। और चूंकि भूमि के रिकॉर्ड को संधारण करने में एक और आग्रह होगा, वक्त लगता है अध्यक्ष महोदय, वो तुरंत में वो अंचल का पंजीकृत तैयार नहीं होगा, उसके लिए निरंतर प्रयास जारी रहेगा। लेकिन जो कार्रवाइयां होगी प्रशासनिक दृष्टिकोण को हम लोग समीक्षा करके इस पर उचित कार्रवाई लेंगे। वापस एक मेरा हल्का सा एक सुझाव होगा अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीणों के द्वारा जो बातें आती हैं कि उनका कहना है कि एक कैंप लगा करके, गांव को ही एक चिन्हित करके कैंप लगा करके वहां पर रसीद, जो पुरानी रसीदें हैं ग्रामीणों के, उनके माध्यम से पंजी 2 का कार्य स्टार्ट किया जाए। लेकिन वहां पे कैंप नहीं लगाया जा रहा अध्यक्ष महोदय। ऐसी अंचल के अधिकारी जाते हैं, कहीं कहीं इधर उधर घूमे, और जिनसे मिला रसीद उनके नाम से उन्होंने काट दिया, और जो जेन्युइन लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे वंचित हो जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो कि एक चिंता का हमारे लिए विषय है, और ग्रामीण इससे काफी परेशान है। तो हम आग्रह करेंगे कि कैंप लगा करके सुनिश्चित करें कि इतने तारीख को इतने बजे से कैंप लग रहा है, जिनके पास भी जो भी कागजात है वो लेकर के आए, और कैंप के माध्यम से करें। वो पारदर्शिता होगा अध्यक्ष महोदय, कि सभी लोग उस चीजों को देखेंगे, वहाँ के गाँव के लोग भी रहेंगे अध्यक्ष महोदय। कि भाई ठीक है, 6 महीने, साल भर के अंदर सारा चीज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, वो चीज वापस ले लिए अध्यक्ष महोदय। वो तो बोल दे कि कैंप हम लगवाएंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सदस्य को कि हम लोग डीसी के निर्देश पर कैंप लगवा करके ही उन चीजों को रिकॉर्ड को फिर से संधारण करेंगे, ये निकाल देंगे हम लोग उस अंचल का। ठीक है माननीय ममता जी, वापस लीजिए। अरूप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, अभी उसमें नहीं बोलिए, और उसके बाद आपका है ना, उसी में बोलिएगा। चलिए ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं अपना अभी प्रस्ताव वापस माननीय सदस्य स्वरूप चटर्जी जी। देखिए, ये सभा राज्य सरकार से अविस्ताप करती है। धनबाद जिला अंतर्गत निरसा के जनसांख्यिकी अवलोकन उपरांत निरसा को अनुमंडल बनाने संबंधी एक अनुशंसा सहित प्रस्ताव मार्च 2015 में प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुई। तो हमारी जवाब और जो प्रस्ताव अभी ला रहे हैं उनकी जवाब, या पिछले 20 साल से हमको जो जवाब मिल रहा है ही मिल रहा है। जो प्रस्ताव आ चुकी है, क्या राज्य सरकार, क्या माननीय मंत्री उसी प्रस्ताव को जो कार्मिक विभाग में पड़ी हुई है
उसको फिर से जीवित करते हुए उस प्रस्ताव को कमेटी के पास ले जाने के काम करेंगे? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रस्ताव निरसा को अनुमंडल का दर्जा देने के बिंदु पर है और इनका कहना है कि कार्मिक के पास यह मामला लंबित है, क्या फिर से उसको मैंने दिखवाने का काम करेंगे। मैं इसको देख लेता हूँ अध्यक्ष महोदय, चूँकि जो प्रशासनिक इकाइयों के गठन के संबंध में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में इनका कहना है कि कार्मिक के पास है मामला। इसको दिखवा लेता हूँ, यदि है तो ये अग्रतर कार्रवाई के लिए बढ़ेगी। माननीय सदस्य को प्रस्ताव वापस लेने का। अध्यक्ष महोदय, मैं वापस ले लूंगा। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे दूं, जो बगल में बोकारो जिला है वहाँ 2 अनुमंडल, आपके गिरिडीह जिला में 4 अनुमंडल, कोडरमा में 3 अनुमंडल, लेकिन धनबाद सबसे सेंसिटिव लॉ एंड ऑर्डर के मामले में वहाँ सिर्फ 1 अनुमंडल है। वहाँ तो कम से कम 3 अनुमंडल होनी चाहिए, एक निरसा, एक धनबाद, एक कतरास। तो जो प्रस्ताव सरकार के पास भेजी गई, मैं पूरी प्रोसेस अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं जानता हूँ जो यहाँ चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है, वो कमेटी है, हाई लेवल कमेटी है, उसी कमेटी में ही सारा चीज निर्णय होता है। तो अगर वो प्रस्ताव यहाँ नहीं है तो कमिश्नर से फिर से मंगा ले या उपायुक्त को फिर से मंगा ले और ठोस तरीके से हम समझते हैं जो उस प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए जो अगला मीटिंग जो भी होगा, जब भी होगा, उस मीटिंग में कम से कम वो प्रस्ताव रखनी चाहिए। धन्यवाद। वापस ले लिए? मैं अपना प्रस्ताव को वापस। नवीन जी का पूछ लेना बाद में। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है विस्थापितों के लिए और इसी विधानसभा के अगल बगल का मामला है। मुझे लगता है आपका संरक्षण मिलेगा क्योंकि चिराग तले अंधेरा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि हटिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कूटे यानी मुड़मा लाभेद एवं तिरिल में वर्षों से रह रहे विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजना के तहत लगभग 400 नए आवास का निर्माण कार्य तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी की सरकार के समय से ही जगन्नाथपुर आनी मौजा में पूरी तरह बनकर तैयार है। 6-7 वर्ष पूर्व विस्थापितों के लिए बनाकर तैयार आवास वर्तमान में यथावत की स्थिति में है। जिस विस्थापितों के लिए इस आवास का निर्माण कराया गया उसे अभी तक विस्थापितों को आवंटित नहीं किया गया। वर्तमान में इस आवास में राज्य सरकार के सुरक्षाकर्मी एवं राज्यकर्मी रह रहे हैं। इस संबंध में यहाँ के विस्थापितों के द्वारा विस्थापित समिति के द्वारा बार बार अनुरोध एवं आंदोलन किया गया, बावजूद इसके अभी तक इन्हें आवास आवंटित नहीं किया जा रहा है। पूर्व में यहाँ के विस्थापितों के लिए आवास आवंटित के अलावा यहाँ के विस्थापितों के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी में प्राथमिकता, खाली पड़ी खेतीहर जमीन के लिए मुआवजा, आवास शिफ्टिंग में खर्च, विस्थापितों के बच्चे को बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था एवं दुकानदारों के लिए व्यावसायिक सुविधा जैसे अनेकों सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समझौता हुआ था, परंतु विस्थापितों को ना तो नया आवास आवंटित किया गया, ना ही एचईसी के द्वारा अतिरिक्त अधिकृत जमीन को यहाँ के विस्थापितों रैयतों को वापस किया गया, जिस कारण यहाँ विस्थापितों के में काफी आक्रोश की भावना बनी हुई है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है कि यहाँ विस्थापितों के लिए जो आवास वर्षों से बनकर तैयार हैं उसे यथाशीघ्र विस्थापितों को आवंटित करने एवं एचईसी के द्वारा अतिरिक्त अधिकृत जमीन को यहाँ के विस्थापितों रैयतों को वापस करने का यह सभा सरकार से अभिस्ताव करती है। मेरा इसमें बहुत ज्यादा कोई विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय। यहाँ पर जो अभी विधानसभा है, बगल में और कूटे गांव है, आनी है, कूटे है, यहाँ पर इनके लिए इनको घर को तोड़ना है, नया बिल्डिंग यहाँ बनना है, उनके लिए 212 करोड़ में 400 घर बनके यहाँ जगन्नाथपुर मंदिर के पास 2019 दिसंबर से कंप्लीट है। 2020 में 14 जनवरी के बाद उनको शिफ्टिंग कराना था,
सरकार बदल गई, इरादा बदल गया। उसके बाद 5 साल पूरी सरकार चल गई, 5 साल में उन लोगों का आवास भी नहीं मिला। वो अब कमोड बेसिन सब नोच के ले जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और दूसरा सिर्फ यही जानना है कि यहाँ पर हमारे राजेश भाई भी हैं, पड़ोसी विधायक हैं, हमेशा विस्थापितों के लिए भी चिंता करते हैं। यहाँ कई विधायक हैं जो हमेशा कहे हैं कि एचईसी का सरप्लस लैंड जो एक्वायर किया हुआ है वो रैयतों को वापस कर देंगे। तो मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि आप एचईसी का सरप्लस लैंड विस्थापितों को वापस कब करेंगे और घर कब देंगे? माननीय मंत्री जी। मान्यवर नवीन जायसवाल साहब का जो प्रश्न आया है ये रघुवर दास जी के समय से कहानी चली आ रही है 2012 और वास्तव में अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। लेकिन इसमें 2-3 परेशानियां रही हैं। इसमें 2-3 परेशानियां ये रही हैं कि जो पूरक या दूसरा खंड जो पूछा गया माननीय सदस्य के द्वारा कि एचईसी की अधिग्रहित भूमि जो उसके उपयोग में नहीं उसको वापस करने का, तो ये राज्य सरकार का विषय नहीं है। मान्यवर, हम लोगों को स्मार्ट सिटी बनाना था, हम लोगों ने एचईसी से पैसा देकर, राज्य सरकार ने पैसा देकर वो जमीन खरीदी और हमारा जो रजिस्टर्ड डीड है उसमें एचईसी ने रजिस्ट्री के टाइम में यह मेंशन किया है फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस, यानी उसके ऊपर ना तो कोई देयता है ना उसके ऊपर किसी का अधिकार है। तो मेरा सबसे पहला यही कहना है कि विस्थापितों को बसाने का जो मुद्दा है यह मुद्दा निश्चित रूप से गंभीर तो जरूर है। राज्य सरकार इसमें लोकहित में सहयोग कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार अथॉरिटी नहीं है कि वो एचईसी की जमीन एचईसी से लेकर विस्थापितों को वापस दे दे। हाँ, हम इनके इस विषय पर सहमत हैं कि 393 विस्थापित परिवारों के लिए जो बनाया गया था उसमें जो तकनीकी अड़चने हैं उसको हम लोग जल्दी ही दूर करते हुए इसको देने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में कई माननीय सदस्यों का वक्तव्य है कि जो एचईसी में सरप्लस लैंड है, जो अनयूटिलाइज्ड है, जो यूज नहीं किया गया है, राज्य सरकार उसको ले चुकी है। 700 करोड़ रुपया दे के राज्य सरकार के ही अधीन है। अभी विधायक लोग के लिए वहां घर बन रहा है तो केंद्र सरकार से थोड़ी लेके बना रही है राज्य सरकार। वो ऑलरेडी रघुवर दास के समय और जो विस्थापितों के लिए जो घर बना के ये कह रहे हैं कि हाँ उस पर विचार किया जाएगा, तो विचार क्या किया जाएगा? वो तो ऑलरेडी बन के रेडी है। इनका बनाया हुआ 5 साल का कार्यकाल का नहीं है। वही रघुवर दास जी ने 212 करोड़ रुपया दे के 400 बंगला बना के रखा था जो आज खंडहर हो रहा है। आप 5 साल में बना हुआ घर को नहीं दे पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा अध्यक्ष महोदय? आप बनाना तो छोड़िए, चाबी नहीं दे पाए 5 साल में। अब 5 साल में यही न्याय आपसे मांग रहे हैं। और संरक्षण, मैंने कहा अध्यक्ष महोदय कि आप संरक्षण दीजिए, इसी बगल के लोग हैं, विधानसभा उन्हीं के जमीन पर बना है, इसी विस्थापित यहाँ के रैयत के ऊपर में हम लोग सब यहाँ बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, उनके लिए घर बना हुआ है। 5 साल हो गया, पुलिस वहां रह रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? आप एक तरफ घर दीजिए और जो सरप्लस लैंड है यहाँ पर आप सभी विधायक हैं, यहाँ हमारे राजेश भाई हैं, हमेशा बोलते हैं, सभी कोई बोलते हैं इधर से कि भाई जो सरप्लस लैंड है जो एचईसी कारखाना में अनयूटिलाइज्ड है वो रैयत को हम लोग वापिस करेंगे। वापिस कर दीजिए। जवाब ले लेते हैं माननीय मंत्री जी। पहले तो जो बना हुआ घर है जी वो उसको तो हमने स्वीकार किया कि उसमें जो तकनीकी अड़चने हैं, सर्वे में जो नाम आए थे उन नामों के सत्यापन के उपरांत उसको दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है और वो जल्दी हो जाएगी। और दूसरा जो मैंने बड़ा स्पष्ट तकनीकी तौर पर उनको कहा कि एचईसी ने जो डीड किया है राज्य सरकार को वो फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो ये डीड की कॉपी भी हम उनको उपलब्ध करा देंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है मान्यवर कि जो बसे हुए परिवार थे
जो खास करके प्रोजेक्ट के बीच में आ जा रहे थे। मानवीय दृष्टिकोण से बगैर उनके अधिकारों के चलते भी सरकार ने उनको विस्थापित किया और 10-10 डिसमिल जमीन देके उनको रिलोकेट कर दिया गया। अब रह गया एचईसी से विस्थापित लोगों का ये एक बड़ा बृहद विषय है और इस बृहद विषय में स्टेक होल्डर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, विस्थापित और माननीय विधायक नहीं हैं, इसके स्टेक होल्डर में और भी लोग हैं। तो मैं यही इनसे आग्रह करना चाहूँगा कि 393 परिवारों को रिलोकेशन के लिए जो बंगला बना है या जो घर बना है, शायद 5 स्टार बनाए होंगे, वो भी देख लेंगे, तो उसमें उनको ले जाने की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग गति प्रदान करेंगे और यथाशीघ्र उनको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री जी बहुत समझदार मंत्री है, उनके बात से हम लोग संतुष्ट होते हैं सब कोई। जो घर बना है उन्होंने कहा 5 स्टार बना है, 5 स्टार ही लेवल का बना है। 1250 स्क्वायर फीट 6.5 डिसमिल में उसका फाउंडेशन G+4, ताकि विस्थापित कल के दिन अपने से उस पर घर बनाते जाए और भाड़ा पर विधानसभा में काम करने वाली आदमी को भाड़ा में करके रोजी रोटी करे, वो व्यवस्था हम लोग बनवाए हैं अध्यक्ष महोदय। केवल उसका सर्वे किया हुआ है ये, और घर पे लोग रह रहे हैं। अभी अपना जो रैयती घर है वो लोग उसमें रह रहे हैं, उनसे वहां से शिफ्ट करा देना है और उसको ले लेना है। एक तो वो आसान काम है, वो आप करा दीजिए। दूसरा, आप स्पष्ट खड़ा होकर बोल दीजिए कि भाई सरकार, झारखंड सरकार, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार चुनाव के पहले घोषणा की थी, वादा की थी, यहाँ पर भाषण का रिकॉर्डिंग है मेरे पास कई नेताओं का, कि इस बार कांग्रेस जेएमएम की सरकार बनेगी, रैयतों को जमीन वापस कर देंगे। तो आप बोल दीजिए कि हम रैयतों को वापस जमीन नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि 5 साल रैयत इंतजार में रहे कि हम जमीनवा ले लेते हैं पहले, फिर बाद में घर ले लेंगे। ना घर के रहे ना घाट के रहे। ये कंफ्यूजन देखिए, सरकार के एक स्टेटमेंट से, कमिटमेंट से, घोषणा पत्र से क्या इफेक्ट होता है अध्यक्ष महोदय कि 5 साल तक बना हुआ घर जिसकी लागत 2 करोड़ है जमीन के साथ, वहां के रैयत लेने नहीं चाह रहे थे कि हमको जमीन मिलेगा। तो आप कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए कि आप घर ले लीजिए, जमीन हम लोगों के बस में नहीं है, हम लोग जमीन लौटा नहीं सकते हैं। बस माननीय मंत्री, मैं ले लूंगा। बड़ा स्पष्ट हमने उनको उत्तर दिया था कि एचईसी के मुद्दे पर स्टेक होल्डर सिर्फ इस सदन में बैठे हुए लोग नहीं है, स्टेक होल्डर दिल्ली में बैठे हुए लोग भी हैं। मान्यवर, ये जो बात कह रहे हैं ये बात वास्तव में जायज भी है, लेकिन इसको ये अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। सवाल इस बात का उठता है मान्यवर कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे का नारा झारखंड से क्यों पैदा हुआ था। यह नारा इसलिए पैदा हुआ था कि विभिन्न कालखंडों में रही सरकारों ने जो जो जमीनें अधिग्रहित की और जो लोग विस्थापित हुए उनके साथ न्याय नहीं हुआ। भारत सरकार के अधीन जो उपक्रम है मान्यवर, जरूरत 100 एकड़ की थी, 500 एकड़ जमीन सरकार की दबा कर बैठे हुए हैं। अब सवाल इस बात का उठता है मान्यवर कि यदि भारत सरकार के अधीन चल रहे उपक्रमों से रैयतों को जमीन की वापसी कराना है, तो मैंने तो यही कहा कि बहुत एक स्टेक होल्डर यहां मौजूद नहीं है, हम आपकी भावना से सहमत हैं कि यदि अधिग्रहित भूमि का उपयोग जिसने अधिग्रहण किया वो नहीं कर रहा है तो उसकी मूल रैयत को लौटाई जानी चाहिए या राज्य सरकार को लौटाई जानी चाहिए। राज्य सरकार के पाले में गेंद आ जाए, राज्य सरकार निश्चित रूप से रैयतों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगी। और हम तो आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि एचईसी की जमीन, एचईसी भारत सरकार का उपक्रम है, झारखंड सरकार का उपक्रम नहीं है। जमीन वापस करवा दें राज्य सरकार को, राज्य सरकार मूल रैयतों को वापस करने का काम करेगी। माननीय नवीन जी, अध्यक्ष महोदय, हम समझ रहे हैं, समय सबका है। अब मेरा बेकार यही समय कहना हम है, लोग बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ के लोग हमेशा इस तरफ जितने बैठे हैं केंद्र पर हर बॉल को डाल दे रहे हैं। आपने घोषणा पत्र में लिखा है कि रैयतों को वापस जमीन करेंगे, आपने भाषण में कहा है। आपने उस समय नहीं कहा कि भाजपा वाले जाके दिल्ली से सहयोग करेंगे तब हम उन लोग को सहयोग कर पाएंगे। तो हम कैसे अब प्रस्ताव ले वापिस?
अध्यक्ष महोदय सुनिए, मेरा एक सीधा आग्रह है, यहाँ जितना लोग बैठे हैं, देखिए हमारा जिगादा भी बहुत सेंसिटिव अच्छा आदमी है, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, बड़ा भाई है, केवल वोटिंग करा दीजिए। अरे जिगादा, आप हमारा बड़ा भाई है, बोल रहे हैं दादा है, तो इसमें कौन माननीय सदस्य इसमें विस्थापितों को जमीन वापसी दिलाना चाहते हैं? वोटिंग करा के देख लीजिए, और नहीं तो हम अभिस्ताव वापिस नहीं लेंगे अध्यक्ष महोदय, विस्थापितों के लिए नहीं लेंगे। चलो मान्यवर, खड़ो जा। चलिए हम समझ गया, आसन समझ गया विषय, वोटिंग करा देते हैं। मान्यवर, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि वो स्वतंत्रता संग्राम के समय में जिनकी संगत में रहे उसी पॉलिसी का आज अख्तियार कर रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल कर देना है। मैं तो स्पष्ट ये कह रहा हूं कि हर रैयत की जमीन जो अनुपयोगी है उसको वापस करने को हम लोग तैयार हैं, लेकिन सवाल वो जमीन राज्य सरकार को मिलेगी तब तो मान्यवर हम वापस करेंगे। चलिए हम वोटिंग करवा देते हैं। हाँ बिल्कुल। माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल जी का गैर सरकारी संकल्प के संदर्भ में जो इस अभिस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस अभिस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि अभिस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह अभिस्ताव अस्वीकृत हुआ। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। चंद्रदेव महतो, चंद्रदेव महतो, चंद्रदेव महतो। अध्यक्ष महोदय, यह सभा अभिस्ताव करती है कि धनबाद जिला अंतर्गत बलियापुर प्रखंड के सस्साकुंडी में दामोदर नदी पर पुल निर्माण किया जाए। उक्त पुल के निर्माण से धनबाद NH-19 से जमशेदपुर भाया संतालडी पुरलिया की दूरी 70 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही संताल परगना धनबाद गोविंदपुर होते हुए कोल्हान से सीधे जुड़ जाएगा। महोदय, इसमें सरकारी वक्तव्य आया है कि जो प्रस्तावित पुल जहां मांग किया जा रहा है उसका अप स्ट्रीम से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर पुल है और जो दूरी 70 किलोमीटर है वो 70 किलोमीटर नहीं होकर 45 किलोमीटर होगा। इस संबंध में हम और स्पष्ट होना चाहेंगे कि कई जगह अभी सदन में ही कहा गया कि 1 किलोमीटर में भी पुल जरूरत है तो बनेगा। दूसरा यह है कि यदि 6 किलोमीटर में अप स्ट्रीम में पुल है तो फिर यह दूरी 45 किलोमीटर जो शॉर्टेज होगा ये कैसे होगा? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय सदस्य ने लाया है उसके बाद विभाग ने उस कोल्हान से संथाल तक जो है कोयलांचल होते हुए जाने के जो भी संभावित रास्ते हैं उसके बारे में बताने का काम किया है। जो सड़क सिंदरी से पुरुलिया वाया राजगंज 400 की जाती है उससे कुल दूरी 145 होती है। सिंदरी से पुरुलिया वाया झरिया एवं चंदन क्यारी से 62 किलोमीटर होगा। सिंदरी से पुरुलिया वाया संथालडी अगर पश्चिम बंगाल के रास्ते से जाने से 45 किलोमीटर जो है जाना पड़ेगा। कलियासोल से पुरुलिया वाया संथालडी 55 किलोमीटर। ये तमाम टेक्निकल जो बातें हैं वो सभी विस्तार से है, उसकी कॉपी इनको दी जाएगी, लेकिन जो प्रस्ताव इनका है वो टेक्निकली क्वालिफाई करता है तो हम लोग आगे निधि की उपलब्धता में उस पुल को बनवाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय। ठीक है चंद्रदेव जी। सर, पुल के संबंध में हम बताना चाहेंगे कि ऐसे यूं ही पुल का निर्माण का मांग हम नहीं कर रहे हैं। ये पुल जहां बनने का मांग हम बोल रहे हैं, ये सिंदरी जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो बोकारो रीजन में आता है उससे 1 से 1.5 किलोमीटर का ही में ये पुल बनने का मैं मांग कर रहा हूँ,
सभा में उसको रखे हैं। और नया जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, जो गोविंदपुर में जो जमीन चिन्हित हुआ है 500 एकड़, वो अभी पुल हम बलियापुर प्रखंड में मांग कर रहे हैं, उसे सटा हुआ गोविंदपुर प्रखंड है और दोनों ही सिंदरी विधानसभा क्षेत्र का है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यदि बनता है तो ये पुल का बहुत ही जरूरी हो जाएगा। इस नाते भी जरूरी तो हो जाएगा कि ये पुल बंगाल के संथाल परगना को जोड़ती है और बगल में सिंदरी को जोड़ती है। संथाल परगना में जो इंडस्ट्री है, संथालडी में जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री का कुछ माल हो सकता है सिंदरी में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, सिंदरी का रॉ मटेरियल संथालडी में यूज होता है। और इन दोनों पुल बनने का दोनों जो इंडस्ट्रियल ये है, दोनों का 3 से 4 किलोमीटर का दूरी होगा। तो हम समझते हैं कि पुल के महत्व को देखते हुए कम से कम 24-25 का वित्तीय वर्ष में इसको बनाया जाए। यदि निधि की ये बात है तो पुल पर टैक्स लगा दिया जाए, भारी वाहनों पर टैक्स लगाए, टोल टैक्स लगे, लेकिन पुल बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल यदि डेवलपमेंट उस क्षेत्र में करना है तो बहुत ही जरूरी है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उस पुल की उपयोगिता पर कोई भी सवाल नहीं है, ना ही वो कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसकी कहीं बाधित है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इसको हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा उसको कराने का प्रयास माननीय चंद्रदेव, अगले वित्तीय वर्ष में क्या हो पाएगा? चंद्रदेव जी वापस ले लीजिए। निर्माण करने का बात आपको माननीय मंत्री जी सदन में आश्वासन कर दिए, हो गया। आप लग भीड़ के करा लीजिए। एक बात हम बताना चाहेंगे, आप माननीय मंत्री जी के संपर्क में करा लीजिए, वापस लीजिए। 2 विधायकों ने शिलान्यास कर चुके लेकिन पुल नहीं बना है। इसके पूर्व 2 बार 2 विधायक ने शिलान्यास किए हैं। अगले वित्तीय वर्ष में बनाने का आश्वासन मिल जाए। इसी जगह पे इस बार पुल के साथ शिलान्यास होगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए माननीय मंत्री जी बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये किस पुल के भविष्य में कह रहे हैं हम उसको क्लियरली समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं उनको आश्वस्त करती हूँ कि पुल बनेगा और वो शिलान्यास कर पाएंगे। ठीक, चलिए चंद्रदेव जी वापस लीजिए। मंत्री जी के आश्वासन से संतुष्ट है, मैं विषय ये वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य रोशनलाल चौधरी जी। एक आदमी अपना अपना प्रश्न करते हैं यार, सब निकल जा रहे हैं क्या बात? जिन लोगों का प्रश्न हो गया वो लोग सब ने धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज्य में विस्थापन एक बहुत बड़ा विषय बन गया है, क्योंकि मैं भी एक विस्थापित हूँ, विस्थापित परिवार से आता हूँ। सवाल था, यह सभा अभिस्ताव करती है कि राज्य में भू अर्जन और विस्थापन को लेकर भू अर्जन अधिनियम 1894, कोल बेरिंग एक्ट, भू अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 तथा झारखंड स्वैच्छिक भू अर्जन नियमावली 2010 लागू है। लेकिन इन अधिनियमों में भू अर्जन, विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा भुगतान की नीति अलग अलग रहने के कारण राज्य के मूलवासी आदिवासी को विस्थापन के बाद उचित पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन, मुआवजा भुगतान भी अलग अलग होता है, जिसके कारण विस्थापन के पश्चात 1-2 पीढ़ी के बाद विस्थापितों के परिवार की स्थिति दयनीय हो जाती है। विस्थापितों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन नीति को समरूप करते हुए विस्थापन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन आयोग का गठन किया जाए। जवाब आया है महोदय कि सरकार के द्वारा राज्य विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा और नियमावली 2024 तैयार किया गया है और नियमावली अनुमोदन के प्रक्रियाधीन है और इसका गठन 90 दिनों के अंतर कर लिया जाएगा। माननीय मंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे, क्योंकि पूरा झारखंड मतलब 3200 गांव में 1200 गांव विस्थापित प्रभावित है और हम जिस विधानसभा से आते हैं 50% से अधिक विस्थापित प्रभावित क्षेत्र है। जितने भी अधिनियम यहाँ 2013, 2010 की जिक्र आई है, आपने जवाब दिया है। सरकारी पदाधिकारी चाहे राज्य के हो या
केंद्र सरकार के एनटीपीसी के किसी भी नियम का पालन नहीं होता है। पालन कैसे हो, सरकार इसको तय करे, क्योंकि जो भी विस्थापित परिवार हैं अपने अधिकार के लिए यदि ऑफिस भी जाते हैं तो ऑफिस घुसने नहीं दिया जाता है महोदय। सरकार इसको एकदम तय करे, नहीं तो पूरा विस्थापित और आने वाले समय में पूरा झारखंड विस्थापित होने जा रहा है। इसलिए एक नीति तो बनना ही चाहिए, विस्थापन नीति, और ठोस नीति बनना चाहिए ताकि झारखंडियों को, विस्थापितों को अधिक से अधिक अधिकार मिल सके। माननीय मंत्री जी। यस महोदय, माननीय सदस्य ने जिन बातों को प्रस्ताव के माध्यम से लाया, इसमें हम लोग ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य गठन के पहले से बहुत तरह से पूरे राज्य में लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा है, चाहे कोल बेयरिंग एक्ट हो या कोई परियोजना योजना किसी के नाम से जमीन अधिग्रहित की गई हो, तो वहाँ के बहुत सारे लोग विस्थापित हुए जो पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित नहीं हो पाए हैं, अभी भी दंश झेलना, ये बात एकदम सही है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर पूर्व में भी इस बात को घोषणा किए हैं कि विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठित करने का उन्होंने पूर्व में भी घोषणा किए हैं, और इसको दिनांक 8/7/2024 की मंत्रिपरिषद की बैठक में अन्य में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है और नियमावली बन के तैयार है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग 90 दिन के अंदर में इस नियमावली को ये करके मंत्रिपरिषद से स्वीकृति करके आयोग गठन का मार्ग को प्रस्तुत करेंगे। इसलिए आश्वस्त करते हैं माननीय सदस्य अविस्ताव को वापस। सुंदर जवाब है, 90 दिन के अंदर आ जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वापस मंत्री जी के जवाब से हम संतुष्ट हैं, लेकिन 90 दिन के अंदर हम समझते हैं कि कितने परियोजना, नए नए परियोजना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि हम चाहेंगे कि तब तक के लिए कम से कम विस्थापितों के हक के लिए आप जो आपके सरकार के जो अधिकारी हैं, डीसी हैं, एसडीओ हैं या वहाँ के सीओ हैं, जो अधिनियम आपके द्वारा या सरकार के द्वारा बनाया गया है, कम से कम वो सख्ती से लागू हो, हम आपसे यही अनुरोध करना चाहेंगे। और वापस लीजिए, अभिस्ताव वापस लीजिए, और इसके बाद हम अपना वापस लेते हैं। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता। माननीय सदस्य कुशवाहा शशिभूषण मेहता। माननीय सदस्य निर्मल कुमार महतो। निर्मल कुमार महतो, प्रश्न का गंभीरता नहीं है क्या? प्रश्न की गंभीरता नहीं है। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, हम लोग जिस जिले में आते हैं, जहाँ पे से हम लोग आते हैं अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला से अध्यक्ष महोदय चलकुस्सा हो, चौपारण हो, लगभग उसके अंतिम गांव तो देखिए 100-125 किलोमीटर हो जाता है अध्यक्ष महोदय। तो मैं सरकार से सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूँ कि बरी हमारे चौराहे पे अध्यक्ष महोदय, और बरी पूरे देश में विख्यात है अध्यक्ष महोदय, और वहां से कलकत्ता हो, दिल्ली हो, आसाम हो, मुंबई हो, सभी जगह के लिए चौराहा अध्यक्ष महोदय, और सभी चीजों से वो परिपूर्ण है। वहाँ पे अनुमंडलीय कार्यालय है, वहाँ पे जेल है, वहाँ पे हॉस्पिटल है, सभी कुछ वहाँ पे अध्यक्ष महोदय है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से कि बरही को, चूंकि छोटा जिला रहेगा अध्यक्ष महोदय, तो विकास के कार्य ज्यादा होंगे, तो इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि बरही को नया जिला बनाया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को आवागमन से लेकर स्कूल से लेकर कोर्ट कचहरी सारे सुविधाएं वहाँ पर प्रदान हो सके अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री से जवाब हो जाए कि उत्तर से संतुष्ट हैं? नहीं, जवाब दिला दें। जवाब माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पुराने हैं और उन चीजों को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, और हम लोग ने कमिश्नर से और डीसी से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग किया, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह का प्रस्ताव अभी राज्य को प्राप्त नहीं है बरही को जिला बनाने के संदर्भ में। इसलिए माननीय सदस्य, मेरा आग्रह होगा कि उन प्रस्तावों को विभाग को भिजवाने का मैंने प्रयास करें, और हम लोग सांकेतिक रूप से आने वाला दिन में इस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारा सिर्फ आग्रह होगा कि चूंकि ये डिमांड वहाँ के स्थानीय लोगों का है, चाहे हमारा अध्यक्ष महोदय, हम यहाँ पे सरकार के समक्ष अपने जनता का डिमांड को यहाँ पे रखे अध्यक्ष महोदय।
मैं सिर्फ सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं कि वहां के उपायुक्त को, वहां के कमिश्नर को आप एक पत्राचार कर दें कि बरही को जिला बनाया जाए, ऐसा करके आप वहां से प्रस्ताव भेजें। बस इतना आग्रह है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी चलिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोग जनहित में प्रयास करेंगे इस तरह के कामों को आगे बढ़ाने का। इसी के साथ चलिए, इसी के साथ आग्रह करेंगे माननीय सदस्य अपना विस्तार। चलिए धन्यवाद मंत्री जी, मैं अपना विस्तार वापस। माननीय सदस्य नरेश प्रसाद सिंह जी। नरेश प्रसाद सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खजुरी जलाशय योजना पर सरकार का जो जवाब आया है उसमें हमें दो बातों का जानकारी लेना है। पहला कि प्रशासनिक स्वीकृति कब मिल जाना चाहिए, और दूसरा कि मुख्य अभियंता के द्वारा पुनर्समीक्षा प्रतिवेदन जो मांगा गया है उनके द्वारा कब तक भेजा जाएगा। माननीय मंत्री जी। खुजरी मध्यम सिंचाई योजना नहर प्रणाली के निर्माण तथा भू मुआवजा भुगतान हेतु लागत 17 करोड़ 51 लाख के तीर्थ पुनरीक्षित प्राकलन तैयार किया गया। लघु सिंचाई प्रमंडल गढ़वा अंतर्गत खुजरी मध्य सिंचाई योजना के नहर प्रणाली के चैनल 23 पर विरुद्ध मध्य सिंचाई परिषद अंतर्गत निर्माणाधीन बाई बांकी वियर योजना की दाई मुख्य नहर तथा चैनेज 36 और एवं 92 का बाई और नहर बोदरा का क्रॉस कर रहा है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है। इसके बाद भी हम लोग अतिरिक्त कमांड एरिया को चिन्हित करके और वहाँ हम लोग सिंचाई का काम करेंगे। और जो इन्होंने बोले कि कब तक इसका कार्य चालू किया जाएगा, तो बहुत जल्द ही डीपीआर तैयार हो रहा है। 1 से 2 महीना के अंदर इसका टेंडर निकल जाएगा। ठीक है नरेश बाबू, वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। इसमें सिर्फ एक चीज ही कहना है महोदय कि बांकी से जो बियर योजना है, खजुरी जलाशय योजना के कमांड एरिया के अंतर्गत 1-2 गांव में उसका नहर टच करता है, लेकिन वो छोटा सा नदी है, उस नहर में इसका कमांड एरिया है, उसमें आज तक कभी पानी नहीं आया है। और गृहस्थ जो हैं उस नहर को मिट्टी से भर करके उसमें खेती करते हैं। इसलिए बाई बांकी और खजुरी जलाशय योजना दोनों जो जगह में है और इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्य अभियंता से पुनर्समीक्षा करवा लिया जाए और पता चल जाए। ठीक ठीक। माननीय मंत्री जी, कोई इंजीनियर? ठीक है, माननीय सदस्य महोदय का इसको देख लेते हैं और मुख्य अभियंता से एक टीम बना करके भेज के क्या वहाँ है इनको भी रहना पड़ेगा, और जैसे होगा उसको हम ठीक करेंगे। वापस ले लीजिए। धन्यवाद, वापस ले। माननीय सदस्य कुमार उज्जवल। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड इटखोरी की बात करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह व्यापक लोक हित में चतरा जिला के इटखोरी प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा प्रदान करे, जो सभी अर्हताओं को पूर्ण करता है। महोदय, इसका उत्तर भी मुझे प्राप्त है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उत्तर को और अधिक स्पष्ट करने की कृपा की जाए। माननीय मंत्री जी। महोदय, उत्तर तो स्पष्ट ही है। माननीय सदस्य भी जान रहे हैं चीजों को कि प्रशासनिक इकाइयों के गठन के संदर्भ में किस तरीके की प्रक्रियाएं हैं। तो उपायुक्त और कमिश्नर के स्तर से कोई प्रस्ताव अभी सरकार को प्राप्त नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। हम आग्रह करेंगे माननीय सदस्य को कि इसको
इसको अपने स्तर से प्रयास करें। तो जब प्रस्ताव सरकार के पास आएगी तो निश्चित हम लोग इस पर देखेंगे इसको। महोदय, जहां तक मुझे सूचना है कि ये 2008 से ये मांग चल रही थी और उस समय वहां के लोगों ने तत्काल मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी को भी ज्ञापन सौंपा था और प्रधान सचिव को भी ज्ञापन सौंपा गया था और मुझे जिला उप विकास आयुक्त के द्वारा उप सचिव ग्रामीण विकास विभाग को जो लेटर प्रेषित किया गया था उसकी कॉपी भी मेरे पास है महोदय, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा आग्रह यही है कि इस पर ध्यान देते हुए लोक हित में वहां के जन आशाओं के अनुरूप इटखोरी को अनुमंडल बनाने की कृपा की जाए। लेटर भी पढ़ दूं महोदय? ठीक है, वो सब विषय आ गया। अब इसी के साथ आप अभिस्ताव वापस ले रहे हैं? हाँ लेंगे महोदय, लेकिन इस आशा के साथ लेते हैं कि इटको इस ओर पे पहल किया जाएगा महोदय। प्रस्ताव आने पर अध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से हम लोग जनहित में इस तरह के प्रस्ताव पर कार्रवाई करेंगे। अभिस्ताव प्रस्ताव वापस। हाँ महोदय, इस पर सिर्फ कार्रवाई की जाए, इस पर आग्रह है मेरा। हाँ ठीक है, बोले तो आपको अभिस्ताव वापस ले लीजिए। जी माननीय सदस्य श्री सरजू राय। यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के प्रावधान अविलंब लागू करे और ठोस कचरा पृथक्करण और पुनर्चक्रण की व्यवस्था कराए। महोदय, सरकार का वक्तव्य मिला है। इस वक्तव्य में कहा गया है कि इस राज्य में कुल छोटे बड़े 49 नगर निकाय हैं। इसमें से 10 नगर निकाय में सरकार का कहना है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट का निर्माण किया गया है और यहाँ ये प्रावधान लागू है। 23 ऐसे हैं नगर निकाय जहाँ क्रियान्वयन हो रहा है और बाकी है जिनका कहीं डीपीआर बना है, कहीं प्रगति में है। महोदय, मेरा निवेदन सरकार से यही है कि 2016 में भारत सरकार का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली बना, उसके बाद झारखंड सरकार ने भी 2018 में अपनी नियमावली बनाई। महोदय, जिन 10 नगर निकायों में ये कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना क्रियान्वित हो गई है और इसके तहत प्रबंधन प्लांट का निर्माण किया गया। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बराबर राज्य की सरकार से बातचीत करते रहता है। 18/5/2023 को अंतिम वार्ता हुई थी इनकी। इसमें राज्य की सरकार ने बताया है कि हमारा प्रोग्रेस क्या है। महोदय, ये जो नियमावली है, ये नियमावली केवल इतना ही नहीं कहती है कि हम प्लांट बना दें अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, बल्कि वो कहती है कि एक तो हमको ये आकलन करना है कि हमारे यहाँ कितना ठोस अपशिष्ट पैदा हो रहा है। 2023 में जो कहा गया है राज्य की सरकार द्वारा, उसके मुताबिक 2206 टन प्रतिदिन का सॉलिड वेस्ट ठोस अपशिष्ट यहाँ उत्पन्न हो रहा है। उसमें से 1282 टन प्रतिदिन का निस्तार हो रहा है। 924 टन प्रतिदिन ऐसा है जिस पर काम होना बाकी है। और इसके अलावे लीगेसी वेस्ट, मतलब जो बहुत दिन से पुराना कूड़ा कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, पहाड़ बना हुआ है, वह 31.25 लाख टन है और 41 जगहों पर ये राज्य भर में रखा हुआ है। इसके अलावा जो लिक्विड वेस्ट है वो भी 328 मिलियन लीटर प्रतिदिन के हिसाब से निकल रहा है महोदय। तो एक तो मेरा ये सरकार से निवेदन है कि घरों से कचरा निकलता है उसको इकट्ठा करना है। वह कई श्रेणी का होता है। वह बायोडिग्रेडेबल होता है, सूखा गीला होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, हजार्डस होता है। घर से आजकल बैटरी का सब निकलता है, प्लास्टिक का निकलता है, सब कच्चा रहता है महोदय। तो
घर में ही इसको अलग अलग कर दिया जाए, ये नियमावली ये कहती है। तो सरकार से जानना चाहेंगे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि घरों में ही इसको अलग कर दिया जाए, ये कहीं ये प्रावधान लागू नहीं है। दूसरा कि घरों से इकट्ठा करना है, डोर टू डोर हमको करना है, और डोर टू डोर करने के लिए जितने साधन चाहिए सब जगह वो हैं कि नहीं और हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सरकार ने एनजीटी को बताया है कि हमारे पास करीब 1114 करोड़ रुपए का डेडिकेटेड फंड है राज्य सरकार के पास, जो इन्हीं कामों के लिए खर्च करना, उस पैसे वो हम कहीं दूसरी जगह खर्च नहीं करेंगे। तो इस फंड का इस्तेमाल किस प्रकार से हो रहा है, घरों से निकला कचरा अलग अलग हो रहा है कि नहीं। अब जहाँ 10 ऐसे नगर निकाय है जहाँ सरकार का कहना है कि हमने योजना क्रियान्वित कर दी है, अब वहाँ पर सॉलिड वेस्ट के अलावे लिक्विड वेस्ट भी है, सीवेज निकलने का है, उसका निस्तार कैसे हो रहा है। और उदाहरण के लिए इसमें कहा है कि हमको एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति बनानी है सचिव की अध्यक्षता में विभाग की। वो समिति बनी है कि नहीं बनी है, एक एक करके जान लेते हैं सर जी बाबू, एक एक करके जान लेते हैं पार्ट-वाइज। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। मान्यवर, वरिष्ठ सदस्य का मूल अभिस्ताव 2 बिंदुओं पर राज्य सरकार के वक्तव्य की अपेक्षा रखता है। पहले कैसे लेंगे? हाँ, बोलिए। मान्यवर, वरिष्ठ सदस्य का मूल अभिस्ताव जो है राज्य सरकार से 2 बिंदुओं पर संकल्प और जानकारी प्राप्त करना चाहता है। पहला ठोस कचरा पृथक्करण और दूसरा पुनर्चक्रण। इसके बाद के जो विषय माननीय सदस्य ने उठाए वो इंफॉर्मेशन था, वो विभाग के तरफ से सबसे पहले तो ज्ञात नहीं है। ठोस कचरा के पृथक्करण एवं पुनर्चक्रण। पृथक्करण का जो मसला है मान्यवर, जहां पर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट हमारी चल रही है, जो कि हम लोगों ने प्रतिवेदित किया है कि राज्य की 10 यूएलबीज में सॉलिड वेस्ट यूनिट हमारी कार्यरत है। तो इन 10 यूनिट्स में कचरा के पृथक्करण का काम सामान्य तौर पर वहीं किया जाता है। डोर टू डोर कलेक्शन में जो गाड़ियां जाती हैं उसमें 2 अलग अलग खंड जरूर होते हैं, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा का। हैजार्डस, नॉन हैजार्डस, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये प्रावधान अभी हमारी यूएलबीज में लागू नहीं हुआ है। और मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि जागरूकता के स्तर पर हम अपने राज्य के यूएलबी के नागरिकों को इतना जागरूक नहीं कर पाए हैं कि कचरे का प्रबंधन घर से ही हो जाए, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग थैलियों में मिल जाए, ऐसा भी पूर्णतया नहीं हो पा रहा है। अब 2 चीजें और साथ में मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में मोटे तौर पर प्रोसेस हम लोग करते हैं। प्रोसेस करने के बाद उसको अलग अलग अवशेषों में बांटने के बाद जो इनर्ट बचता है वो इनर्ट हम लोग लेगेसी वेस्ट या वैसे जगह पर जहां पर कि उसका भंडारण किया जा सकता है वहां तक पहुंचाते हैं। और पुनर्चक्रण की व्यवस्था के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि चूंकि जितना आंकड़ा माननीय सदस्य ने दिया ये पूरे राज्य का आंकड़ा है और मैं सरकार बड़ा स्पष्ट उत्तर दे रही है कि मात्र 10 यूएलबी में ही हमारी अभी ये व्यवस्था लागू है, बाकी की यूएलबी में हमारी व्यवस्थाएं ऑनगोइंग है। तो हमें लगता है कि थोड़ा समय और इसमें देने के बाद हम लोग इसको और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है सर जी। महोदय, माननीय मंत्री जी ने सही उत्तर दिया है और यह प्रस्ताव लाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि सरकार ने क्या नहीं किया ये उजागर किया जाए। उद्देश्य ये है कि क्या करना चाहिए ये सामने आए। और मैंने अपने प्रस्ताव में सबसे पहले यही कहा है
कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 का प्रावधान अविलंब लागू करें। मतलब इस प्रावधान में कचरा इकट्ठा करना, उसका सेग्रीगेशन करना, उसका निस्तार करने तो है ही, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमको संगठनात्मक स्तर पर करनी है। जैसे उपायुक्त के जिम्मे ये काम लगाना है कि हर नगर पालिका के लिए वे जमीन की तलाश करें जहाँ कचरा प्रबंधन का काम हो सके। एक समिति बनानी है राज्य स्तर पर विभागीय सचिव की अध्यक्षता में, और 17-18 लोग रहेंगे उसमें, जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी। दूसरा, इसका क्या रिश्ता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से होगा, वो भी उसमें परिभाषित किया गया है। तो ये सारे जो काम हैं, जो विभाग के संरचनात्मक काम हैं, सरकारी स्तर पर करने हैं, वो काम भी अगर हो जाए, और 3 महीने में एक मीटिंग होनी है सलाहकार समिति की, ताकि सब जगह की सूचनाएं आए, तो सरकार ये काम कर ले। किया है तो ठीक, नहीं किया है तो कर ले। और बाकी बचे जो ULBs हैं उसमें भी ये काम शुरू हो जाए, ताकि जो अधिनियम हमारा कहता है, नियमावली कहती है, वो नियमावली के प्रावधान लागू हो जाए, और जो हमारे पास धन उसके लिए है, उस धन का उपयोग भी हो जाए। और एक अनुमानतः साल भर में कितना ठोस कचरा निकलता है हमारे यहाँ से, जब तक उसका हम अनुमान नहीं करेंगे तो क्षमता हमारी जो प्लांट बना रहे हैं पूरी क्षमता से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें भी कहा गया महोदय कि बगल में कोई उद्योग है, इंडस्ट्री है, तो हमारे यहाँ से जो वेस्ट टू एनर्जी का फार्मूला है, उनको एक खास अमाउंट इस ईंधन का उपयोग करना है अपने लिए। तो ऐसा बनाएंगे तो इससे नगर पालिकाओं को इससे आर्थिक लाभ भी होगा। तो जो सारे काम हम लोगों को करना है, ये काम भी हम कर लें। और कचरा अलग करना है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स है, उसमें उन्हीं के यहाँ अपने ही कचरा निष्पादन का प्रयास करना है। जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है, 3 दिन पहले सूचना करनी है आपके यहाँ से कचरा कितना निकलेगा। ये जो काम कानूनी हैं, ये काम भी सरकार अपने स्तर से कर ले। ठीक। और तब जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, उसके बारे में मंत्री जी ने बताया है, उसमें हम लोगों को एतराज नहीं है महोदय। ठीक, तो इसी सुझाव के साथ आप वापस ले लीजिए। अगर सरकार, माननीय मंत्री जी एक बार बता दें, बता दिए तो सब चीजों को कर देंगे तो हम अविस्तार वापस ले लेंगे महोदय। सुझाव को ग्रहण कर लीजिए। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 49 ULB में विभाग ने स्पष्ट प्रतिवेदित किया है कि 10 में हमारी योजनाएं कंप्लीट हैं, 17 में हमारी योजनाएं 22 ULBs में हमारी योजनाएं ऑनगोइंग है। और हम लोगों ने ऑलरेडी जिले के उपायुक्तों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ज़मीन खोजने के लिए कहा है, और वो ज़मीन भी बहुत जगह मिली है। कुछ जगहों पर चिरकुंडा, जामताड़ा, सरायकेला, चक्रधरपुर में लैंड इशू रिपोर्टेड है, जिसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। और बाकी जगहों पर काम कहीं अवार्ड भी हुआ है, कहीं टेंडर के स्टेज पर है, और कहीं DPR के स्टेज पर है। सबसे महत्वपूर्ण सुझाव माननीय सदस्य का था राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद का। तो मैं उनके सुझाव पर उनको यह आश्वस्त करता हूं कि इसको यथाशीघ्र हम लोग गठन करेंगे, क्योंकि राज्य में मॉनिटरिंग के लिए कमेटी तो होनी बिल्कुल आवश्यक है। ये भारत सरकार या झारखंड सरकार की नीतियों के आलोक में तो है ही है, हमारे ULBs के कचरा प्रबंधन के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। और 3 महीने की बैठकों का जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार की तरफ से यह निर्देश जाएगा कि सलाहकार समिति का गठन भी हो और उसकी नियमित बैठकें 3 माह के अंदर हों। चलिए, माननीय सरजू बाबू वापस ले लीजिए। जी, मैं सरकार के इस कथन के अनुसार अपना अभिस्ताव वापस लेता हूँ। शत्रुघ्न महतो जी 1 मिनट बैठिए। आज सुरेश पासवान जी और नीरज जी, आप लोग 3 के पहले एक ठो ले लेते हैं, उनको इबादत में जाना है। निशा तालम जी, आप पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती हूँ कि व्यापक लोकहित में जूट उद्योग के लिए पाकुड़ के चिन्हित स्थल में निर्धारित जूट किसानों से आजीविका समर्थन हेतु जूट उद्योग के अधिष्ठापन एवं परिचालन की लंबित कार्यों का शीघ्र पूरा करे। यहाँ इजरा के अध्ययन में जूट को TD4 से TD7 की गुणवत्ता वाले श्रेणी का पाया गया है। अध्यक्ष महोदय,
मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उद्योग विभाग द्वारा दिया गया, जबकि मामला ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पाकुड़ में जूट फैक्ट्री लगाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट की प्रावधान किया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी 10 करोड़ रुपया का बजट प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के JSLPS से द्वारा सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। DPR बनाने के लिए विभाग द्वारा दिनांक 29/12/2023 को विज्ञापन निकाला गया था। निविदा में शामिल सभी तीनों एजेंसी को अयोग्य पाया गया। विभाग द्वारा DPR बनाने के लिए एजेंसी के लिए इजरा को नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद से सहमति का प्रस्ताव लंबित है। DPR तैयार करने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति देने के उपरांत विभाग द्वारा प्रावधानित बजट के कार्यों प्रारंभ करना है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह होगा कि अप्रैल 2025 से मंत्रिपरिषद की बैठक में उपायुक्त पाकुड़ के द्वारा चिन्हित स्थल मौजा दादपुर खाता संख्या 148 दाग संख्या 466 पर जूट उद्योग के अधिष्ठापन एवं परिचालन के लिए इजरा को DPR बनाने की सहमति दी जाए। साथ ही DPR की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर जूट उद्योग अधिष्ठापन एवं कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारंभ करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग को आवश्यक निर्देश देने की कृपा की जाए। माननीय मंत्री जी, ग्रामीण विकास। अध्यक्ष महोदय, विभाग में तो ये प्रश्न नहीं आए, लेकिन इस विषय में मुझे जानकारी है क्योंकि हाल में ही हम लोगों ने जो JSLPS का रिव्यू किया था तो यह विषय आया था। अध्यक्ष महोदय, आजीविका संवर्धन हेतु जूट उद्योग के अधिष्ठापन एवं परिचालन के लिए जो प्रक्रिया विभाग को पूर्ण करना है वो हम लोग आने वाले वित्तीय वर्ष में उसको पूर्ण कराने का काम आप वापस लीजिए। निषाद जी, आप वापस लीजिए अपना अभिस्ताप। आने वाला वर्ष में उसको, आने वाला वित्तीय वर्ष में जी अध्यक्ष महोदय उनको वापस लेने दीजिए। नहीं, उन्हीं का एक पूरक था महोदय। आप छोड़ दीजिए पूरक में, दूसरे का पूरक में इसमें नहीं है। हम भेज देते हैं कागज माननीय मंत्री जी को, और कुछ अगर है उनको देने का तो कागज दे दीजिए। हो गया, शत्रुघ्न महतो जी वापस ले लीजिए। निषाद जी, अभिस्ताप वापस लीजिए। हाँ, प्रस्ताव वापस लेते हैं। ठीक, शत्रुघ्न महतो जी। गैर संकल्प सभा समिति के माध्यम से मेरा विषय, अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव प्रस्ताव करती है कि बागमरा विधान क्षेत्र का अधिकांश भूभाग कोल बेरिंग एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, जहां भूगर्भ जल का स्तर काफी नीचे चला गया है एवं क्षेत्र में बेहद गंभीर जल संकट है। बागमरा में जलापूर्ति हेतु तेलमुचो जलापूर्ति योजना, मोहता जलापूर्ति योजना, पथगड़िया जलापूर्ति योजना सहित सौर ऊर्जा आधारित सैकड़ों मिली जलापूर्ति योजना का कार्य लंबित है। जल जीवन मिशन के तहत बागमरा जलापूर्ति योजना फेज 1 फेज 2 लंबे समय से निर्माणाधीन है एवं जलापूर्ति प्रारंभ नहीं हो सकता है, जिससे क्षेत्र के लोगों का पानी के लिए दर्द भटकना पड़ रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बागमरा में चल रही जलापूर्ति योजना का समय सीमा निर्धारित कर अविलंब प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करें। माननीय मंत्री जवाब, एक मिनट। सरकार का पहला है तेलमुचो ग्रामीण जलापूर्ति योजना। इसमें करीब 9 गांव है, 3680 लाभान्वित परिवार है और परिवार की संख्या लगभग 3410 है। ये योजना पुरानी योजना है, लेकिन इतनी पुरानी हो चुकी है, इसका जो इनटेक वाल्व जो बना था वो गलत जगह बन गया था, जिसके चलते पानी वहाँ आ नहीं पाता है और समय समय पर पानी सूखते रहता है और पानी पहुँच नहीं पाता है। हम चाहते हैं कि उस इंटेक वेल को जहाँ पर पानी का जमाव है उस जगह किया जाए। ये काफी समस्या। दूसरा है मोहदा बस्ती ग्रामीण जल योजना, वो भी बंद पड़ा हुआ है। तीसरा है पथगड़िया जलापूर्ति योजना, ये भी समय समय पर
सही समय नियमित रूप से चल नहीं पाता है। चौथा हमारा है फेज 1 और फेज 2। फेज 1 जलापूर्ति योजना, माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूँगा, ये योजना 2018 में चालू की गई थी। आज करीब 2025 होने समय समाप्त मार्च चलने चला, करीब 7 साल अब होने चला। अभी तक ये योजना जस के तस है, करीब 60 से 70% ही काम हो पाया है। और अभी भी लोग जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसा के साथ इस योजना का लाभ लेने के लिए जो सोचे थे, क्योंकि हमारा क्षेत्र कोलबरी क्षेत्र है, अग्निभाव क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र अग्नि की चपेट में है। हमारे यहाँ चापाकल, कुआं, नदी, कुआं, चापाकल, तालाब सब सूख जाता समय पर। हमारा एकमात्र स्रोत है सप्लाई पानी, जो नदी के द्वारा सप्लाई की जाती है। लेकिन ये योजना इसी को उद्देश्य चला गया था कि हमारे क्षेत्र में जो लोगों को पानी की समस्या, जो ज्वलंत मुद्दा है, इसको दूर किया जा सके। लेकिन 7 साल 8 साल होने के बाद भी योजना फर्स्ट फेज चालू नहीं हुआ है। दूसरा फेज 2023 चालू हुआ था 22 में, वो भी लगभग समय समाप्त होने वाला है। तो दोनों परियोजना हम खास करके अध्यक्ष के माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा, ये दोनों योजना समय से चालू कर दिया जाए, जो हमारे यहाँ के ज्वलंत मुद्दा है उसे दूर किया जा सके। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शत्रुघ्न महतो जी का जो अपने क्षेत्र का बाघमारा विधानसभा का क्षेत्र महोदय, जो पानी पेयजल को लेकर के जो संकल्प लाए हैं महोदय, माननीय सदस्य को सरकार की ओर से लिखित उत्तर दिया गया है महोदय, और जो माननीय सदस्य पढ़ करके भी उस विषय को सदन में रखे कि कौन योजना की क्या स्थिति है, वो सारे स्थिति को उन्होंने पढ़ के रखा महोदय। हम समझते हैं कि सारी वस्तुस्थिति से लिखित रूप से माननीय सदस्य को अवगत करा दिया गया है। हमें लगता है संतुष्ट होना चाहिए और संकल्प को वापस ले लेना चाहिए महोदय। अध्यक्ष महोदय, उनका एक ही आग्रह है, शत्रुघ्न जी, एक ही आग्रह है, 2 योजना के बारे में उनका विशेष ध्यान है, उसको पूरा करने के बारे में। महोदय शत्रुघ्न जी। हाँ, फेज 1 फेज 2। फेज 1 फेज 1 महोदय, फेज 1 और फेज 2 का भी रिपोर्ट उनको दिए हुए महोदय। फेज 1 में जो है बाघमारा ग्रामीण जलापूर्ति योजना महोदय, जो डीएमएफटी फंड से संचालित हो रहा है महोदय। डीएमएफटी फंड से उस योजना का निर्माण हुआ है महोदय। और उस योजना का अद्यतन स्थिति अगर आप देखें महोदय, तो उसको 25/3/2025 के द्वारा द्वितीय नोटिस जारी किया गया है। कार्य प्रगति पर नहीं होने के कारण एकरनामा के तहत विधि सम्मत संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी महोदय। उसको बार बार कार्रवाई करने का हम लोग चेतावनी दे रहे हैं महोदय। और जहां तक उसका काम का भौतिक का अगर प्रगति देखें महोदय, तो 86% है। और हम समझते हैं कि महोदय वो डीएमएफटी फंड का भी अभाव नहीं है महोदय, संवेदक की लापरवाही है। इस बात से हम इनकार कतई नहीं कर सकते महोदय, क्योंकि डीएमएफटी फंड जिला में उपलब्ध है महोदय, और माननीय सदस्य भी उसके मेंबर हैं। वो डीएमएफटी से तो निश्चित तौर पर संवेदक की लापरवाही है, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते हैं। उनको हम लोग नोटिस किए हैं। अगर उस समय सीमा पर वो कार्य पूरा नहीं करेगा तो उसको हम लोग दीवार भी करने का काम करेंगे महोदय। नंबर 2 महोदय, बाघमारा ग्रामीण जलापूर्ति योजना फेज 2, जिसकी माननीय सदस्य चिंता कर रहे हैं, तो महोदय वो जेजेएम की योजना है, नल जल की योजना है महोदय। और नल जल की योजना में उसकी भौतिक प्रगति जो है 46% है महोदय। और मैं तो रोज 27 दिन से ही कह रहा हूँ महोदय, केंद्रांश मिलेगा तो योजनाएं बनेगी, केंद्रांश मिलेगा तो योजनाएं मिलेगी। हम माननीय सदस्य को आग्रह करेंगे कि 46% जो आपका भौतिक प्रगति है, केंद्रांश आएगा, प्राथमिकता के आधार पर आपकी योजनाओं को पूर्ण करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र का जल मुद्दा है, पानी के मुद्दा है। हमारे यहाँ क्षेत्र अग्नि प्रभावित है, कोल बेरिंग है। ये हम आखिर जनता को क्या जवाब देंगे? जनता हमें चुन के भेजी है अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के। आज करीब करीब हमें लग रहा है पूरे क्षेत्र जल की चपेट में है। जल है तो जीवन है। इसलिए हम चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि जो भी दोनों बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही है, आप विभाग को सूचित करें, विभाग से आप सवाल जवाब करें कि आखिर डिले क्यों हो रही है। दूसरी सबसे बात है, माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहेंगे, जो सौर ऊर्जा के तहत जो जलापूर्ति हो रही है, सभी जगह पर खराब पड़ा हुआ है। विभाग इस पर जरा से भी ध्यान नहीं दे रही है, पूरी लापरवाही पर बरत रही है। एक भी जो आप सौर ऊर्जा का जो जलापूर्ति है, सभी जगह बंद पड़ा हुआ है। आप ये भी पता कर सकते हैं माननीय मंत्री महोदय।
और विभाग से पूछिए कि आखिर इस कार्य क्यों नहीं हो रहा समय पर। और सारे लोग हाहाकार मचाओ क्षेत्र में, सारे क्षेत्र पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। चूंकि हमारा क्षेत्र कोई भी क्षेत्र है, हमारे पानी कोई उपलब्धता नहीं है। शत्रुघ्न जी ठीक है, उनके साथ साथ सौर ऊर्जा का भी थोड़ा सा दिखवा लीजिए विभाग को आदेश दे करके, और इसी विश्वास के साथ माननीय शत्रुघ्न जी अपना अभिस्ताप को वापस लेंगे। ठीक है महोदय, जो माननीय सदस्य की जो क्षेत्र का है अद्यतन स्थिति का हम सभी योजनाओं का जानकारी लिए हैं और गहराई में जाके जानकारी लेते हुए योजना को पूर्ण कराने की दिशा में आवश्यक पहल करेंगे महोदय। और हम अब चाहेंगे माननीय सदस्य की संकल्प वापस कर लिया जाए। संकल्प वापस लेने से पहले मैं फिर एक बार पुनः आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि फेज 1 फेज 2 एक समय सीमा आप मानते महोदय हमको देने का काम करें, क्योंकि काफी समय हो चुका है। 6 साल 7 साल कोई समय नहीं होता है। 3 साल में कंप्लीशन काम, डेट ऑफ कंप्लीशन कार्य होता है, लेकिन 7 साल कोई सा योजना बताइए 7 साल डिले क्यों हुआ। इस पर थोड़ा सा आप गहन चिंतन कीजिए माननीय मंत्री महोदय, और विभाग सूचित कीजिए कि काम में थोड़ा तेजी लाएं और जल्दी से जो लोगों को सपना से पूरा करने का काम करें। चलिए अभिस्ताप वापस लिए विश्वास के साथ। थोड़ा सा मंत्री महोदय से थोड़ा सुना चाह रहे मौका भी नहीं से हम बोलिए महोदय, वापस ले लीजिए ना, हम करवा देंगे। चलिए जब मंत्री महोदय बोल रहे हैं तो मैं अपना अभिस्ताप प्रस्ताव वापस ले रहा हूँ। माननीय सदस्य श्री सुरेश पासवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार के अभिस्ताप करती है कि देवघर जिला के अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के 7 पंचायतों को काटकर प्रशासनिक दृष्टिकोण से रिखिया थाना का दर्ज दिया गया है। ज्ञात हो कि इन पंचायतों से रहने वाले स्थानीय जनता को प्रखंड मुख्यालय मोहनपुर की दूरी लगभग 25-30 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है, जिससे खासकर गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा जाति, अत्यंत पिछड़ा सारे लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही सरकार द्वारा जाने वाली सरकारी सुविधा समय पर वंचित होना पड़ता है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के 7 पंचायत को काटकर रिखिया को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। महोदय, जवाब मिल गया है, संतुष्टिजनक जवाब है। उपायुक्त देवघर पत्रांग 3/5 दिनांक 20/3/25 के प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मोहनपुर प्रखंड मुख्यालय से रिखिया थाना के अंतर्गत सबसे अधिक दूरी पर तिलैया गांव अवस्थित है एवं मोहनपुर प्रखंड मुख्यालय से सबसे अधिक दूर गांव की दूरी 25 किलोमीटर है। इन 7 पंचायत में रहने वाले जनता को सरकार से ही जाने वाली अभी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मोहनपुर प्रखंड से समय प्राप्त हो रहा है। मोहनपुर प्रखंड की कुल जनसंख्या 1,75,845 तथा कुल पंचायतों की संख्या। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य जी, आपका अभिस्ताप भी डाले हैं और जी सरकार का उत्तर भी है। अब आपको क्या पूछना है? बस मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और सही रिपोर्ट मिलने पर समुचित निर्णय लेने का आश्वासन मिल चुका है, इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। धन्यवाद। माननीय श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के पचगावा, फुलवरिया, धरगांव, बनपोख, बिघा, मसनोडी तथा मरकच्चो के पपलो, खंडाडी, महुआटाड़, भगवती डी, कोडरमा प्रखंड के खरकोटा, गोलवाढाप सहित दर्जनों गांव महोदय किसानों की समस्या की ओर ध्यान सरकार का आकृष्ट कराना चाहती हूँ महोदय, जिनका मुख्य आजीविका का साधन कृषि है और ये गर्मी की भरी दोपहर में या जाड़े की कड़कड़ाती हुई ठंड में महोदय दिन रात मेहनत करते हैं। सिर्फ धान गेहूं नहीं महोदय, बल्कि सब्जी, दलहन, तिलहन सारी खेती वो करते हैं, लेकिन उनके फसल का नुकसान जंगली सुअर और नील गाय से ज़्यादा हो जाती है महोदय।
और इतनी मेहनत करने के बाद मात्र मुआवजा में इन्हें संतोष करना पड़ता है महोदय। और हम कई बार ये प्रश्न भी ला चुके हैं महोदय। अभी तो सरकार मिलेट जैसे मड़ुआ मिलेट वैसे मोटे अनाज के लिए प्रोत्साहन भी कर रही है। तो बस हम ये चाहते हैं कि जो किसानों का गुहार है, जो उनकी समस्याएं हैं, उसके निदान के लिए सरकार जो रेलवे ट्रैक के दोनों ओर घेराबंदी की जा रही है सीमेंट के स्लैब से, या तो वो घेराबंदी करा दे, क्योंकि हम पूरे एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। जो प्रभावित एरिया है उसमें 8 से 10 फीट का ऊंचाई, जिससे कि नीलगाय तड़प न पाए, तो वो घेराबंदी करा दे महोदय, या तो फिर चहारदीवारी करा दे। ये हम आग्रह करते हैं। माननीय मंत्री जी। मान्यवर नीरा यादव जी का क्षेत्र से संबंधित जो प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव में तकनीकी 2-3 बहुत बड़ी अड़चनें हैं। भारतीय रेल के द्वारा फ्रेट कॉरिडोर या हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने के लिए जो रेल मार्गों की घेराबंदी हो रही है वो अलग विषय है। उसमें वन्य जीवों के कॉरिडोर का ध्यान रखा गया है। जहां पर एलिफेंट कॉरिडोर है या वन्य जीवों के पार करने के रास्ते हैं, वहां पर उन चीजों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्य ये प्रेषित करना चाह रही हैं कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है उसमें उन गांवों को संरक्षित किया जा सके। हमारे साथी जनार्दन पासवान जी का पूर्व में भी यही प्रश्न आया था, कमोबेश यही हमने जवाब दिया था कि चूंकि ऐसा कोई प्रेसिडेंस नहीं है, ऐसा कोई पहले से बना हुआ रास्ता नहीं है, क्योंकि अध्ययन इस बात का भी कराना होगा कि यदि वो पशुओं का कॉरिडोर पड़ता है तो वैसी स्थिति में उसको अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि जो मुआवजे का मसला है उसमें अगर कहीं कोई गलती है, त्रुटि है, तो स्पेसिफिक अगर हमारे संज्ञान में लाती हैं तो विभाग के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित करके जो क्षतिपूर्ति हुई है उसका उचित मुआवजा उनको दिलवाने का प्रयास हम लोग करेंगे। और आइंदा भी जो हमने चतरा के विधायक जनार्दन पासवान जी को कहा था, वही आपसे भी आग्रह करूंगा कि वैसी घटनाएं यदि रिपोर्टेड होती हैं तो कृपया आप अनुशंसा कर दें, और उन अनुशंसाओं के आलोक में अगर विभाग ने उनको संज्ञान नहीं लिया तो निश्चित रूप से उनके ऊपर हायर अथॉरिटी के लोग बैठे हुए हैं, वहां तक इस मामलों को ले जाकर उपयुक्त क्षतिपूर्ति हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो अभिस्ताव है महोदय बिल्कुल क्लियर है। ये हम पूरा फॉरेस्ट लैंड को चहारदीवारी या घेराबंदी की बात नहीं कर रहे महोदय। कुछ जो क्षेत्र है महोदय, जो कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है, उससे सटा हुआ जंगल है महोदय, तो वहां पर क्या होता है कि पड़ती जमीन है, बंजर भूमि में भी किसान, कुशवाहा समाज के जो मेहता समाज के लोग हैं महोदय, या और भी समाज के लोग सिर्फ उसी पे डिपेंड है महोदय। पहले बरही आके कोल्ड स्टोर में वो अपना अनाज को रखते थे, अब तो सरकार के द्वारा वहां पर बन भी गया है महोदय पुरनाडी में, तो अब लोगों को वहां पर सुविधा मिलेगी। लेकिन कौन सा अनाज को रखेंगे कोल्ड स्टोर में महोदय? अभी उनका जीविकोपार्जन का मुख्य वही साधन है महोदय, और इसलिए हम एकदम स्पष्ट गांव का नाम के साथ में यहाँ एक बार आप दिखवा ले, वो कॉरिडोर नहीं है महोदय, वहां घनी आबादी है, बस कुछ जगह में जंगल थोड़ा सटा हुआ है, नीलगाय तड़प करके आ जाती है और सारे फसलों को रौंद जाती है या खा जाती है महोदय। इसलिए हमने गांव का नाम स्पष्ट कहा है। वहां पर एक बार माननीय मंत्री जी निरीक्षण करवा ले, देख ले। हम इसलिए रेलवे ट्रैक वाला स्लैब से बोले महोदय, क्योंकि इसके पहले जो हम क्वेश्चन डाले थे उसका हम जवाब क्वेश्चन डाले थे कि कांटेदार कंटीले तार से घेराबंदी कराए, तो उसमें जवाब आया था कि कंटीले तार से जानवर को नुकसान होगा, इसलिए ये कार्य हम नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये सुझाव दिया कि जो रेलवे ट्रैक वाले महोदय जो सीमेंट के स्लैब से ऊंची ऊंची दीवार दे रहे हैं, तो उससे तो किसी को नुकसान नहीं होगा। जो एरिया खेती वाला एरिया है महोदय, सिर्फ उसको हम घेराबंदी करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। प्लीज माननीय मंत्री जी से महोदय, बहुत गंभीर है, तो थोड़ा बहुत गंभीरता पूर्वक इसको थोड़ा संज्ञान में लेते हुए जवाब दे महोदय। माननीय मंत्री जी। सर,
इस तरीके का कोई भी काम पूरे झारखंड में कहीं नहीं हुआ है। अब माननीय सदस्य जो आग्रह कर रही हैं, उनके जितने एस्पेक्ट हैं प्रो और कौन से, उनको हम लोग दिखवा लेते हैं। और हम साथ में आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो कोडरमा जिला में हमारी QRT है, क्विक रिस्पांस टीम है, हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको डाइवर्ट करके आपके उस खास करके प्रभावित इलाके में उनका लोकेशन हम लोग क्रिएट कराएं, जिससे कि ऐसा मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट में वो बीच में आकर इन बातों को बचा सके। और साथ में सरकार निश्चित रूप से अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। तो हम लोग यह प्रयास करते हैं कि जिला के उपायुक्त के माध्यम से खेती योग्य भूमि में यदि किसान अपनी कोई बाड़बंदी या अपना कोई घेराबंदी करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार की किन योजनाओं का लाभ उनको दिलाकर इन चीजों को किया जा सकता है, इसका भी हम लोग जरूर प्रस्ताव करें। चलिए वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, बस एक आग्रह लास्ट में महोदय, जैसे अभी तो आप देख रहे हैं सरकार के द्वारा जितना संभावना था एक सुझाव अध्यक्ष महोदय, जैसा भी हम लोग भी जब क्षेत्र भ्रमण में निकलते देखते हैं कितने जमीन परती पड़े हैं, कितने खेतों में घर वगैरह बना दिए गए हैं महोदय। मजबूरन अभी आबादी जैसी बढ़ रही है महोदय कि हम लोगों को इंजेक्शन वाला जो बड़ा किया जाता है सब्जी, वैसे सब्जी या रंगा हुआ कलर किया हुआ सब्जी खाने के लिए मजबूरी हो महोदय, क्योंकि खेती धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो जो कम से कम कर रहे हैं महोदय, उनको हम प्रोत्साहित जरूर करें, उनको हम हतोत्साहित न करें, इसके लिए बस आग्रह है। और माननीय मंत्री जी ने बहुत संज्ञान में लिया है महोदय, तो हम स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि एक समय सीमा बस थोड़ी सी बता दें, क्योंकि बहुत दिन से हम ये प्रश्न ला रहे हैं। देखिए, उनको पगड़ी भी पहनाया जा रहा है, तो आप काफी संवेदनशील माननीय मंत्री जी हैं, तो एक बार केवल हमको समय सीमा बता दें, फिर हम अभी को वापस लेते हैं महोदय। एक बार समय सीमा के बाद महोदय। QRT को इनके प्रभावित क्षेत्रों में भेजने के संबंध में हम लोग विभाग को त्वरित निर्देश कर देंगे और कृषि विभाग से उन किसानों को क्या बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं, जिले के उपायुक्त के माध्यम से उनको हम लोग प्रेषित करते हैं। समय सीमा प्लीज माननीय मंत्री जी, समय सीमा त्वरित बोल दिए तो त्वरित जल्द ही भेजेंगे, सदन समाप्त होगा। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कुछ तो बताइए माननीय मंत्री जी। मैंने तो आपसे कहा कि QRT को रिलोकेट करने के लिए विभाग को निर्देश चला जाएगा और उपायुक्त कोडरमा को इस बात के लिए भी निर्देश चला जाएगा कि कृषि विभाग की जिन योजनाओं से किसानों की फसलों को संरक्षित किया जा सकता है, उन योजनाओं को देखते हुए उसमें कार्य आरंभ करें। चलिए वापस लीजिए। ठीक है महोदय, हम ये विश्वास के साथ अपने अभिस्ताव को वापस लेते हैं। धन्यवाद। अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो अभिस्ताव है, रांची जिला अंतर्गत सोनाहतू प्रखंड की खाता संख्या 28 प्लॉट संख्या 86 पर पंडाडी मध्य विद्यालय की भूमि, जो कि दान भूमि है, पर अवैध खरीद बिक्री की जांच एवं दोषियों पर कार्रवाई, तथा दूसरा जो है इसी में है ग्राम गड़ाडी पोस्ट TT मानकीडी में विभिन्न खेवट 12/1, 12/7 तक की प्लॉट संख्या 2645, 2643, 2646, 2647, 2650, 2651, 2664, 2692 एवं 2698 पर, एवं तीसरा जो है गोमियाडी में खाता संख्या प्लॉट संख्या जी मान्य सदस्य जी, ये तमाम विषय आपके सवालात में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल महोदय, इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आपका सवालात और सरकार का वक्तव्य दोनों के विषय के अंतर में कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे महोदय, ये 3 जो विषय हैं जिसको लेकर हमने आवेदन किया था और सरकार का वक्तव्य हमें प्राप्त है महोदय। पहला जो विषय है और दूसरा तीसरा, ये इनका जो आंसर हमें मिला है महोदय, ये संतोषप्रद नहीं है महोदय। और इसमें जो हमारे जहन में जो प्रश्न उठ रहे हैं महोदय, मैं इन प्रश्नों को बताना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ। ये जो हमारे पंडाडी स्कूल का मामला है महोदय, पंडाडी स्कूल का मामला जो है, इसमें दान भूमि है और दान भूमि को यहाँ के भूमि माफियाओं के द्वारा, दलालों के द्वारा इसका विक्रय किया गया है महोदय। तो हम ये प्रश्न जो हमारे मन में उठ रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं। पंडाडी विद्यालय सन 1858 ईस्वी में स्थापित, जिसका की खाता संख्या 28 और प्लॉट संख्या 86 एवं रकबा जो था 38 मौजा रुगड़ी में संचालित था अथवा नहीं था। दूसरा प्रश्न ये है कि वर्तमान राजकीयकृत मध्य विद्यालय पंडाडी का वर्तमान विद्यालय
भवन किस वर्ष से किनके जमीन पर और कब और कैसे संचालित हुआ। तीसरा जो हमारा प्रश्न है महोदय, खाता संख्या 28, प्लॉट संख्या 86, रकबा 38 डिसमिल, मौजा रुगड़ी पर पुस्तकालय, आंगनबाड़ी भवन, चापानल, चबूतरा, डिप बोरिंग, प्याऊ, यात्री शेड है या नहीं, अगर है तो किस किस विभाग से कब कब बना है। चौथा जो हमारा प्रश्न उठ रहा है महोदय, खाता नंबर 28, प्लॉट संख्या 86, रकबा 38 डिसमिल, मौजा रुगड़ी पर यदि सरकारी योजना है तो सरकार के निबंधन विभाग द्वारा कैसे रजिस्ट्री किया गया। पांचवा जो है हमारा प्रश्न है माननीय महोदय, सदस्य, तो ये जो सवाल आप कर रहे हैं, जो सरकारी वक्तव्य में इसका जवाब नहीं है, नहीं आया है महोदय, आपका इसलिए प्रश्न के हम खंड में इकट्ठे इसलिए हम पूछ ले रहे हैं महोदय। प्रश्न के खंड में इन विषयों को पूछे हैं जी, ये सारे के सारे हैं, इसी से संबंधित है अध्यक्ष खेती महोदय। करते आ रहे हैं, इनके जीवन यापन का एकमात्र साधन है, इस पर ग्रामीणों का अधिकार दिया जाए, तो उसी पर बोलवा देते हैं माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे जो प्रश्न आया है महोदय, इसमें 3 विषय समाहित है महोदय। एक तो हमारे स्कूल का मामला है और 2 जगह जो है गड़ाडी और एक गोमियाडी का मामला है जो कि जमीन से संबंधित है। तो हम चाहेंगे महोदय कि ये जो तीनों हमारे प्रश्न जो इसमें शामिल किए गए हैं, बारी बारी से हम चाहेंगे महोदय, आपका संरक्षण होना चाहिए महोदय। आप जहाँ और मंत्री जी समझ पाए हैं जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपना जो अव्यवस्था लाया है उसमें 3 चीजों को इन्होंने उद्धृत किया और उस पर कार्रवाई की मांग की है। एक तो पहला कि सोनाहातू प्रखंड का पंडाडी मध्य विद्यालय जो दान भूमि पर अवस्थित है, इसको गलत ढंग से कुछ लोग खरीद बिक्री किए, इनका पहला एक जांच का विषय या जांच करके कार्रवाई करने का मांग की है। दूसरा, इन्होंने मानकीडी के बारे में जिक्र किया है, केवट 12/1 से और 12/7, ये मुंडारी खूंट कांटी जमीन है अध्यक्ष महोदय। इस पर इन्होंने बोला है कि ये दूसरे लोग गलत तरीके से ये करके किए। और तीसरा, इनका गोमिया डी पर है, ग्रामीण कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, उनको उसका हक मिले। ये 3 चीजें मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, इस पर हम सांकेतिक रूप से बोल देते हैं। जो दान वाला विद्यालय पंडाडी मध्य विद्यालय है, उस पर रिकॉर्ड जांच किया गया, तो ये एक्चुअली जो दर्ज है ऑनलाइन पंजी 2 में पृष्ठ संख्या 34 में खाता संख्या 28, प्लॉट नंबर 86, रकबा 43 डिसमिल है। और ये जमाबंदी कामरी प्रसाद सिंहदेव, तमड़ी प्रसाद सिंहदेव, पिता शिव प्रसाद सिंहदेव के नाम से संधारित है, जो कालांतर में ये लोग लेखधारी राहुल कुमार बटलव के नाम से क्रय विक्रय में निबंधन करवाया है, जो 17 डिसमिल इन्होंने बेचा है, जिस उसका जो आंकड़ा इसमें आया है, जिससे हम लोग पता किया। तो दूसरा मानकीडी वाला है, जो खेवट नंबर 12/1 और 12/7 का इन्होंने जिक्र किया, मुंडारी खूंट कांटी है, उसका सरकार में सन्निहित नहीं है और स्थानांतरित या क्रय विक्रय से संबंधित नहीं है अध्यक्ष महोदय। तीसरा, गोमेडी वाला जो जमीन के बारे में इन्होंने बताया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जमीन रिकॉर्ड में बताया गया। और जहाँ तक प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है, वहाँ के लोग कई वर्षों से खेती कर रहे हैं, वनाधिकार अधिनियम के तहत इनको पट्टा देने का राइट्स बनता है अध्यक्ष महोदय। यदि ये लोग क्लेम करते हैं, वनाधिकार समिति एनओसी देती है, कल्याण विभाग इस पर विचार करती है, तो उसको वनाधिकार पट्टा मिल सकता है अध्यक्ष महोदय, बहुत वर्षों से जो काम कर। और जहाँ तक यदि कोई शंका है माननीय सदस्य को, इसमें क्रय बिक्री में या कहीं वैसा अभिलेख या पता इनको चलता है, तो यदि शिकायत करेंगे तो उस पर जांच करके हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक ठीक। नहीं, ये महोदय, ये जो जमाबंदी की बात हो रही है महोदय कि संधारित नहीं है, लेकिन स्कूल के नाम पर हमारा ये कहना है कि अध्यक्ष महोदय, ये 1858 से स्कूल चली आ रही है, उसी खाता संख्या प्लॉट नंबर पर अध्यक्ष महोदय। और ये जो तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? खाता में स्कूल का नाम दर्ज नहीं है, कोई रैयत के नाम से वो जमीन था, बाद में रैयत से दान पत्र लेके स्कूल बना है, तो आप उसमें क्या बोलना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, हम यही कहेंगे कि ये जो दान भूमि है जी, इसको जो विक्रय किया जा रहा है गलत प्रवृत्ति वाला लोगों के द्वारा, उसकी जांच कराई जाए महोदय, और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की। इसमें एक विषय है महोदय, ये जो सीओ, वहां के तत्कालीन सीओ थे, उनके द्वारा एक बार जमीन का म्यूटेशन, जो जिस जमीन की बात हो रही है 17 डिसमिल जमीन विक्रय की बात हो रही है, उस जमीन का एक बार म्यूटेशन को रद्द किया जाता है, फिर से उसी सीओ के द्वारा उसका खारिज दाखिल भी कर दिया जाता है। तो इस जमीन को अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच कराई जाए महोदय, हम चाहेंगे कि इसकी जांच हो। ठीक। और महोदय जो हो गया, एक नंबर मंत्री जी को बोलिए जिसमें जांच करा देंगे कि कराएंगे नहीं, वही बोल दीजिए उनको। अध्यक्ष महोदय,
हम लोग ने स्पष्ट रूप से विभाग की तरफ से निर्देशित किया है समीक्षा करके भी, यदि नामांतरण बाद में म्यूटेशन में अंचल अधिकारियों के द्वारा कोई अनियमितताएं की जाती है, कोई रिजेक्शन के बाद फिर से उस आवेदन को स्वीकार करके म्यूटेशन करते हैं, तो वो जो है ना बड़ा अपराध है और अनियमितता है, ऐसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। यदि माननीय सदस्य इस बात को लिखित रूप से देते हैं तो निश्चित जांच करके यदि ऐसा हुआ है तो अंचल अधिकारी पर कार्रवाई होगा। ठीक, चलिए अमित जी अब वापस ले लीजिए। धन्यवाद महोदय। एक तो प्रश्न हुआ हमारा, दूसरा ये था महोदय, ये जो खुटकटी एरिया की बात कही जा रही है महोदय, मानकीडी वाली बात, तो मानकीडी में निश्चित तौर पर वो खुटकटी एरिया है महोदय, उसका हस्तांतरण नहीं हो सकता। लेकिन आज के समय में वहां जो रैयत बैठे हुए थे महोदय, तो रैयतों को कहीं ना कहीं आज हटाने का एक अभियान चला रखे हैं हमारे वन विभाग वाले लोग, तो वहां पर रैयतों को हटाने का एक प्रयास हो रहा है महोदय। वहां पर वन विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर अपना पेड़ लगाएंगे, आपकी ये जमीनें नहीं है, आपको हम अधिकार नहीं देंगे। तो ये बातें हमारे वहां पर मानकीडी में आ रही हैं। और दूसरा जो ये गोमियाडी का मामला है महोदय, गोमियाडी में भी सैकड़ों वर्षों से रहते चले आ रहे हैं लोग, जहां पर कि आज वन विभाग के लोग ये कह रहे हैं कि आपको अब यहाँ से हटना पड़ेगा। तो महोदय हमारे पास महोदय हमारे पास सारे कागजात हैं, मैं आपको देना चाहता हूँ मानकीडी से संबंधित और साथ साथ हमारे गोमियाडी से संबंधित महोदय, जहां पर कि अब इन तथ्यों को देखने पर, इन दस्तावेजों को देखने पर ये पता चलेगा महोदय कि ये लोग कैसे सैकड़ों वर्षों से रहते चले आ रहे हैं और ये कैसा अधिकार है उनका। तो महोदय हम यही चाहेंगे कि ये मानकीडी को भी हमारे ग्रामीणों के हाथों उनका अधिकार दिया जाए और फिर ये गोमियाडी के लोगों को भी उनका अधिकार दिया जाए महोदय, क्योंकि वो सैकड़ों वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। माननीय सदस्यों के द्वारा जो कागज भिजवाए जा रहे हैं हम आपके पास भेज देते हैं, इसको जांच करा के देख लीजिए और इसी विश्वास के साथ आप अभिस्ताप को वापस करिए। जी बिल्कुल, माननीय मंत्री जी का एक बार आश्वासन हमें मिल जाए अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी। जी अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी भावना से सहमत हूँ और इसको मैं दिखवा लेता हूँ, यदि ऐसा है तो इस पर कार्रवाई होगी। ठीक, माननीय प्रदीप प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा विस्तार प्रस्ताव ये है कि हजारीबाग शहर के बीचों बीच 5 बड़े मीठे झील हैं महोदय, और हजारीबाग की झील के नाम से विख्यात है, और इनका जीर्णोद्धार करके गुजरात के कांकरिया झील के तर्ज पर विकसित करवाएं, जिससे इस पर्यटन स्थल में समुचित विकास के संबंध में महोदय उत्तर भी आया है और माननीय मंत्री महोदय की तरफ से जो जवाब आया है और वस्तु स्थिति भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन जो वस्तु स्थिति उनके द्वारा आई महोदय कि ये झील पर्यटन सूची के D श्रेणी में आता है और जिला संवर्धन परिषद के द्वारा इनका विकास किया जाता है, और फिलहाल इन्होंने 1 करोड़ रुपया फंड भी इसमें 25/2/2025 को दिया है महोदय। लेकिन सवाल ये है महोदय कि ये झील पूर्ण रूप से बीमार हो चुका है, ICU में जा चुका है। महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कैसे लोग थे जो इतना बड़ा झील बनाए और हम लोग कैसे हैं जो इसका विकास नहीं कर पाए महोदय। सवाल ये है कि हजारीबाग के बीचों बीच सिर्फ यही एक जगह है जहां पूरे हजारीबाग की जनता वहां मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने आती है। आज ये हालत ये है कि पूरा दुर्गंध से भरा रहता है, पूरा झील जलकुंभी से पटा पड़ा हुआ है। एक जलकुंभी हटाने का मशीन भी महोदय हर समय वो भी ICU में रहता है, बीमार रहता है। बार बार नगर निगम को कहने के बावजूद भी उन्होंने कार्रवाई ठीक से नहीं करते, उन पे भी संज्ञान लेने का जरूरत है महोदय। और मैं अभी जैसा कहा कि ICU में चला गया है तो इसका इलाज हजारीबाग में नहीं होगा, इसका इलाज रांची में भी नहीं होगा महोदय, इसका इलाज दिल्ली में होगा। और मैंने इसके लिए बहुत दिन से प्रयासरत हैं कि भारत सरकार के द्वारा फंड लाया जाए, और उन्होंने सहमति भी दी महोदय कि 100-150 करोड़ जो भी लगता है काकरिया झील के तरफ बनाया जाए। मैं वहाँ के मंत्री महोदय से मिलकर भी आया हूँ। तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह का DPR बनवाएं कि हम लोग लेके केंद्र सरकार पे जाएं, हमारा राज्य का फंड भी नहीं लगेगा और राज्य का विकास भी हो जाएगा महोदय। माननीय मंत्री। और संक्षेप में महोदय एक लाइन और है, बार बार मंत्री जी को उठना नहीं पड़ेगा। इसका DPR कब तक बनेगा और कैसे बनेगा? अभी जो DPR बन रहा है महोदय, मैं 1 मिनट और लूंगा, जो DPR बनाया जाता है जैसे 1 करोड़ रुपया गया,
तो पूछने पे पता चला 3 जगह ही फंड को लेंगे, उस 1 करोड़ रुपया से कुछ नहीं होगा, टैबलेट से कुछ नहीं होगा महोदय, इसको ऑपरेशन की जरूरत है झील को। पूरा गाद भरा पड़ा हुआ महोदय, जब तक उसका गहरीकरण करे सारे झील को एक नहीं बनाएंगे, शहर की जलापूर्ति भी हो जाएगी, इतना सुंदर झील बनेगा महोदय कि झारखंड का सबसे नंबर 1 झील भी बन सकता है। बस मंत्री महोदय की थोड़ा कृपा दृष्टि हो जाए और थोड़ा मदद करें, हम लोग मदद करके लाने के लिए भी तैयार है महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में ही उन प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए कि आखिर कैसे होगा। भारत सरकार की एक योजना है सस्की के तहत लॉन्ग टर्म लोन का प्रावधान है। उनकी एक योजना और है स्वदेश 2, इसके तहत भी पर्यटन क्षेत्रों के पर्यटकीय विकास का मसला है। सामान्य तौर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हम लोगों को यह निर्देशित किया जाता है कि राज्य में किन किन पर्यटन क्षेत्रों में आप सस्की या स्वदेश 2.0 के तहत आप विकास करना चाहते हैं। माननीय सदस्य इस आशय का एक पत्र भिजवा दें और इसके उपरांत हम लोग डीपीआर बनवाकर उस डीपीआर को भारत सरकार को प्रेषित कर देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। वापस ले लीजिए। धन्यवाद महोदय, अच्छा आश्वासन मिला है, जल्द ही मैं पत्र भी दे दूंगा और मंत्री महोदय से आपके द्वारा ये जानना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका ठीक है ये मिल जाए। ऐसी आशा विश्वास के साथ हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, क्या अभिस्ताव पढ़ दूं महोदय, किसी भी जवाब? अभिस्ताव तो पढ़ा हुआ है, आप वो भी वक्तव्य अभिस्ताव भी है, सरकार का वक्तव्य है, इस बीच आपको क्या जानना है पूछ लीजिए। महोदय, मैंने सरकार से मेरी जिज्ञासा है और मैं प्रस्ताव कर रहा हूं कि इस CNT SPT 9th शेड्यूल के बारे में हमने किया है और उसमें करीब 7 अनुच्छेद के बारे में मैंने जिज्ञासा जाहिर किया है और 3 धारा के बारे में महोदय, जिसमें सरकार ने मुझे 1, 2, 3, 4, 5 खंडों में उत्तर दिया है महोदय, 5 खंडों में उत्तर दिया है। उसमें एक जो है, एक धारा को छोड़ दिया गया है। मैं तभी व्यवस्था में उतना भी चाह रहा था महोदय, लेकिन समय नहीं होने की वजह से नहीं मिला। तो था धारा 16(4)B महोदय, बैकलॉग का था। इसका जवाब इसमें नहीं दिया गया है, बाकी सारा जवाब को दिया गया है। जो मुझे लगता है कि जवाब तो बहुत सुंदर है, जो किताबी में रटा रटाया जो है महोदय, लेकिन जमीनी धरातल पे ही देखने पर पता चल रहा है महोदय कि ये कहीं भी इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं महोदय CNT SPT एक्ट की महोदय, इसीलिए कि जवाब आता है क्या कि मैं मेरे सवाल पे महोदय कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत झारखंड के अनुसूचित जनजातियों की भूमि की सुरक्षा का विशेष प्रावधान है महोदय। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 9वीं अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित है। स्पष्ट है महोदय कि ये दोनों संरक्षित है महोदय। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की भूमि की सुरक्षा हेतु व्यापक व्यवस्था है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46, 48 एवं 220 के तहत अनुसूचित जनजातीय रैयत भूमिहारी एवं खुददारी भूमि के हस्तांतरण पर रोक है महोदय। तो इस खंड में मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं महोदय कि विभिन्न प्रारूपों के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाता है और कई एक जगह पे, खास करके मैं जिस जिले पे रहता हूँ, जिस राजधानी पे रहता हूँ महोदय, इन तमाम जमीनों का बृहद पैमाने पर उल्लंघन हुआ है महोदय। केवल सरकार से मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या जवाब जो सरकार दे रही है, मूल रूप में सरकार इन तमाम रैयतों को संरक्षित करने के लिए कोई कदम उठाना चाहती है महोदय? मैं ये जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जिन बातों को इन्होंने सदन के समक्ष अविस्तार के माध्यम से रखा है और इनका कहना है कि इन चीज़ों को संरक्षित करने के लिए, इनसे प्रभावित लोगों को रिलीफ देने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है, यही माननीय सदस्य का ही। जहाँ तक CNT SPT
में भूमि के संदर्भ में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन, इनके रखरखाव, इनसे संबंधित सारे चीज़ों का इसमें उल्लेख किया गया अध्यक्ष महोदय, जिसको हम लोग ने फिर से वक्तव्य के माध्यम से जानकारी दिया। और चूंकि इतने सारे चीज़ों का इन्होंने उल्लेख किया, एक तो चुनाव से संबंधित है, दूसरा एसपीटी सीएनटी से संबंधित है, तीसरा पंचायत के कानूनों से संबंधित है, पी पैसा के रूप में इन्होंने किया, और तीसरा 16B के बारे में जो बात ये जानना चाह रहे हैं वो बैकलॉग से संबंधित है अध्यक्ष महोदय, ये नियुक्ति से संबंधित है। तो इतने सारे सवालों का जवाब एक संक्षिप्त में देना उतना बहुत संभव नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीएनटी एसपीटी एक्ट के चलते ही आज छोटनागपुर संताल परगना में डिप्टी कमिश्नर का पद जो है ना, लोग संवैधानिक दृष्टिकोण से इसको बनाए, नहीं तो ये डीएम होते, जिला मजिस्ट्रेट होते, बल्कि ये डिप्टी कमिश्नर भी है। इसमें उनके भूमि से संबंधित विशेष अधिकार उनको प्राप्त है, और ये जगहों पर एसपीटी एक्ट एरिया और सीएनटी एक्ट एरिया में यदि जमीन का गलत ढंग से अंतरण या वितरण विनिमय किसी भी तरीके से होता है, ऐसे इंक्रोचमेंट, स्वतः भी ये डिप्टी कमिश्नर उसमें संज्ञान ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों की व्यवस्था है। उसके बावजूद इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं, कालांतर में इन चीज़ों का बहुत कड़ाई से लागू नहीं होने के कारण से ये विचलन हुआ है। इन जमीनों का गलत ढंग से कहीं ना कहीं मतलब इधर उधर हुआ है, इसको हम लोग स्वीकार करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये कड़ाई से लागू, कोर्ट का भी निर्देश इसमें प्राप्त है अध्यक्ष महोदय कि इसको कड़ाई से लागू किया जाए और उन चीज़ों को रोका जाए। लेकिन आज तक हम लोग से पहले राज्य गठन के पूर्व से, राज्य गठन के बाद से कई सरकारें आई हैं, लेकिन इसको बहुत कड़ाई से लागू नहीं कर पाई है। इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार कृत संकल्पित है इन क्षेत्र की भूमियों को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए, और विस्थापन वगैरह भी इसमें बहुत सारी चीजें हुआ है। विस्थापन आयोग भी बनाने का सरकार का मंशा है। इस संदर्भ में भी हम लोग ने सदन में वक्तव्य दिया है। और जहां तक पी पैसा का मामला है, उस पर भी सरकार विचार कर रही है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। और जो अनुसूचित क्षेत्रों पर इन चीजों को लागू करने की बात है, क्योंकि इसमें कल्याण विभाग भी एक नोडल विभाग के रूप में सांकेतिक रूप से इस पर विचार करके इसमें कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है सरकार से। ऐसे इन चीजों को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए सरकार के पास सभी विभागें मौजूद है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसका एक शब्दों में, एक सांकेतिक, एक लाइन पे इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। कालांतर में इस पर कड़ाई करके इन चीजों को ठोस रूप से लागू करने का सरकार निर्देश करेगी, ताकि यहाँ से जो नुकसान हो रहा है उस चीजों को रोका जा सके। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो अनुभवी हैं, जानकार हैं, सरकार के आश्वासन से संतुष्ट होकर यह व्यवस्था को वापस ले तो बेहतर होगा। माननीय राजेश जी। निश्चित तौर से महोदय, मैं बहुत प्रभावित हूँ माननीय मंत्री जी के आश्वासन पे। उन्होंने पूरे अपने कम शब्दों में ही लेकिन प्रयास किया है संतुष्टि का। केवल मेरा ये जानना था कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है मंत्री महोदय। 1 लाख से ज्यादा सिर्फ रांची जिला में केस पेंडिंग है। क्या सरकार कोई वैसे कानून बनाएगी, आयोग बनाएगी कि उन केसों को पुनर्समीक्षा करते हुए जिन रैयतों को जमीन से बेदखल कराया गया है, उनको क्या सरकार उस दिशा में बढ़ना चाहती है क्या? ये हमारा, मैं आपसे मेरी जिज्ञासा है। आपने विस्थापन आयोग और चलिए माननीय मंत्री जी बोलिए, जो लंबित केस के मामले में क्या विचार है आपका? विभागीय स्तर पर यदि ऐसे मामले 71 SR केस के माध्यम से यदि लंबित है और उसका दखल लिया नहीं, बहुत सारे मामले हैं, मैं विभागीय स्तर पर इसको समीक्षा करके सीरियसली ऐसे मामलों को निष्पादित करने का निश्चित कार्रवाई करेगी सरकार। चलिए राजेश जी। महोदय, सिर्फ आखिरी मेरे, क्योंकि 4 खंड में है महोदय सवाल 4 खंड में है। देखिए, सरकार के पास में बहुत सारे तंत्र हैं महोदय। मैं तीसरा खंड को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ माननीय मंत्री जी। तीसरा खंड में जो आपने जवाब दिया है, WPPIL नंबर 758/2011 से संबंधित वाद में दिनांक 25/1/2012 को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन का निर्देश दिया गया है, जिसमें नागरिकों के हितों की रक्षा हो। उक्त के आलोक में विभागीय ज्ञापन 394/- दिनांक 14/2/2012 द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त झारखंड को प्रावधानों को
अनुपालन हेतु निर्देशित आपने जवाब में दिया है महोदय। देखिए यहाँ पे CNTSPT जो ट्राइबल लैंड की जो बात है महोदय, इसका तो ऑलरेडी आपका जो कस्टोडियन यहाँ के उपायुक्त होते हैं, यहाँ के कस्टोडियन जो होते हैं कि महामहिम राज्यपाल होते हैं। इतना बड़ा पद इसका कस्टोडियन है महोदय, इतना बड़ा कस्टोडियन है जिसकी देख रेख में पूरा जिला चल रहा है, जिसकी देख रेख में पूरा कानून व्यवस्था चल रहा है महोदय। और वहां उनके नाक के नीचे, अगर राजधानी की बात करूं तो वहां उनके नाक के नीचे ये जमीन को हस्तांतरित करा दिया जा रहा है महोदय। NIC में छेड़छाड़ किया जा रहा है महोदय। जोर जबरदस्ती गुंडा प्रवृत्ति के लोग उस जमीन पे कब्जा कर ले रहे हैं महोदय। मैं सिर्फ सरकार से इतना चाहता हूं कि चूंकि ये 5th शेड्यूल क्षेत्र है तो सरकार इसमें गंभीरता पूर्वक विचार लो। सरकार के पास में बहुत सारे हैंड्स है आपके पास में। आप 1 मिनट में कितना भूमिहारी जमीन है, 1 मिनट में कौन सा रैयत का कितना जमीन है, किस मौजा में जमीन है, एक डाटा क्लिक करेंगे, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। पूरा सिस्टम, पूरा रांची महोदय अस्त व्यस्त हो गया है। पूरा का पूरा जो गांव था। माननीय सदस्य महोदय, आप पूछिए तब न जवाब मैं उसी में तो पूछ रहा हूँ कि डाटा उलझ जा रहे हैं, बोलिए उनको पूछिए। एक डाटा आप क्लिक करेंगे महोदय, पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। ये एक ही बार में जवाब दे दीजिएगा महोदय। और दूसरा महोदय, मैं थोड़ा सा एक जो है, क्योंकि मुझे वो जवाब नहीं मिला धारा 16(4)B बैकलॉग से संबंधित महोदय, उसमें भी एक वक्तव्य माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि उसमें भी जरा सा आप अपना प्रकाश डालने। चलिए माननीय मंत्री जी। सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूं कि कोर्ट का भी आदेश है और सरकार का भी इच्छा है कि हम लोग इन चीजों को कड़ाई से लें, और कोई भी गलत कर रहा है उस पर कि रिक्ति को अगले वर्ष के लिए बैकलॉग रिक्त के रूप में 50% आरक्षण सीमा से पार जाकर नियुक्ति किए जाने का प्रावधान करता है। बैकलॉग यदि बचता है तो 50% आरक्षण की सीमा से अतिरिक्त जाकर के नियुक्ति के जो बैकलॉग की स्थिति है उसको हम लोग एक बार विभागीय स्तर पर लिखवा लेंगे, यदि है तो उसकी सीधी नियुक्ति हम लोग करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये जो जिन्होंने धारा 16(4)B का जिक्र किया, जो बैकलॉग है, हमने सूचना के अधिकार से महोदय कई एक प्रश्न मैंने करने का प्रयास किया महोदय, और जानकारी लेने का प्रयास किया कि बैकलॉग में कितने वैकेंसियां, कितने लोगों को नियुक्त किया गया। महोदय, देख करके हतप्रवद रह जाएंगे महोदय। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि माननीय मंत्री जी, अगर इसका गहन अध्ययन कर लिया जाए, मैं आपको दे रहा हूं, मैं इसको आपको एक प्रति देना चाहता हूं। अगर इसका आप गहन अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार के नीचे कुछ वैसे अधिकारी हैं जो नियम कानून को ताक में रख करके नियम कानून को तार तार कर दे रहे हैं। चाहे वो रिम्स का मामला हो, बिजली बोर्ड का मामला हो, या जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं। मैं 2-3 विश्वविद्यालय का भी मैंने RTI से मांगने का प्रयास किया है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी कि ये जो है, जो मुझे सूचना का अधिकार से मिला है, मैं आपको देना चाहता हूं। इस पे गंभीरता विचार करते हुए, कानून तो कह रहा है कि बैकलॉग आपको हर साल आपको उसको निगरानी रखना है। अगर किसी कारण से छूट गया तो बिना आपको आरक्षण के 50% आरक्षण उसको अगर पार भी करता है तो आपको आरक्षण देना है। आप भी कह रहे हैं इस चीज को। तो मैं सिर्फ इतना जानू, बहुत बड़ा मामला है, चाहे वो रिम्स हो, बिजली बोर्ड हो, चाहे कई एक यूनिवर्सिटी हो। मैंने तकरीबन 12-15 संस्थान का मैंने वो सूचना का अधिकार से मांगा है। इसमें मैं चाहूंगा कि आप इस पे कार्रवाई करें, और जिनका हक है, जिनके लिए ये आरक्षण है ST SC और OBC का, उनको ये हक इसको दिलवाने में सरकार मदद करे। मैं ये आश्वासन चाहता हूँ। अब वापस ले लिए तो इनका सिर्फ एक हो गया, आप कागज भिजवा दीजिए, फिर मंत्री जी कार्रवाई करेंगे, आप वापस ले लीजिए। चलिए, ये आश्वासन मंत्री जी से मैं जानना चाह रहा हूँ महोदय। मैं लूंगा महोदय, अपना विस्तार वापस तो लूंगा ही। जिज्ञासा होती है जानने की, बहुत हम लोग भी बहुत मेहनत करके। माननीय सदस्य, आपका भी जेहन में एक बात होना चाहिए। 43 प्रश्न है और सबका प्रश्न महत्वपूर्ण है, और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न में आप अगर डिबेट एंड डिस्कशन के क्रम में अगर जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। हमको लगता है सुबह तक भी हम लोग शेष नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं शुरू से ही माननीय सदस्यों को आग्रह किया कि आपका जो
उत्तर है, सरकार का वक्तव्य आपके पास दिया है और आप जो प्रश्न किया है इनके अंतर में कुछ अगर है तो आप पूछ लीजिए महोदय। अगर चलिए आप उसको भिजवा दीजिए, उनको अध्ययन करने दीजिए, थोड़ा मंत्री जी को वक्त दीजिए। महोदय, अगर सरकार के उत्तर में महोदय मैं आपकी बातों का अनुपालन करूंगा महोदय, आप हमारे कस्टोडियन हैं, लेकिन आपको बधाई दूंगा कि जल्दी आपने ये जो है कि गैर सरकारी को तकरीबन खत्म भी कर दिया है महोदय। और लेकिन एक चीज है, अगर इस वक्तव्य पे जाएंगे तो महोदय निश्चित तौर से इस पे पूरा सदन दिन भर का लग जाएगा, फिर भी ये वक्तव्य खत्म नहीं होगा। मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। मैं इसको जो है मैं केवल इस जो बैकलॉग पे मंत्री जी जिसको मैं दे रहा हूँ इशारा नहीं, अपने मुख से कह दे कि मैं इस पे दिखवा लूंगा। कागज लेकर चलिए वापस ले लीजिए। इस आशा उम्मीद के साथ सदस्य जी, अध्यक्ष महोदय, इस आशा उम्मीद के साथ कि जो मैं माननीय मंत्री जी को ये कागजात उपलब्ध करा रहा हूँ इस पे निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। इसी बात के साथ अपना अभिस्ताव वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टेफन मारंडी जी। और एक लंबी से। अध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि पाकुड़ जिला अंतर्गत महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में के प्रखंड महेशपुर जो कृषि प्रधान क्षेत्र है में कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने के कारण यहाँ के कृषकों को फसल रखने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः यह सभा व्यापक लोकहित में सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि महेशपुर प्रखंड में पंचायत में ग्राम महेशपुर में अविलंब कोल्ड स्टोरेज निर्माण की दिशा में कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिल चुका है, उसमें अध्यक्ष महोदय कहा गया है कि वहाँ पाकुड़ में महेशपुर में एक कोल्ड स्टोरेज है। मैं ये नहीं पूछा हूँ कि सरकार का है कि नहीं अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्राइवेट होने से बहुत हेरा फेरी करता है, रेट में फेरा करता है, और हमको जवाब मिल गया कि वहाँ कोल्ड स्टोरेज चल रहा है। दूसरा फिर जवाब हमको मिला कि पाकुड़िया में 5 मीट्रिक टन का एक सोलर कोल्ड रूम वाला कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड रूम, लेकिन है नहीं अध्यक्ष महोदय, वो बन के पड़ा हुआ है कब से, वो कब चालू नहीं है। सिर्फ ये जवाब दे दे मुझे कि ये चालू कब होगा। आज सरकार महेशपुर में जो उत्पादन के बहुलता को देखते हुए कोई कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहती है कि नहीं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, एक ही प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ रहा है और एक दिए जी। कोल्ड स्टोरेज संबंधित वो बात नहीं कर रहा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कितने हमारा एक ही सवाल था। एक ही सवाल, चलिए बढ़िया से जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफी वरिष्ठ हैं और उनके अभिस्ताव का सम्मान करती हूँ अध्यक्ष महोदय, और अपने सदन के माध्यम से मैं उनको बतलाना चाहूंगी, सभा को बतलाना चाहूंगी कि जो उन्होंने पहला सवाल किया कि प्राइवेट कंपनीज के द्वारा है, अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने जो डिटेल दिया है उनको, जो 5 MT, 30 MT और 5000 MT का, वो सारी सरकारी है अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उसको निर्माण किया है। दूसरा सवाल जो उनका था अध्यक्ष महोदय कि जो 5 MT और 30 MT का जो शीतगृह है उसको चलाने का, अध्यक्ष महोदय उसमें राज्य आदेश में लिखा हुआ है कि 30 MT और 5 MT को हम लोग लोकल FPOs को या लैंप्स पैक्स को देंगे। इस सिचुएशन में भी वही हुआ, रामपुर MPCS जो है और पाकुड़िया में भी जो MPCS है उनको दिया गया था अध्यक्ष महोदय, किंतु क्योंकि कुछ निवेश की आवश्यकता पड़ती है, आधा ही दौरान उन्होंने फिर कार्य को छोड़ दिया। अब ऐसे सिचुएशन में अध्यक्ष महोदय हम लोगों को एजेंसी के माध्यम से इसका टेंडर कराना पड़ रहा है ताकि वो एजेंसी उसका संचालन करे, मगर अदरवाइज जो 5000 MT का अध्यक्ष महोदय पाकुड़ के सदर ब्लॉक में जो पड़ता है जहाँ पे वो अभी स्थापित है, उसका संचालन शुरू कर दिया गया है। तो जवाब यही है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पाकुड़िया का जो एजेंसी से चलाने की बात है, इसको चलायमान करें, क्रियाशील करें
और महेशपुर में भी एक अतिरिक्त प्राइवेट भी सरकारी ये कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम करे। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने हमें पुनः मौका दिया। थोड़ा सा माफी चाहेंगे, विलंब हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मेरा गैर सरकारी संकल्प का विषय था 1932। एक मिनट। जयराम महतो जी और निर्मल महतो जी के एक ही अभिस्ताव है अध्यक्ष महोदय, एक साथ सुन लिया जाता तो बेहतर हो। निर्मल महतो आए नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक, अब अकेले जयराम ही लेट करके ही एक आदमी पहुंचे, बाकी सबका करवा दिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा गैर सरकारी संकल्प का विषय है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कराने को लेकर सीधी पहल। सरकार का वक्तव्य प्राप्त हुआ है अध्यक्ष महोदय, जिसमें सरकार के वक्तव्य में कहा गया है कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख के साथ, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा, इस राज्य के बनने के आज 25 वर्ष हो गए हैं, आज भी खतियान आधारित स्थानीय नीति या फिर राज्यवासियों को पहचान करने का, इस राज्य को सुरक्षित करने की जो नीति है वो प्रक्रियाधीन है। सरकार के उत्तर में हमें ये कहा गया है कि 20 तारीख 12वां महीना 2023 से को पुनः विधानसभा से पारित होने के बाद ये प्रक्रियाधीन है। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि 2 वर्ष हो चुके हैं, 23 हम 25 में आ चुके हैं, तो अब तक ये प्रक्रिया कहां तक गई है? चलिए, माननीय मंत्री जी बोल दीजिए। बैठिए बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह खतियान आधारित 1932 का स्थानीय नीति के संदर्भ में इन्होंने अभिस्ताव लाया है कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये मामला अभी आगे नहीं बढ़ पाया। सरकार जवाब दी है, प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य ये कहना चाहते हैं। तो एक्चुअली अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में झारखंड राज्य झेल रही है। राज्य गठन के बाद से क्या क्या परिस्थितियां बनी, कौन कौन लोग इस प्रदेश में शासन व्यवस्था चलाए और उस समय क्या क्या स्थितियां हैं। माननीय सदस्य भी इस बात को अच्छी तरह से अपने वक्तव्य में इन्होंने अभिस्ताव में इन चीज़ों को प्रस्तावित किया है कि कब कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त किया गया है, कब सरकार इसको अंगीकृत किया है। एक्चुअली अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये बहुत राज्य का प्रासंगिक विषय और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको माननीय सदस्य ने अभिस्ताव के माध्यम से उठाया, मैं बताना चाहता हूं कि तत्कालीन सरकार जो वर्तमान में विपक्ष के रूप में है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, उन्होंने बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग की परिपत्र संख्या 806 दिनांक 3/3/2082 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 33/89 दिनांक 22/9/2001 द्वारा संशोधन के साथ अंगीकृत किया था। इसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब और अभिस्ताव को वापस लीजिए जयराम जी, उत्तर हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिस्ताव प्रस्ताव को एक शर्त पे और एक अनुरोध पे मैं वापस लूंगा, क्योंकि जब 2022 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को अनुसूची 9 में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव को भेजा गया था, तो राज्यपाल के पास से ही ये वापस आया। तो मैं चाहता हूं कि 25 वर्ष हो चुके अध्यक्ष महोदय, और इस राज्य के लोग सबसे पहले अगर कुछ चाहते हैं तो स्थानीय नीति चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं, अनुरोध करना चाहूंगा और मैं अपने प्रस्ताव को वापस लूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के मुखिया हमें आश्वस्त करें, अगर केंद्र का अड़चन आ रहा है, शेड्यूल 9 का मामला आ रहा है। जयराम जी, माननीय मुख्यमंत्री इसमें अधिकृत नहीं होते उत्तर देने, तो मैं विभागीय मंत्री होंगे, उनके भाषण में अगर इच्छा होगा तो इस विषय पर बोलेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपके आसन के माध्यम से एक बार आपका विषय आ गया, मुखिया में एक बार अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए आसन हो गया वापस। ठीक है अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सुन लिया जाए, थोड़ा सा सुन लिया जाए। अब सदन नेता का भाषण होना है कि अगर आवश्यकता है तो राज्य के 81 एमएलए, 20 एमपी एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करें और देश के प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य की सबसे ज्वलंत मुद्दा का समाधान किया जाए। ठीक, चलिए। माननीय सदन नेता, ठीक, बट माननीय सदन नेता, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस बजट सत्र का आखिरी दिन है
और इस सत्र में इस समापन के दौरान मुझे बात रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपका। अध्यक्ष महोदय, अब कहाँ से शुरू करूं? विपक्ष की स्थिति देखिए, विपक्ष में तो दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। बड़ा ही विचित्र है, खेल के मैदान में भी अगर प्रतिस्पर्धा हो रही और एक टीम ही गायब हो तो खेल का परिणाम क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसा समझा जा रहा है कि मानो विपक्ष ने अपनी हार पहले ही मान ली है। और अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग, संविधान की कस्में खाने वाले लोग इसी तरीके के हैं अध्यक्ष महोदय। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और देश को परिणाम कुछ और भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि आज धीरे धीरे करके पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 1,45,000 करोड़ रुपए का अबुआ बजट सदन में पेश किया और सदन ने इस बजट पर अपना मुहर भी लगाया। इसके प्रति मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, विधायकगण, सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोगों ने भी इस अबुआ बजट के डिबेट में अपना योगदान भी दिया, हिस्सा भी बने। कई एक माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। और इस सदन का इस बार सदन को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक लंबे अंतराल के बाद हमें नेता प्रतिपक्ष भी मिला है। इसके लिए मैं विरोधी दलों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसके वजह से कई संवैधानिक कार्य अटके पड़े थे, जो अब त्वरित गति से आगे बढ़ाने का प्रयास होगा अध्यक्ष महोदय, जिसको लेकर आए दिन कोर्ट में भी बातें आती हैं। अध्यक्ष महोदय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो भारतीय संस्कृति का जो अमूल्य अवधारणा है अध्यक्ष महोदय, इसको साकार करते हुए इस देश के बड़े लोकतंत्र की गरिमा और गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है अध्यक्ष महोदय। और उसी के तहत सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारी सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। अगर अभी बातें रखी जाए तो अध्यक्ष महोदय 1-2 घंटे बहुत आराम से सरकार के संदर्भ में रखी जा सकती है अध्यक्ष महोदय। कोशिश करूंगा कि इसको संक्षिप्त करने का अध्यक्ष महोदय।
आप देखते होंगे अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार विगत पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक हमारे विपक्षों के कई चुनौतियों के बावजूद, कई षड्यंत्र रचने के बावजूद, सरकार को अपदस्थ करने के प्रयास के बावजूद आज पुनः इस राज्य के जनादेश को हम प्राप्त करने में सफल हुए। और सिर्फ सफल ही नहीं हुए अध्यक्ष महोदय, बल्कि इससे पूर्व के सरकार में जितने मजबूती के साथ हम लोग थे, उससे कहीं ज्यादा मजबूती के साथ आज इनके सामने हम लोग खड़े हैं। और ये अध्यक्ष महोदय, ये कुछ भी कह लें अध्यक्ष महोदय, अब धीरे धीरे राज्य और देश की जनता इनके असली चेहरे को देख रही है अध्यक्ष महोदय। धीरे धीरे इनका जो नकाब था अध्यक्ष महोदय, वो परत दर परत उतर रहा है। यही वजह है अध्यक्ष महोदय कि इस राज्य में अपने षड्यंत्र के जाल को बिछाने के लिए जब इस राज्य के हमारे विपक्ष के लोगों में कमी देखी गई, तो आयातित नेताओं के द्वारा यहां षड्यंत्र रचने का भी प्रयास हुआ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों महीनों अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री तक यहां महीनों महीनों तक मंडराते रहे अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री तो अपने राज्य छोड़कर इसी राज्य में विचरण करने लगे थे अध्यक्ष महोदय। उनका राज्य कोई बाढ़ में डूब रहा है, कोई भुखमरी की स्थिति पर है, उससे कोई लेना देना नहीं उनको अध्यक्ष महोदय। किसी के ना नौजवान, ना किसान, ना आम नागरिक से कोई सरोकार रहा इनका अध्यक्ष महोदय। और आमतौर पर यह देखा गया अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग राज्य और देश के सर्वांगीण विकास की बातें सिर्फ कागजों पर करते हैं, जुबानों पर, भाषणों में करते हैं। वास्तविकता बिल्कुल इससे इतर है अध्यक्ष महोदय। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में हम कैसे काबिज हों, चाहे राज्य की, देश की जनता उनको जनादेश दी हो या ना दी हो। अगर जनादेश ना भी मिला हो तो विधायकों को, सांसदों को तोड़ो फोड़ो, खरीदो, फिर खरीद बिक्री करके सत्ता में आओ। इनका यही उद्देश्य है। और इसके पीछे अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि इनका इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है। ये चाहते हैं देश में अधिक से अधिक राज्यों में इनकी सरकार हो और इस देश का जो सबसे मजबूत और सबसे कहा जाए कि इस देश के गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए जो एक सुरक्षा कवच है, इस देश का जो संविधान है, इस संविधान को उठा के फेंक देना और ये एक अपना संविधान इस देश में थोपने का एक लगातार षड्यंत्र चल रहा है अध्यक्ष महोदय। ये राज्य अध्यक्ष महोदय आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य है अध्यक्ष महोदय, और ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य भी है अध्यक्ष महोदय। और शायद ये देश का संविधान ही है जिसके वजह से आज आदिवासी, दलित, पिछड़ा बच पाए हैं अध्यक्ष महोदय। नहीं तो अध्यक्ष महोदय जो इनका वर्तमान राजनीतिक व्यवहार है अध्यक्ष महोदय, वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है।
इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती अध्यक्ष महोदय। इतना निचला स्तर का राजनीति मुझे लगता है देश आजाद होने के बाद कभी नहीं देखी गई। ये पहली बार इस देश में अजीबो गरीब पूरे देश का स्थिति बना पड़ा है अध्यक्ष महोदय। अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यवहारों से इस देश को इस तरीके से उलझाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय कि मैं इनके बारे में कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, समझ में नहीं आता अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग अभी हाल फिलहाल में अध्यक्ष महोदय आपने देखा हमारे यहां आस्था इस देश का एक बहुत बड़ा विषय है अध्यक्ष महोदय। लोगों का आस्था जिससे जुड़ा है उसके प्रति उनका व्यवहार और इन लोगों की आस्था का वो एक ये हमारे विपक्ष के लोगों ने एक कमजोर नस के रूप में इसको पकड़कर सभी वर्गों के साथ उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया। आपने देखा अध्यक्ष महोदय अभी हाल में ही कुंभ स्नान का मेला आयोजित हुआ था अध्यक्ष महोदय, उसमें माननीय अध्यक्ष भी गए थे। हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी जाएं, लेकिन जो वहां वातावरण बना अध्यक्ष महोदय हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसी में अध्यक्ष महोदय हमारे जो विपक्ष के लोग हैं इस विषय को जिस तरीके से देश में एक इकोनॉमिकल मॉडल बनाने का प्रयास हुआ कि ये देश के अर्थव्यवस्था का बदलने का ये गेयर चेंजर साबित करने का प्रयास हुआ। मुझे बताया जाए अध्यक्ष महोदय इस कुंभ के मेले से देश में कितना बड़ा अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। आज देश की अर्थव्यवस्था का क्या हालत है अध्यक्ष महोदय? आज देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, अपने पैर पर नहीं सर के बल खड़ा हो गया। और ये धीरे धीरे और बुरी स्थिति में जाने की स्थिति में अध्यक्ष महोदय। ये हर गुनाह को ना कबूल करते हैं, ना उस पर पश्चाताप करते हैं, ना उसको सुधारने का भी कोई प्रयास करते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय कई घटनाएं हैं, कई ऐसे विषय हैं जहां मुझे लगता है अभी बहुत समय लगेगा इस देश को, इस राज्य को या सभी राज्यों को जिस तरीके से देश में जातियों का वर्गीकरण है अध्यक्ष महोदय, उससे तो नहीं लगता है ये लोग कभी भी इस देश के लोगों को शांति से जीने देंगे। फूट डालो और राज करो की नीति को इन लोगों ने बिल्कुल हमसात कर रखा है। हमने पहले सुना था
मुहर्रम में, रामनवमी में सांप्रदायिक तनाव होते हैं। अब तो होली में भी सुनने को मिल रहा है, कल दिवाली में भी सुनने को मिलेगा। अब क्रिकेट मैच में भी सांप्रदायिक दंगे होने लगे अध्यक्ष महोदय। अब कौन सा ऐसा दिन बचेगा अध्यक्ष महोदय जहां सांप्रदायिक तनाव ना फैले, ये बताइए। ये लोग कौन है, ये कहां से आते हैं ये लोग इस तरीके की चीजों को करने के लिए? मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, अगर देश में वर्गीकरण नहीं होता तो शायद हम आज सभी लोग हिंदुस्तानी होते। तो अध्यक्ष महोदय, हम लोग बहुत पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ताकत लगता है अपेक्षाकृत सही काम करने की। जितनी ताकत मैं नेगेटिव चीजों पर लगाऊंगा, अगर उतनी ताकत अगर हम लोग अच्छे कामों के लिए करें तो कहीं बेहतर परिणाम हमें मिलेगा। और शायद यही वजह रहा है अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग पूर्ण की अपेक्षा ज्यादा ताकत के साथ आज सत्ता में हम लोग आए और इसी सोच के साथ हम लोग आगे भी काम करेंगे अध्यक्ष महोदय। और अभी आप ये सत्र समाप्त होने दीजिए अध्यक्ष महोदय, आपको भी दिखेगा, राज्य को भी दिखेगा और देश को भी दिखेगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार विगत एक लंबे कार्यकाल हमारे विपक्ष के जिम्मे रहा है इस राज्य को दिशा देने का। दिशा तो दे नहीं पाए, इस राज्य को भी भटका दिए, इस राज्य को भी एक दलदल में जाकर के खड़ा कर दिया और खुद भी भटक गए। और नतीजा है आज वो दिन ब दिन इनकी भी संख्या घट रही है। तो अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का जो कार्य रहा है अध्यक्ष महोदय, चाहे वो मुख्यमंत्री मैया योजना अध्यक्ष महोदय, लगभग 60 लाख 57-58 लाख महिलाओं को सम्मान राशि देने का अध्यक्ष महोदय, ये छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज हमने ये बात सिर्फ जुमला नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये हकीकत है। आज गांव में महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान देखिए अध्यक्ष महोदय, पता चलेगा कि आज इस राशि से वो कितनी सोच पैदा कर रही है। आज क्या क्या वो सपने देख रही है। आज वो अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाने के सपने देख रही है। अध्यक्ष महोदय, ये अभी शुरुआत हम लोगों ने की है। अभी आपको साल 1.5 साल के बाद इस योजना का जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है होगा अध्यक्ष महोदय, वो पूरा देश को दिखेगा। और आज यही वजह है कि हमारे विपक्ष भी चुनावी मुद्दे में जाते हैं तो मैया सम्मान की बात करते हैं, लेकिन देने की मनसा इनकी उसमें भी नहीं है। अभी हाल के दिनों में दिल्ली में हमारे विपक्ष के लोगों ने एन केन प्रकार चुनाव जीतने का काम किया, सत्ता में आने का काम किया,
और कैसे आए हैं वो भी जग जाहिर है अध्यक्ष महोदय। किस तरीके से चुनाव आयोग को इन लोगों ने अपने जूते के नीचे रखा है और इस सत्ता की सीढ़ियों में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी जग जाहिर है अध्यक्ष महोदय। लेकिन वहां पर भी मैया सम्मान के नाम पर अभी भी गोल मोल इनकी कार्य योजना चल रहा है। हमसे पहले चुनाव हुए कई राज्यों की सरकार जिन्होंने ये वादा करके चुनाव में गए थे कि हम लोग मैया सम्मान देंगे, वहां भी अभी तक ये योजना शुरू नहीं कर पाए और हम लोगों ने सफलतापूर्वक अध्यक्ष महोदय इस योजना को प्रारंभ किया है अध्यक्ष महोदय। और लगभग इस योजना में सरकार का सालाना लगभग 13,000 करोड़ से अधिक खर्च इसमें आएगा अध्यक्ष महोदय। ये साधारण बात नहीं है। अपने बजट का 13,000 करोड़ रुपया, और वो इसी दूरदर्शिता के साथ रखा गया था अध्यक्ष महोदय कि हमें पता है अध्यक्ष महोदय, और हमारी व्यवस्थाओं के बारे में भी हमें पता है कि हम कितने सक्षम हैं, हमारी व्यवस्था कितनी सक्षम है। आज व्यवस्था के साथ साथ अध्यक्ष महोदय जो 4 चक्के वाली जो गाड़ियां होती है, कोई 2 चक्के से चलने वाली होती है, कोई इसमें 2 व्हील ड्राइव्स होता है, एक 4 व्हील ड्राइव्स होता है अध्यक्ष महोदय। पहले सरकार 2 चक्कों के साथ चलती थी, अब ये सरकार 4 व्हील के साथ चलेगी अध्यक्ष महोदय। अब गांव के भी लोग इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम है। अब हम नहीं बल्कि हमारे इस राज्य के आम नागरिक इस राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा अध्यक्ष महोदय। सर्वजन पेंशन अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, आप भी जनप्रतिनिधि के रूप में भी हैं अध्यक्ष महोदय। पहले गांव भी जाते थे, विभिन्न क्षेत्रों में आपका भी आना जाना रहा है, माननीय सदस्यों का भी आना जाना रहा है। पेंशन को लेकर के लंबी कतार, वेटिंग लिस्ट कभी खत्म ही ना हो, कभी खत्म नहीं होता था। और पता चलता था कि गांव में 2, 4, 5 लोगों को पेंशन मिलता है। लोग पेंशन के लिए ना जाने कितने दलालों के चक्कर में फंसकर उनको अपना जमा पूंजी भी लुटा रहे थे। हम लोगों ने ऐसा कानून बनाया है अध्यक्ष महोदय कि आज गांव देहात में बूढ़ा बुजुर्ग लोग डिबरी लगा के खोजेंगे तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा हर एक लोगों को। और हम लोगों ने तो इसमें महिलाओं का भी उम्र को 50 साल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य गरीब है, पिछड़ा है। इस राज्य की जनता का सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान रहा है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमने देखा अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोगों ने इस राज्य को उस स्थिति पर लाके खड़ा किया था जहां लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूख से मरा था अध्यक्ष महोदय। 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जन भर लोग मरे। किसानों ने आत्महत्या भी की थी अध्यक्ष महोदय, ये हमने खुद देखा भी था। अध्यक्ष महोदय, लोगों को लगता है अध्यक्ष महोदय ये सब सिर्फ हम लोग वोट बैंक के लिए हम लोगों ने काम किया था अध्यक्ष महोदय। ये वोट बैंक नहीं अध्यक्ष महोदय। जिस तरीके से भारत सरकार ने नीतियां बनाई है अध्यक्ष महोदय, आने वाला समय में
जो आर्थिक असमानता है वो इतना बड़ा होने जा रहा है कि अध्यक्ष महोदय, मुझे तो सिहरन होती है कि आने वाले 10 सालों के बाद इस देश का जो हालात, वर्तमान स्थिति जिस तरह की ये सब आगे बढ़ रहा है अध्यक्ष महोदय। अभी कल परसों मैंने कहीं देखा अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने बड़ा चतुराई से अभी एक बड़ा धन उगाही करने का नया तरीका अपनाया है। आरबीआई अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपने नियम में बदलाव किया। एटीएम कार्ड लगभग सभी लोगों के पास है, मेरे पास भी है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं उपयोग किया अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि आजकल जो वर्तमान स्थिति है इसमें हर जगह खतरा ही खतरा, लेकिन इसी खतरे में चलना भी है। अध्यक्ष महोदय, जो लोग भी एटीएम उपयोग करते हैं, एटीएम से आप पैसा निकालेंगे तो उसमें आपको चार्जेस लगेंगे। ये चार्जेस इन लोगों ने बढ़ा दिए और अब आप लोग अपने अकाउंट के बारे में जानना चाहेंगे, मेरा अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना बकाया खाते में पैसा है। अगर वो भी जानना चाहेंगे तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। आप दूसरे, अगर एसबीआई का आपका एटीएम है और दूसरे बैंक से आप पैसे निकाल रहे हैं तो उसमें जो पैसा कटेगा वो भी बढ़ोतरी होकर कटेगा। और आपको बताऊं अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने विगत वर्ष इस चतुराई को अपना कर आम लोग, और मिनिमम बैलेंस भी होना चाहिए, इससे नीचे रहा जो इनका मिनिमम बैलेंस है तो उसमें भी आपको चार्जेस लगेंगे अध्यक्ष महोदय। और इस तरीके से चतुराई से ये आपके जेब काटते हैं। और इसमें अध्यक्ष महोदय, ये जो पुराना जो इनका चार्जेस था, अभी लोगों ने पैसा निकासी में एक 17 रुपया था तो अब 19 रुपया कर दिया, 6 रुपया था तो उसको 7 रुपया कर दिया। जो 17 और 6 रुपया का जो पहले का जो चार्जेस था अध्यक्ष महोदय, उसके माध्यम से आरबीआई ने लगभग इस देश में 8,500 करोड़ रुपए का उगाही किया अध्यक्ष महोदय, 8,500 करोड़ रुपया। और इसमें देखिए सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं नौजवान, जो घर से उसके माता पिता उसको पैसा एटीएम में भेजते हैं, वो 100 रुपया 200 रुपये करके निकालता है और जितने बार वो निकालेगा उसको कितना चार्जेस लगेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। इन नौजवानों का क्या होने वाला। महंगाई एक तरफ, उसकी स्पीड इतनी रफ्तार हो चुकी है, तो अध्यक्ष महोदय ये हालत है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहां से निकाल रहे हैं। धीरे 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 आप पता चला कि आपके खाते में एक भी रुपया नहीं बचा। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार हम लोगों ने सड़क को बेहतर बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने संकल्प लिया है और अब तक हजारों किलोमीटर सड़क दुरुस्त भी किए जा चुके हैं। इस वर्ष अध्यक्ष महोदय लगभग 5,000 करोड़ रुपया के खर्च से लगभग 1200 किलोमीटर सड़क निर्माण करने का भी हम लोग निर्णय लिए हैं। इस राज्य में अध्यक्ष महोदय छोटे मंझोले उद्योग कैसे स्थापित हो, एमएसएमई, इसको लेकर अध्यक्ष महोदय बहुत दिनों से बहुत मंथन, चिंतन, कॉन्क्लेव, बहुत सारी चीजें की गई अध्यक्ष महोदय। उसी कदम में बढ़ाते हुए इस बार हम लोगों ने ये निर्णय लिया है
एमएसएमई के लिए एक अलग डायरेक्टोरेट हम लोग स्थापित करेंगे अध्यक्ष महोदय, जहां हमारे उद्योग लगाने वाले लोगों को सुविधा हो पाएगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में लगभग 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं अध्यक्ष महोदय। किसानों की क्या हालत है आपको पता है अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में। दिल्ली में तो जो हालत रहा है, किसानों ने जो हड़ताल किया, वो भी ऐतिहासिक आजाद देश के बाद पहली बार ऐसा किसानों का आंदोलन रहा अध्यक्ष महोदय। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, केंद्र में दिल्ली में सरकार बदली और रातों रात उन किसानों का तंबू को उखाड़ कर फेंक दिया गया अध्यक्ष। ये हालत है और उनका सिर्फ एक ही मांग था, एमएसपी बढ़ाओ, एमएसपी फिक्स करो। वो भी देने के लिए तैयार नहीं। वर्तमान हमारे विपक्ष के लोग पूरी तरीके से ऐसे हाथों के कठपुतली बन चुके हैं अध्यक्ष महोदय, जहां पर किसानों के लिए, आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने लगभग 4 लाख से ज्यादा किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ करने का काम किया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, झारखंड का नाम से लोग जनरली हम लोग बात विचार करते हैं तो झारखंड मतलब झाड़ जंगल वाला प्रदेश, जहां जंगल, पहाड़, नदी का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है अध्यक्ष महोदय। आज इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष महोदय, राज्य के किसानों के साथ मिलकर लगभग 1.5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने फलदार पेड़ भी लगाए अध्यक्ष महोदय। और ये बहुत कहा जाए अध्यक्ष महोदय कि सामान्य चलते फिरते स्थिति में हम लोगों ने 1.5 लाख 1.5 लाख हजार एकड़ 1,50,000 एकड़ जमीन, ये सामान्य ये में हम लोगों ने किया। देखो उसमें थोड़ा अगर हम लोगों ने थोड़ा ध्यान से उस पर काम करने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय, और करेंगे भी अध्यक्ष महोदय। ये अब हम आने वाले समय में बहुत जल्दी ही हम लोग लगभग 5,000 एकड़ जमीन पे इस साल का ये हम लोगों ने टारगेट रखा है अध्यक्ष महोदय। और इन सब खेती बाड़ी करने के लिए अध्यक्ष महोदय सबसे पहले जरूरत होता है पानी का। और अध्यक्ष महोदय, पानी को लेकर यहाँ बड़े बड़े नहरें बनाई गई और नहरों की क्या हालत रही है आपको भी पता है। आज वो नहरें व्हाइट एलिफेंट का रूप धारण कर लिए। पैसा लगता जा रहा है लेकिन एक बूंद किसान के खेत में पानी नहीं। आज हम लोगों ने इससे इतर उठ करके अध्यक्ष महोदय लिफ्ट इरिगेशन की तरफ, पाइपलाइन इरिगेशन की तरफ बढ़ने का काम किया अध्यक्ष महोदय। और इसमें मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है अध्यक्ष महोदय। और इसमें भी हम लोगों ने विभाग में लगभग 2,257 करोड़ रुपया इस बार हम लोगों ने दिया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय 80% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। खेती बाड़ी है तो स्वाभाविक रूप से गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर होना भी जरूरी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने इस क्षेत्र में भी, पशुपालन क्षेत्र में भी अध्यक्ष महोदय जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चला रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उसमें भी हम लोग 255 करोड़ रुपया हम लोग इस बार दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तालाब निर्माण में भी अध्यक्ष महोदय लगभग 300 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने इस बार कृषि यंत्र बैंक बनाया है अध्यक्ष महोदय, जहां किसानों को उन्नत किस्म का
मशीन उपलब्ध कराया जाएगा खेती बाड़ी करने के लिए अध्यक्ष महोदय। आजकल लेबर कम मिलता है अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर के लगभग 140 करोड़ रुपया हम लोगों ने रखा है अध्यक्ष महोदय, ताकि हम लोग किसानों को और बेहतर तरीके से खेती करवा पाए। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय सब्जी की खेती, फूल की खेती, नर्सरी, मधुमक्खी पालन, चाय की खेती, इन सब को पढ़ा। पहले चाय बागान इस राज्य में हुआ करता था अध्यक्ष महोदय, इसको विलुप्त कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। अभी भी कहीं यदा कदा होता है, हम लोगों ने ट्रायल भी किया अध्यक्ष महोदय। इस बार इसको प्रमोट करने का प्रयास है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए भी हम लोगों ने 305 करोड़ रुपए रखा है अध्यक्ष महोदय। और इस बार अध्यक्ष महोदय एक और हम लोग साहसी कदम उठाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। धान की खरीद तो सरकार करती ही थी, अब धान के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंदी आदि में भी समर्थन मूल्य देगी अध्यक्ष महोदय, और इसको वृद्धि भी करेगी अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज हम लोगों ने सीएम एक्सेलेंसी स्टार्ट किया है अध्यक्ष महोदय, सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी अध्यक्ष महोदय। अभी कल परसों ही अध्यक्ष महोदय मैं कहीं न्यूज पढ़ रहा था, उसमें जो एडमिशन होने हैं, उस एडमिशन के लिए उन स्कूलों में अभी मात्र 9,000 ही छात्रों के लिए सीटें हैं अध्यक्ष महोदय। आपको सुनकर हैरानी होगी, उस सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए राज्य के अभिभावक और बच्चों का जो उत्साह है, 35,000 से अधिक बच्चों ने एंट्रेंस में हिस्सा लिया अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय आने वाला समय में आईआईटी, मेडिकल और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से कितने बच्चे निकले बड़े पैमाने पर। और आज हम लोगों ने तो इस राज्य में जो स्कूल में 12th पास करते हैं, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, जैक का हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, सभी टॉपर्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी हैं सभी को हम लोग क्रमशः 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया आर्थिक सहायता भी देते हैं अध्यक्ष महोदय, और साथ साथ में लैपटॉप और एक मोबाइल भी देते हैं, ताकि कोई भी पैसे के अभाव में अच्छे स्कूलों में एडमिशन होने से वंचित ना हो। अध्यक्ष महोदय कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इस राज्य में, चूंकि हम लोगों का आदिवासी बहुल राज्य है अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्द इसका संचालन भी अभी शुरू होगा अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने इसीलिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी स्थापना किया अध्यक्ष महोदय, जिसका अभी बहुत जल्दी उसका हम लोगों ने जमशेदपुर में भी बिल्डिंग को इसको आवंटित किया है अध्यक्ष महोदय। तो कई ऐसी चीजें हैं, और इसके साथ साथ एक और अध्यक्ष महोदय, समाज के अंदर कई ऐसे लोग भी हैं जो कई चीजों से असहाय होते हैं, जैसे दिव्यांगजन, अनाथ बच्चे। इन सब बच्चों के लिए भी सरकार अपनी मानवीय भाव रखती है अध्यक्ष महोदय, और इसमें 10वीं 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं अध्यक्ष महोदय, जो अनाथ और दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फी के रूप में अध्यक्ष महोदय हम लोग सालाना 10 लाख रुपया खर्चा करेंगे अध्यक्ष महोदय।
और दैनिक उपभोग अध्ययन सामग्री इत्यादि के लिए 4,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हम लोग वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे विपक्ष के लोगों ने इतने बड़े कार्यकाल में नेतरहाट जैसे प्रतिष्ठित स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिया अध्यक्ष महोदय। यह हाल कर दिया अध्यक्ष महोदय। मैं एक बार गया था, संघर्ष यात्रा एक हमारा चल रहा था, इन्हीं को सत्ता से बेदखल करने का हमारा दौरा चल रहा था अध्यक्ष महोदय। उस समय मैं गया था। उस बिल्डिंग को देखने के बाद मुझे इतनी निराशा हुई कि एक कहा जाए कि हेरिटेज बिल्डिंग स्कूल इतना खूबसूरत प्रकृति के गोद में, जहां लोग नक्सल के नाम पर डराते धमकाते रहे, वहां पर इतने वर्षों तक बच्चे कैसे खुशहाल रहते थे, ये हमारे समझ से परे। और ये भी पता है अध्यक्ष महोदय, नेतरहाट वो स्कूल है जहां से देश को सबसे अधिक IAS IPS मिले हैं अध्यक्ष महोदय, और उस स्कूल का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। और उसी समय मैं वहां के प्रिंसिपल से कहा, वो चूंकि झारखंड बोर्ड के तहत आता है, वो हिंदी मीडियम में चलता था अध्यक्ष महोदय, और उसी समय हमने कहा था कि इसको इंग्लिश मीडियम में भी कन्वर्ट किया जाए, इंग्लिश मीडियम के माध्यम CBSE का भी कोर्स इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि अभी प्रतिस्पर्धा का वक्त है। और मैं जब दोबारा गया अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी हुई कि ये CBSE के साथ भी वो जुड़ चुका है। और अध्यक्ष महोदय, आज हम लोगों ने उसी विद्यालय के तर्ज पर इस राज्य में दुमका में, चाईबासा में, बोकारो में स्कूल बनाने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय, जमशेदपुर, धनबाद, खूंटी, रांची, गुमला, साहिबगंज, गिरिडीह में तकनीकी महाविद्यालय, मेदिनीनगर, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में कुछ जो भी आज हम देश में लोकतंत्र का इतना बड़ा ये देश, इसमें कानून एक ऐसी कानून का क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, जिसको लीगल साइड हम लोग कहेंगे तो सही। उस क्षेत्र में यहाँ पर बहुत कम बच्चों को अवसर मिलता था अध्यक्ष महोदय, और नतीजा है कि यहाँ पर वकील नहीं है तो जज भी नहीं बनते। एक दो जज हैं, एक दो कभी बने तो बने गलती से, भूल से। अभी हाल फिलहाल में ही एक जज थे, वो भी रिटायर कर गए। और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में भी यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों को आगे आना चाहिए। इसलिए लीगल स्टडी को आगे बढ़ावा देने के लिए गिरिडीह, चाईबासा, दुमका, मेदिनीनगर एवं देवघर में विधि विश्वविद्यालय खोलने का हम लोगों का निर्णय लिया अध्यक्ष महोदय। स्वास्थ्य को लेकर के अध्यक्ष महोदय, आपको पता ही है अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोग कितने आग बबूले होते रहते हैं। इनके साथ देने वाले कुछ लोग और बौद्धिक लोग इधर उधर पर्दे के पीछे भी बैठे रहते हैं, जो इनको बड़े तरीके से साथ भी देते हैं अध्यक्ष महोदय। हमें पता है अध्यक्ष महोदय, हमारे सरकारी व्यवस्था में इस राज्य की जनता को भरोसा है। आज यही वजह है अध्यक्ष महोदय कि बेड नहीं है तो हम जमीन पे ही अपना इलाज कराएंगे, लेकिन रांची के रिम्स में ही हम इलाज कराएंगे। और रांची के रिम्स के अंदर की जो लोगों का लोड इतना अधिक हुआ पड़ा है अध्यक्ष महोदय, और वो इतनी पुरानी बिल्डिंग
रही है अध्यक्ष महोदय, जहां आज वो समय अवधि में कमजोर सा हुआ पड़ा है। आज उस रिम्स को आने वाले 5 साल के अंदर आप नया रिम्स के रूप में देखेंगे। इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपया का हम लोगों ने एक बजट उपबंध किया है अध्यक्ष महोदय। और इसके साथ साथ अपने सरकारी झारखंड सरकार अपने दम पर रिम्स के ही तर्ज पर एक नया मेडिकल कॉलेज भी रांची में स्थापित करेगी अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस देश में पहला ये राज्य है अध्यक्ष महोदय जहां आम जनों के लिए हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की। हजारों लोगों ने इसका लाभ भी लिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए अभी इस विषय पर हम लोग कार्य योजना लगभग आखिरी चरण पर है। आपको आए दिन खबर होता होगा, चाहे वो सही हो गलत हो। और हमारा राज्य के जो भौगोलिक स्थिति भी ऐसा है अध्यक्ष महोदय, पहाड़ पठार नदी नाला और गांव भी इसी तरीके से 2 घर वहां है, 4 घर वहां है, 50 घर वहां है, अलग अलग जगहों पर लोग कहां बीमार होगा नहीं होगा इसका कोई बता पाना संभव नहीं है अध्यक्ष महोदय। हो सकता है रोड तक निकलने के लिए लोग अपने परिजन को खाट में या किसी और चीज में ढो करके पार कर रहे हो। पूरे राज्य की नदियों में तो पुल बनाया नहीं जा सकता अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम लोग इस समस्या का समाधान करने के लिए इस राज्य की जनता के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करने की तैयारी पर सोच रहे हैं। इसकी मैपिंग हो रही है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, सरकार अपने खर्च से उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी। और अब ये राज्य के हर हॉस्पिटल में हेलीपैड बनाने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया अध्यक्ष महोदय, ताकि हम किसी भी हॉस्पिटल में अपने मरीजों को पहुंचा सके। आप देखे होंगे अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने घर के ऊपर एम्बुलेंस हेलीपैड बनाते हैं। इस देश में हमको नहीं लगता अध्यक्ष महोदय किसी भी हॉस्पिटल में हेलीपैड होगा। अगर ये होगा भी तो ये देश का पहला राज्य होगा जो अपने राज्य के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करेगी और हॉस्पिटल में हेलीपैड की व्यवस्था करेगी। अध्यक्ष महोदय, कई योजनाएं हैं, अगर गिनाना शुरू करूं तो अध्यक्ष महोदय बहुत सारी चीजें आएंगी। हम लोगों ने अपने जो आर्थिक और फाइनेंशियल व्यवस्था को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने लोन लेने का भी जो राज्य का कर्ज सरकार के ऊपर होता है वो भी एक सीमित दायरे पर हम लोगों ने रखा है अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, ये देश अध्यक्ष महोदय एक संघीय ढांचा के रूप में जाना, संघीय व्यवस्था के रूप में भी इसकी एक पहचान है अध्यक्ष महोदय। जितनी ताकत हम लगाएं उतना ताकत केंद्र सरकार को भी सहयोग के रूप में देना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमें यह बार बार ये एहसास कराया जाता है कि आप डबल इंजन की आप सरकार नहीं है तो आपके साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा। और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। आप देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में सब मुझे लगता है अगर खनन गतिविधियां यहाँ होती है अलग अलग खनिज संपदाओं का, तो मुझे लगता है इस देश में सबसे अधिक खनन कार्य अगर हो रहा होगा तो झारखंड प्रदेश में ही हो रहा होगा अध्यक्ष महोदय। चाहे कोयला हो, लोहा हो, तांबा हो, जो भी हो, आज उसको लेकर अध्यक्ष महोदय लगातार हम अपनी मांग रख रहे हैं और विशेषकर कोयला कंपनियों से। अभी तो एक ही क्षेत्र में अभी घुस पाए हैं, कोयले के क्षेत्र में 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया।
केंद्र सरकार कभी बोलता है हाँ, कभी बोलता है ना अखबारों में, लेकिन आज 1,36,000 करोड़ रुपए में हमें पैसे आए हैं अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं है कि नहीं आए हैं। इसके एवज में हमें पैसे आए हैं बहुत कम, मुझे लगता है कि 2,500-3,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं आया होगा, लेकिन 1,36,000 करोड़ रुपया अध्यक्ष महोदय, ये इतना बड़ा बजट है। अगर ये पैसा एक मुश्त हमें दिया जाए अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपको वादा करता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे जैसे राज्यों को ये राज्य कर्ज देने की स्थिति में आ जाएगा अध्यक्ष महोदय। हम लोग कर्ज देंगे अध्यक्ष महोदय, ये स्थिति पर इस राज्य को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन ये लोग देंगे नहीं। ये चाहते नहीं है कि ये राज्य आगे बढ़े, ये चाहते नहीं है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा मजबूत हो। इनको तकलीफ होती है अध्यक्ष महोदय। हम जैसे लोग, आदिवासी समाज से आने वाले, दलित समाज से आने वाले लोग मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, इनको तकलीफ होती है, आंखों में चुभता है। इनको अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग हवाई जहाजों में घूमें। ये सब इनके लिए पैटेंट हुआ पड़ा है, इसमें यही लोग चढ़ेंगे, यही इनका संकल्प है। और दूसरा कोई हाथ भी लगाया तो उसका हाथ काट दो। ऐसी कई घटनाएं हुई है, आदिवासी दलित के ऊपर पेशाब कर देना। अभी तो कल परसों ही कोई एक कहीं किसी जगह का मैं खबर देख रहा था, एक नौजवान, दलित नौजवान मोटरसाइकिल बुलेट पे सवार होकर जा रहा था, कहीं उसको संभ्रांत नौजवान लोग मिला, पहलवान लोग, उसको उतारा, उसका हाथ काट दिया। बताइए क्या तमाशा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय बहुत विचित्र स्थिति है अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना, मुझे लगता है देश का गांव देहात और मजदूर वर्ग का व्यक्ति मनरेगा के नाम से ही जिंदा है। पैसा तो उसको कब मिलता है, नहीं मिलता है, वो खुद ही समझता होगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन मनरेगा के नाम से ही जिंदा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये एक ऐसी योजना है जो विशुद्ध रूप से ऐसे लोगों का सहारा है जिसका कोई सहारा नहीं। आज इसके लिए भी अध्यक्ष महोदय 1200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का बकाया अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने अपने रिवॉल्विंग फंड भी रखे, वो भी खत्म हो गया। पता चला अध्यक्ष महोदय सारा फंड मनरेगा ये में ही चला जाए। तो अध्यक्ष महोदय ऐसे कई चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने को लेकर अध्यक्ष महोदय बड़े पैमाने पर कभी कहीं चापाकल गड़ रहा है, कहीं बड़े क्या कौन HTT क्या बोलता है, बड़े HYDT बोरिंग करने के कई हमारे विपक्ष के लोगों ने भी कहा है कि HYDT हमारे यहाँ बोरिंग करा दीजिए, वहां पानी बहुत नीचे चला गया है। प्राकलन भारत सरकार एक सीमित तक देता है, उससे नीचे का कोई अता पता नहीं, पानी का लेयर दिन ब दिन नीचे जा रहा है। फिर भी हम लोग का प्रयास है अध्यक्ष महोदय कि लोगों को स्वच्छ पानी पहुंचाएं, लेकिन इसमें भी कई बाधाएं, समस्याएं आती है अध्यक्ष महोदय। 6,000 करोड़ से ज्यादा बकाया जो हमें राज्य सरकार को देना है, जो हमारा अधिकार बनता है, वो भी बकाया है अध्यक्ष महोदय। कैसे इतनी जल्दी पहुंचती, कैसे हम इस समय पर पूरा कर पाए? और ये मार्च खत्म होने के 2-4 दिन बाकी है अध्यक्ष महोदय, अभी इतने बकाये इनके पास पड़े हुए। और बजट भाषण में देंगे आपने खर्च नहीं किया, आपने वहां डुबा दिया, यहां बर्बाद कर दिया, आपका पैसा खर्च नहीं हो पाया। तो कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। सामाजिक सुरक्षा में भी हम लोगों ने सर्वजन पेंशन लागू किया, उसमें कुछ हिस्सा भारत सरकार की तरफ से मिलने वाला जो पैसा है
वो पैसा नहीं आ रहा है। गांव में हमारे द्वारा चालू की गई योजना के पैसे उनको मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा। और ये लोग उस योजना को, हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं ये भारत सरकार नहीं, राज्य सरकार ने रोक रखा है पैसा। ये अफवाह फैलाते हैं। महीनों तक रोक के रखा जाता है अध्यक्ष महोदय। और गरीबों को आवाज देने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते हैं, हर गरीब को आवाज देंगे। आवाज कहां से देंगे आप? जिस तरीके से सौतेला व्यवहार करेंगे तो कहां से गरीबों को आवाज पहुंचेगा अध्यक्ष महोदय? हमारा जो आवंटन है वो आवंटन हम अपने डबल इंजन की सरकारों को दे देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और दिन रात इस विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोग अपना संसाधन भी जुटाने में कोई कसर हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। और अभी संसाधन जुटाने की बात आई है तो अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहूंगा कि राजस्व संग्रहण में लगातार हमारी वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, 2019-20 में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का हम लोग का था अध्यक्ष महोदय। इसे बढ़ाकर 23-24 में 42,000 करोड़ रुपए किया है। और इस बार अध्यक्ष महोदय जो हमारा लोअर साइड का जो अपेक्षा है, उम्मीद है, वो लगभग 60,000 करोड़ रुपए का है अध्यक्ष महोदय। इतना धन संग्रहण करने का हम लोगों ने रख रखा है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार कई ज्वलंत विषय हैं, जैसे इस राज्य के जो मूल आत्मा कहा जाए अध्यक्ष महोदय, मूल भावना कहा जाए अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे पिछड़े वर्गों को 27% का आरक्षण देने का अध्यक्ष महोदय, हमारे आदिवासी भाइयों को सरना आदिवासी धर्म कोड देने का बात हो अध्यक्ष महोदय, चाहे खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो अध्यक्ष महोदय, ये सारे जो ज्वलंत विषय हैं अध्यक्ष महोदय, ये सभी चीजों पर हमारे भारत सरकार ने अपनी कुंडली मार करके ये बैठे पड़े हैं अध्यक्ष महोदय। अब हमें लगता है अध्यक्ष महोदय, इन ज्वलंत विषय पर अब राज्य की जनता को ही आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। इसका लिए हम लोग पूरी उम्मीद के साथ इस बात के लिए तैयारी में है कि अब इसके लिए संघर्ष के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। अब जितना भारत सरकार, राज्य सरकार कोर्ट कचहरी करते रहिए, कुछ परिणाम नहीं हो। जनता के दरबार में चले, वही सभी इसका निर्णय होगा अध्यक्ष महोदय। हमारे अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ अभी आप लगातार कुछ खबरें सुन रहे होंगे परिसीमन को लेकर अध्यक्ष महोदय। अभी देश में पूरा ये चर्चा का विषय हुआ पड़ा है। कई राज्य में तो गोष्ठियां भी लगना शुरू हुई है। और ये परिसीमन नहीं है अध्यक्ष महोदय, परिसीमन के पीछे भी एक हिडन एजेंडा है। कैसे आदिवासी दलितों का सीट को घटाया जाए। पिछला बार यही प्रयास हुआ था। माननीय हमारे वरिष्ठ यहां सदस्य हैं, इन सभी को मालूम है और आप भी हैं सर, कि आदरणीय दिसंबर शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में उस समय यह परिसीमन को तो रोका गया, लेकिन इस बार बड़ी चतुराई से और बड़े सोच समझ के साथ पूरे देश में परिसीमन का एक षड्यंत्र बिछाया गया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम लोगों की भी नजर है और निश्चित रूप से अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ तो आर पार की लड़ाई, चाहे सरकार में रहें या ना रहें, इसकी लड़ाई हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे।
आदिवासी, दलित, पिछड़ों के हितकर बोलने वाले लोग, क्या हालत है अध्यक्ष महोदय असम के आदिवासियों का? क्या हालत है अंडमान निकोबार में रहने वाले आदिवासियों का? क्या हालत है अध्यक्ष महोदय इस राज्य से गए हुए या ले जाए गए मजदूरों के रूप में अलग अलग राज्यों में, चाहे बेंगलोर हो और भी राज्य के अलग अलग कोने में, वहां पर आदिवासियों का आज तक उन आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। असम के मुख्यमंत्री जी तो झारखंड में सुपरस्टार बनकर के घूम रहे थे हमारे विपक्ष के। हमने तो उनको पूछा, पत्र भी लिखा कि वहां के आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो हमारे आदिवासियों को, तो वो भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जो भारत सरकार आदिवासियों के लिए विशेष योजना बनाती है और उसके लिए जो विशेष राशि भी आवंटन करती है, जो विशेष समुदाय को ही जाना है और उनको पता है कि ये विशुद्ध रूप से ये आदिवासी हैं, लेकिन उनको आदिवासियों का हक नहीं मिलता। हमने तो कहा अध्यक्ष महोदय, आप हमें सहयोग करें, चाहे वो आसाम में रहने वाले हमारे झारखंडी आदिवासी हों या अंडमान निकोबार में रहने वाले झारखंडी आदिवासी हों। झारखंड के आदिवासियों को जो हम सहायता देते हैं, जो सहयोग देते हैं, वहां के अभी आदिवासियों को जो हमारे गए हुए हैं उनको हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके नेता बड़े चालाक, इनकी जो टीम है अध्यक्ष महोदय बड़ा ही विचित्र है। ऐसा टीम शायद देश पहली बार देख रहा है और शायद ये आखिरी बार ही देखेगा। ऐसा दूसरा भी कोई बन नहीं पाएगा अध्यक्ष महोदय। अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग चैनलों से ऐसे ऐसे बातों को, ऐसे ऐसे जहर बोने का काम करते हैं जहां लोगों में तनाव पैदा हो, लोगों में एक अहोपहो की स्थिति उत्पन्न हो। आपने सुना ही होगा, एक नेता कहता है कि संथाल परगना को इस राज्य से अलग कर दो, सुना ही होगा। तो दूसरे नेता बोलते हैं सरायकेला खरसवा को अलग कर दो। क्या मजाक है देखो, ये इनके नेता हैं। तो इनके साथ क्या व्यवहार हो सकता है देखो महोदय? राज को अलग करा दो, राज को आपस में लड़वा दो। दो राज्य तो आपस में लड़ ही चुके हैं अध्यक्ष महोदय, असम और कौन कौन। दो राज्य की पुलिस तो पूरा गोलीबार, मानो कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर में लड़ाई हो रहा हो, वैसे लड़ाई लड़ रहे थे। जातियों में लोगों को लड़वा दो, घर घर में लोगों को लड़वा दो। पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी से ये लोग डिग्री लेके आए हैं अध्यक्ष महोदय, ये समझ से परे। अलग अलग तरीके से कल देखिए, कल एक घटना घटी अध्यक्ष महोदय। सबको ऐसी घटना के लिए हम भी निंदा करते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरा सदन में इस विषय पर खेद जताया। खेद ही नहीं जताया अध्यक्ष महोदय, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता इतनी है अध्यक्ष महोदय, इस घटना को कोई माफ नहीं कर सकता। इसको लेकर के संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ साथ हमारे आरजेडी के विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये योगेंद्र प्रसाद जी, लोग तीनों उनके मृत परिवार से जब भी मिल के आए अध्यक्ष महोदय और उनको आश्वस्त करके आए अध्यक्ष महोदय, जो भी अपराधी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। आधा तो अध्यक्ष महोदय हमारी सुरक्षा कर्मियों ने ये कर ही दिया अध्यक्ष महोदय, एक को तो पकड़ा ही है, उसी का बयान है कि किस वजह से ये घटना घटी। लेकिन इसको इन लोगों ने अलग तरीके से तुल दिया। झारखंड बंद, रांची बंद, क्या बंद करो, और बंद करने का क्या जरूरत है? बोलना ही खाली काफी है अध्यक्ष महोदय। जितने भी दुकान चलाने वाले लोग सब तो उसी के वोटर हैं।
बस आदेश होना है, सब ऑटोमेटिक बंद। एक दिन बंद होने से इन व्यापारियों का क्या जाएगा? जाएगा तो उसका जो उसके यहाँ मजदूरी करने जाता है अध्यक्ष महोदय, एक दिन का दिहाड़ी तो गया। तो अध्यक्ष महोदय ये बहुत चतुर है, पैसे वाले हैं ना, तो पैसे वाले लोग हमेशा अपने इस तरीके से चीजों का शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं अध्यक्ष महोदय। देख लीजिए 16 लाख करोड़ रुपया लगभग इन लोगों ने अपने व्यापारी मित्रों का माफ कर दिया अध्यक्ष महोदय, लेकिन किसानों का कर्जा माफ करने के लिए इनको सांप सूंघ जाता है। और किसानों को सम्मान राशि देते हैं, कितना रुपया सालाना? 6,000 रुपया। प्रतिदिन कितना रुपया हो गया? 15 रुपया 16 रुपया अध्यक्ष महोदय। बताइए, जहर भी नहीं मिलेगा अध्यक्ष महोदय 15 रुपया में। यह स्थिति है। अगर जहर खरीद के लिए आए तो जहर खा के आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा वो भी गारंटी नहीं। इतने दुष्ट हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बहुत थोड़ी महंगाई में भी बात कर लेते हैं अध्यक्ष महोदय। 2014 से लेकर 24 तक का महंगाई देखिए। 2014 में अध्यक्ष महोदय दाल मिलता था 70 में, आज मिलता है 135 टका में। सरसों तेल अध्यक्ष महोदय उसमें 90 रुपया में मिलता था जब यूपीए की सरकार होती थी अध्यक्ष महोदय दिल्ली, और अब मिलता है 170 रुपया में अध्यक्ष महोदय प्रति लीटर। नमक अध्यक्ष महोदय 15 रुपया में, और अब 30 रुपया में अध्यक्ष। चावल 25 रुपये का मिलता था, 45 रुपया किलो। डीजल 55 रुपया, आज 95 रुपया। पेट्रोल 70 रुपया, अब 105 रुपया। और रुपया का जो वैल्यू है 60-65 था, अब 90-95 हो गया। स्वाभाविक है। और आज जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने जो स्थिति उत्पन्न कर दी, वो स्थिति इतनी बुरी है कि रहा खा कसर इन लोगों ने नोटबंदी करके पूरा देश की व्यवस्था को ही चौपट कर दिया अध्यक्ष महोदय, पूरी तरीके से। हाँ, इनको सफलता मिली है। पूरा देश के लोगों के ऊपर जो हम 125 करोड़ या 150 करोड़ कह लें लोग के ऊपर जो टैक्स लादा है अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से टैक्स जो मैंने अभी आपको बताया अध्यक्ष महोदय, किस तरीके से एटीएम में सरकारी चोरी हो रही है अध्यक्ष महोदय। सरकार आपके टैक्स के नाम पर, चार्ज के नाम पर तस्ली कर रही है। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय इतना टैक्स लाद दिया है, आम लोगों का मोटा मोटी मान के समझिए अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने चमड़े ही निकाल ली है अध्यक्ष महोदय। बुरा हाल अध्यक्ष महोदय। और आज स्थिति ये है, जो आर्थिक असमानताएं हैं, अमीरी गरीब इतना बढ़ने लगा है, और कोई डर से बोल नहीं रहा है। कोई जाति के क्षेत्र में भाग रहा है, कोई धर्म के क्षेत्र में भाग रहा है, कोई अपने अपने क्षेत्र में लोग जाकर के चुपचाप से दबका हुआ है। और इस तरीके की जो भी घटनाएं होती है अध्यक्ष महोदय, कभी भी कोई कठिनाई आती है, ये मानव स्वभाव है, लोग संकुचित हो जाते हैं, डर जाते हैं अध्यक्ष महोदय। सरना आदिवासी धर्म कोड देने का बात हो अध्यक्ष महोदय, चाहे खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो अध्यक्ष महोदय, ये सारे जो ज्वलंत विषय हैं अध्यक्ष महोदय, ये सभी चीजों पर हमारे भारत सरकार ने अपनी कुंडली मार करके ये बैठे पड़े हैं अध्यक्ष महोदय। अब हमें लगता है अध्यक्ष महोदय, इन ज्वलंत विषय पर अब राज्य की जनता को ही आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। इसका लिए हम लोग पूरी उम्मीद के साथ इस बात के लिए तैयारी में है
कि अब इसके लिए संघर्ष के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। अब जितना भारत सरकार, राज्य सरकार कोर्ट कचहरी करते रहिए, कुछ परिणाम नहीं हो। जनता के दरबार में चले, वही सभी इसका निर्णय होगा। देखो हमारे अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ अभी आप लगातार कुछ खबरें सुन रहे होंगे परिसीमन को लेकर। अध्यक्ष महोदय, अभी देश में पूरा ये चर्चा का विषय हुआ पड़ा है। कई राज्य में तो गोष्ठियां भी लगना शुरू हुई है। और ये परिसीमन नहीं है अध्यक्ष महोदय, परिसीमन के पीछे भी एक हिडन एजेंडा है। कैसे आदिवासी दलितों का सीट को घटाया जाए। पिछला बार यही प्रयास हुआ था। माननीय हमारे वरिष्ठ यहां सदस्य हैं, इन सभी को मालूम है और आप भी हैं सर, कि आदरणीय दिसंबर शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में उस समय यह परिसीमन को तो रोका गया, लेकिन इस बार बड़ी चतुराई से और बड़े सोच समझ के साथ पूरे देश में परिसीमन का एक षड्यंत्र बिछाया गया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम लोगों की भी नजर है और निश्चित रूप से अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ तो आर पार की लड़ाई, चाहे सरकार में रहें या ना रहें, इसकी लड़ाई हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। आदिवासी, दलित, पिछड़ों के हितकर बोलने वाले लोग, क्या हालत है अध्यक्ष महोदय असम के आदिवासियों का, क्या हालत है अंडमान निकोबार में रहने वाले आदिवासियों का, क्या हालत है अध्यक्ष महोदय इस राज्य से गए हुए या ले जाए गए मजदूरों के रूप में अलग अलग राज्यों में हैमरिंग किया है इस देश के ऊपर कि लोग बचाव के लिए जहां तहां जाकर के छुप रहे हैं, जहां उनको लगता है कुछ हमको फायदा हो जाएगा या बचत हो जाएगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ओझा गुनी झाड़ भूख कुछ करा लीजिए, कुछ फायदा नहीं। विकसित भारत की बात बताते हैं, बताइए ना अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई एक भी विषय, एक भी कोई समान आप लोग बता दें जिसको लेकर के हम देश दुनिया के पटल पे खड़ा होकर बोल सके कि ये भारत देश का प्रोडक्ट है, जिसको लेकर के हम एक अलग पहचान रखते हैं। ना हम पेन बना पाए, ना गाड़ी बना पाए, ना घोड़ा बना पाए, ना बैलगाड़ी बना पाए, जिसको लेकर के हम दुनिया के पटल पर जाएं। क्या रिसर्च हम लोगों ने किया, क्या मैन्युफैक्चरिंग की। एक तरफ लोग एआई बना रहा है, लोग चांद पे जा रहा है, चांद पे फंस रहे लोग को लेके भी आते हैं लोग। कोई सॉफ्टवेयर बना, कोई माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है, के माध्यम से कई ऐसी तकनीक का इजाद कर रहे हैं। और यहां हम लोग किस चीज पर इजाद कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, कोई एक भी इनोवेशन हमारा इस देश में बताए जिसको लेकर के दुनिया की ये में हम लोग जा सके। भले ही फोर्ब्स जैसे बड़े बड़े ये में अपना रैंक लिखवा लें, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन इनोवेशन के नाम पर ये देश बड़ा ही विचित्र तरीके से चल रहा है। देखो यहां दो तरीके की चीजें चल रही है, एक लॉजिक, एक मैजिक। लॉजिक जो अमेरिका, चाइना लोग अपनाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े इनोवेशन करते हैं, और हम लोग मैजिक, हमारे बाबा जियों का मैजिक सुन सुन करके हम लोग पूरा अपना बुद्धि विवेक को मोक्ष प्राप्त करने में लगे हैं। तो कई चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, क्या हम बोले। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि हम लोग देश को किस और
देख पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है अध्यक्ष महोदय। और मैं बहुत कुछ है, मैंने कहा कि पहले बहुत बोला जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब यहीं समाप्त कर दिया जाए। अब खामखा भाषण पर समय ना देकर के काम पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और इसी आशा उम्मीद के साथ कि एक मजबूत पारी अब नई सरकार खेलेगी। पूरी हमारी ये महागठबंधन की सरकार मजबूती के साथ आने वाले इस 5 साल को और इस राज्य को एक 5 साल अध्यक्ष महोदय 25 साल का ये राज्य है। 25 साल बच्चा जन्म होता है तो एक बेगे 25 साल नहीं हो जाता है। 25 साल में 25 साल उसको अब साल का समय तय करना पड़ता है। इस राज्य ने भी तय किया और जिन लोगों को इस युवा राज्य, इस नवजात झारखंड को लालन पालन बड़ा करने का जो जिम्मा इन लोगों ने लिया था अध्यक्ष महोदय, 2000 ईस्वी के काली रात को जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था अध्यक्ष महोदय, जो लोग इस राज्य को चुरा कर अपने पाले में करने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने ऐसा इन वर्षों में किया कि आज इस राज्य को भी एक दिशा देने के लिए हम लोग पूरी ताकत के साथ, और लोगों को इस बात का विश्वास हुआ अध्यक्ष महोदय, और यही वजह से कि अभी अभी हाल में ही इस राज्य का जनादेश ये बताती है कि इस राज्य के लोगों का विश्वास इस सरकार पर है, हम पर है अध्यक्ष महोदय। और इस 25 साल के इस युवा राज्य को आने वाले 25 साल के लिए उनके कार्य योजनाओं के साथ हम लोग आगे काम करेंगे कि आने वाले 25 साल ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस कार्य योजना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। माननीय सदस्यगण, 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 27 मार्च 2025 तक कुल 20 कार्य बैठकों के बाद आज षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय बजट सत्र अवसान के करीब पहुंच गया है। यह बजट सत्र कई दृष्टिकोण से, कई मायनों में अद्भुत रहा। लंबे अंतराल के बाद हम सब ने मिलकर सदन के समय का जिस प्रकार सदुपयोग किया है, निश्चित रूप से ये पूरे देश में एक ऐतिहासिक है। इस बजट सत्र में सदन मात्र कुछ मिनट और घंटों के लिए बाधित रहा, परंतु 100% समय राज्य के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से भरा रहा। यह पक्ष वर्तमान में विपक्ष सदन में नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष के सहयोग से ही संभव हो पाया। इस सत्र में कुल 1195 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिनमें से स्वीकृत अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या 246 एवं तारांकित प्रश्नों की संख्या 851 है। इनमें से 59 अल्पसूचित तथा 66 तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। विभागों से 1074 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए तथा 23 प्रश्नों का उत्तर विभाग के पास लंबित है। साथ ही 98 स्वीकृत और तारांकित प्रश्नों का विभाग के पास लंबित है। 464 शून्यकाल स्वीकृत हुए। 95 स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से 62 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं उत्तरित हुई तथा 30 लंबित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सौंपा गया। इस सत्र में कुल 83 निवेदन माननीय सदस्यों से प्राप्त हुआ, जिससे निवेदन समिति को भेज दिया गया। विनियोग विधेयक सहित कुल 5 विधेयक सभा में पुरस्थापित हुआ एवं सदन द्वारा पारित किए गए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली
आबुआ सरकार का यह पहला बजट सत्र की शुरुआत माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से हुई थी। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि यह सरकार जन सेवा की सरकार है। गरीब, वंचित, शोषित, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और किसानों को उनका हक और अधिकार मिले, इनका सर्वांगीण विकास हो, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। झारखंड की अस्मिता, संस्कृति, भाषा और सभ्यता को बढ़ावा देते हुए विकास के लिए सरकार कृत संकल्पित है। माननीय वित्त मंत्री के द्वारा विकासोन्मुखी आबुआ बजट 1,45,400 करोड़ का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया और सभा ने इसे सहमति प्रदान की। बजट भाषण में एक महत्वपूर्ण बात थी कि लगातार स्थापना व्यय कम हो रहा है और पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो रही है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिन जनसेवा का जिक्र किया है, सरकार की योजनाओं में यह परिलक्षित होता है। उत्तर सामग्री को लेकर कुछ माननीय सदस्यों का शिकायत है, उसे भी आसन महसूस करता है और मानता है कि माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का सटीक और तार्किक उत्तर विभागों द्वारा पटल पर रखे जाएं, साथ ही सदन के पटल पर माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों को गंभीरता से लागू कराए जाएं। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल में मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि माननीय सदस्यगण सदन के माध्यम से राज्य के अंतिम संप्रभु आम जनों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे में उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखना आसन का दायित्व है। मैंने षष्ठम झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र में जैसा कहा था, मेरे लिए सदन में न पक्ष न विपक्ष हर कोई माननीय सदस्य हैं। उसी भांति मैंने सदन संचालन में सदस्यगणों को अपने अभिव्यक्ति के लिए संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया। माननीय सदस्यगण, हमारा राज्य एक युवा राज्य है और एक युवा मुख्यमंत्री के हाथों में इसका सत्ता और शासन है। हमारे राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की जिस प्रकार बहुलता है, उस अनुरूप हमने प्रगति नहीं की है। इस युवा राज्य के युवा नेतृत्वकर्ता के हौसले बुलंद है तो निश्चय ही बेहतर राज्य का निर्माण होगा। इस लंबे सत्र के सफल संचालन में सभा सचिवालय एवं हमारे विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारी, कर्मीगण, विधि व्यवस्था के संधारण हेतु जिम्मेदार पुलिसकर्मी, प्रेस मीडिया के साथीगण, हर एक व्यक्ति ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्हें मैं अपने तरफ से सहृदय धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही आने वाले त्योहार ईद उल फितर, सरहुल, गुड फ्राइडे, रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।